तो जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था, लू फैंग के सामने आ चुका था हुनयान हंगटाई लीडर की बॉडी काफी ज्यादा बड़ी थी एंड ये किसी थंडर बीस्ट जैसा दिखता था। एंड लू फैंग इस बीस्ट के एक दो रपेट खा भी चुका था। तो बस लू फैंग के दिमाग के अंदर यहाँ से भागने के बारे में प्लान चल रहा था। हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो हुनयान हंगटाई बीस्ट होता है वो अपना बड़ा सा पाव लेके लू फैंग की तरफ कूद जाता है। लू फैंग अपनी बेस्ट कोशिश करता है इस अटैक को डॉज करने की, जिससे लू फैंग इस अटैक को डॉज नहीं कर सकता था। तो उसकी जो बॉडी होती है उसकी बॉडी के अंदर 1000 टाइम्स जो उसका एनर्जी रिजर्व होता है एकदम से बढ़ जाता है। साथ ही साथ लू फैंग ने अपने इंडेस्ट्रेटेबल हार्ट को भी एक्टिवेट कर दिया था, जिसके कारण उसकी जो डिफेंसिबिलिटी थी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ हम लोग को देखने के लिए मिलता है लू फैंग के मुंह के ऊपर पड़ती है एक फ्लाइंग किक से लू फैंग दूर उड़ते हुए जाता है। उसकी जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से इंटैक्ट होती है। उसकी बॉडी के ऊपर हम लोगों को कोई भी इंजरी देखने के लिए नहीं मिल सकती थी। वही वो जो हंगटाई बीस्ट होता है, जब वो देखता है कि उसके अटैक से लू फैंग को कुछ भी नहीं हो रहा, उसका दिमाग खराब हो जाता है। फिर उसकी आंखों के अंदर हम लोग को एक क्रेजीनेस सी देखने के लिए मिल सकती थी, जिसकी वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका हो। काफी टाइम के बाद उसे खेलने के लिए खिलौना मिल चुका हो। ये साथ वो बीस्ट अपने फुट को लू फैंग के ऊपर स्टॉम्प कर देता है। इस बार इस फुट की जो पावर थी वो पहले वाले से 10 गुना ज्यादा पावरफुल थी। फैंग चाह के भी इन सारे अटैक्स को डॉच नहीं कर सकता था। इस बड़े से बीस्ट का पावर लू फैंग के ऊपर पड़ता है। लू फैंग अपनी इमॉर्टल ब्लड सी बॉडी को वापस से इंटैक्ट नहीं रख पाता, कि वो उसे फिजिकल फॉर्म के अंदर नहीं रख पाता एंड तुरंत वो अपनी ब्लडी फॉर्म के अंदर आ जाता है। यानी कि लू फैंग किसी स्लाइम की तरह पूरी तरीके से बिखर चुका था जमीन के ऊपर। इकलौता तरीका था जिसके मदद से जो लू फैंग था वो इस अटैक के प्रेशर को थोड़ा सा कम कर सकता था। जो लू फैंग होता है वो मन ही मन कहता है इवन इमॉर्टल हार्ट होने के बाद भी वो इस हुनयान बीस्ट के हुप से नहीं बच पा रहा। इस तरीके से लू फैंग को हथौड़े की तरह अपने हुप्स के नीचे दबा रहा है। सही में काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। ये जो रेस है हुनयान हंगटाई क्लैन की, ट्रैम्पलिंग ही सबसे ज्यादा मोस्ट टेरिफाइंग होती है। ट्रैम्पलिंग का मतलब होता है कुचलना अपने पाव के नीचे। साथ ही साथ इनकी जो बॉडी का साइज होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है। साथ ही साथ इनके पूरे बॉडी के अंदर ठंडर की चार्जेस बह रही होती है, कि एक तरीके से सोने पे सुहागा है। वो जो हंगटाई बीस्ट होता है वो मन ही मन सोच रहा होता है लू फैंग उसके अटैक से बच कैसे रहा है। उसके इस वक्त ये जो ट्रैम्पलिंग वाले अटैक है, यानी कि पाव के नीचे कुचलने वाले अटैक, लिटरली इतने ज्यादा पावरफुल है कि इवन वो 3 पैलेस मास्टर भी इन अटैक्स को हेड ऑन नहीं ले सकते। लोग बस अपने सीक्रेट मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं वहां से भागने के लिए। दूसरी तरफ उन लोगों को लू फैंग देखने के लिए मिलता है, जो कि ऑलरेडी एंडलेस ब्लड सी के अंदर कन्वर्ट हो चुका था। फैंग की जो ब्लड सी थी इसके अंदर इमॉर्टल हार्ट एंड जुंगटियांग निर्वाणा मैप, ये दोनों चीजें थी। इसके कारण उसकी डिफेंसिव एबिलिटीज ऑलरेडी एक अलग लेवल के ऊपर जा चुकी थी। पिछले बार वाले ट्रैम्पलिंग के कारण जो लू फैंग की पावर थी वो लगभग 2% से गिर चुकी थी। इस चीज से लू फैंग भी काफी ज्यादा शॉक था। आपको पता होगा गाइस, जो लू फैंग है वो 1% एनर्जी रिजर्व को लेकर लड़ने के लिए चले जाता है। इस बार एक ही अटैक से उसकी 2% एनर्जी रिजर्व खत्म हो गई। इसके साथ लू फैंग के पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था, इसलिए जो लू फैंग होता है वो तुरंत एक काउंटर अटैक कर देता है, अपने पाम वर्ल्ड का इस्तेमाल करता है एंड एक काफी ज्यादा बड़ा सा फरी क्लॉ हम लोगों को इमर्ज होते हुए देखने के लिए मिल सकता था उस ब्लडी सी के अंदर से। अचानक चाहता है एंड उस हुनयान हंगटाई लीडर की छाती के ऊपर एक बहुत बड़ा सा मार्क छोड़ देता है। उसके बाद भी ये जो हुनयान हंगटाई बीस्ट होता है इसकी बॉडी की स्केल्स इतनी ज्यादा मजबूत थी, उसकी बॉडी के ऊपर बस लू फैंग कुछ स्क्रैचेस ला पाया था। सब चीजें देख के लू फैंग का दिमाग काम करना बंद हो जाता है। लू फैंग के हिसाब से उसका जो क्लॉ अटैक था ये ऑलरेडी इतना ज्यादा पावरफुल था कि आराम से किसी भी हाफ हुनयान लेवल के वॉरियर को डराने के लिए काफी है, बस वार्निंग देने के लिए। ये जो हंगटाई बीस्ट है इसके बॉडी के अंदर कुल मिला के हंड्रेड्स ऑफ लेयर है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल डिफेंसिव स्केल से बनी हुई है। इस अटैक के अंदर लू फैंग ने अपनी पूरी जान लगा दी थी, उसके बाद भी वो बस उसके 2 लेयर्स को तोड़ पाया। मतलब 100 में से बस लू फैंग इसके 2 डिफेंसिव लेयर्स को तोड़ पाया। अटैक के बाद लू फैंग को अपनी औकात पता चल चुकी थी। वो जो हंगटाई बीस्ट होता है वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है सडन क्लॉ अटैक के कारण, क्योंकि उसके बॉडी के सरफेस के ऊपर कुछ उसे छोटे मोटे क्रैक्स देखने के लिए मिल सकते थे। लेकिन जैसे उसके बॉडी के अंदर से ठंडर की छुरछुरी सी दौड़ती है, उसके जो क्रैक्स होता है ये भी हील हो जाता है पूरी तरीके से एंड वो पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाता है। इसके साथ वो जो बीस्ट होता है वो एक्साइटमेंट के अंदर एक जोर की धाड़ मारता है। उसकी ये जो धाड़ थी एक्चुअल में एक स्पिरिचुअल विल अटैक था, डायरेक्टली लू फैंग की स्पिरिचुअल विल के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा था। और जो लू फैंग की स्पिरिचुअल विल है वो ऑलरेडी अर्ली स्टेज ऑफ गॉड एम्पर के ऊपर पहुंच चुकी है। मतलब एक तरीके से वो परफेक्ट गॉड एम्पर लेवल के ऊपर है। थॉट वो अभी तक अपनी लिमिट तक नहीं पहुंची, क्योंकि उसकी मेंटल विल को ऑलरेडी इमॉर्टल हार्ट प्रोटेक्ट कर रहा है। इसकी मदद से वो इस इंपैक्ट को सह लेता है। के बाद वो जो हंगटाई बीस्ट होता है वो लू फैंग के ब्लडी सी के अंदर नाचना शुरू कर देता है। इस वक्त उसकी जो ट्रैम्पलिंग थी वो कम से कम 50 to 60% पावरफुल थी। टोटल वो 50-60% पावर का इस्तेमाल कर रहा था। के कारण कुछ टाइम के अंदर जो लू फैंग के एंडलेस ब्लड सी होती है लगभग 30% के आसपास कंज्यूम हो जाती है। के बाद सडनली जो लू फैंग की ब्लड सी होती है उसके अंदर से हम लोग को एक उछाल देखने के लिए मिलती है। लू फैंग की जो ब्लड सी होती है वो चारों तरफ से एक केज फॉर्म कर देती है। इस केज के अंदर वो इस हंगटाई बीस्ट को ट्रैप कर लेती है। इसके कारण ये जो हंगटाई बीस्ट होता है वो आर पार कुछ
भी नहीं देख पा रहा था। इस बड़े से ब्लड सी प्रिज्म के बाहर हम लोग को लू फेंग देखने के लिए मिलता है। तुरंत अपने बॉडी को 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लेता है। जो लू फेंग के जो 3 क्लोन्स होते हैं काफी ज्यादा तेजी से 3 अलग अलग डायरेक्शन के अंदर भागना शुरू कर देते हैं। वो जो हुंगटाई बीस्ट होता है वो सडनली अपने साइज को बड़ा कर देता है ताकि वो लू फेंग के इस ब्लड प्रिज्म को तोड़ सके। साइज को थोड़ा सा बड़ा करने के बाद उसके सर के ऊपर जो हॉर्न्स होता है कि उसके सिंग, वो अपने सिंगों से इस पूरे प्रिज्म को फाड़ देता है। जैसे ही वो प्रिज्म को थोड़ा सा फाड़ता है उसे नजर आता है लू फेंग के 3 क्लोन है वो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर भाग रहा है। चीज देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। के बाद वो अपने जगह से काफी ज्यादा पावरफुल 3 थंडर के बोल्ट्स जो होते हैं वो लू फेंग की तरफ थ्रो कर देता है। लू फेंग के 2 क्लोन्स होते हैं तो इस थंडर के बोल्ट के टकराते ही पूरी तरीके से इनहेलेटेड हो जाता है। जैसे तैसे करके जो लू फेंग का 3rd क्लोन होता है वो इस अटैक को झेल लेता है। तो बस यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तो हुनियान हंगटाई बीस्ट होता है तुरंत अपने मुंह से थंडर प्लाज्मा छोड़ता है। जो थंडर प्लाज्मा होता है ये चारों डायरेक्शन के अंदर फैल जाता है एंड एक ही बारी के अंदर ये लू फेंग के पूरी प्रिज्म को इनहेलेटेड कर देता है। इसके आसपास जितनी भी एंडलेस ब्लड सी थी पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी इस अटैक के बाद। लू फेंग की ब्लड सी थी इसके अंदर कुल मिला के लू फेंग की 1/10 एनर्जी रिजर्व थी। जब वो बीस्ट अपनी पूरी ताकत लगा के इस ब्लड सी के ऊपर अटैक करता है की बारी के अंदर लू फेंग की पूरी ब्लड सी गायब हो जाती है यानी कि इनहेलेटेड हो जाती है। वो जो बीस्ट होता है वो तुरंत लू फेंग के उस 3rd क्लोन की तरफ भागता है जो ऑलरेडी काफी ज्यादा बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था एंड वो एक फ्लाइंग वेसल के अंदर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। फेंग काफी तो कोशिश करता है यहाँ से भागने की। उसके बाद भी एट द एंड वो जो हुनियान हंगटाई बीस्ट होता है लू फेंग को पकड़ लेता है। इस बीस्ट की जो मूवमेंट स्पीड थी वो भी एक अलग ही लेवल के ऊपर थी। वो भागता था तो ऐसा लगता था कि जैसे एक लाइटनिंग की बोल्ट इधर से उधर भाग रही है। 10 सेकंड के अंदर अंदर उसने लू फेंग को पकड़ लिया था। वही हम लोग को लू फेंग का वो क्लोन देखने के लिए मिलता है जो कहता है उसे भाग नहीं सकता, उसे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। इसी के साथ वो जो बीस्ट होता है वो लू फेंग के बोट को अपने पाव के नीचे पूरी तरीके से कुचल देता है। लू फेंग बस हेल्पलेसली अपनी मौत को अपने सामने आते हुए देख सकता था। कुछ टाइम बाद चारों तरफ पूरी तरीके से सन्नाटा सा हो जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि जो लू फेंग है वो ऑलरेडी मर चुका है। लेकिन वही तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है थोड़ी सी दूरी के ऊपर जहाँ पे पहले लू फेंग एंड ये बीस्ट फाइट कर रहे थे। पे लू फेंग का हम लोग को एक अवतार देखने के लिए मिलता है। में गाइस लू फेंग इस जगह से कभी भागा ही नहीं था। उसने अपने उन 3 क्लोन्स को बनाया था ताकि वो इस बीस्ट को डिस्ट्रैक्ट कर सके। 2 क्लोन काफी ज्यादा वीक थे, वही वो जो तीसरा क्लोन था वो थोड़ा बहुत पावरफुल था, इसलिए वो उस बीस्ट के एक अटैक को झेल पाया था। जैसे ही वो जो बीस्ट था वो उस क्लोन के पीछे भागता है, उस क्लोन को खत्म कर देता है। उसके बाद लू फेंग का हम लोगों को रियल बॉडी देखने के लिए मिलता है कि एग्जैक्टली उसी जगह के ऊपर था जहाँ पे इन लोगों की पहले फाइट चल रही थी। लू फेंग ने एक तरीके से अपने आप को पूरी तरीके से हेवन एंड अर्थ के बीच में कॉन्फ्लैक्ट कर लिया था। लू फेंग एक ऐसे स्टेट के अंदर जा चुका था जहाँ पे वो एग्जिस्ट भी करता हो और ना भी एग्जिस्ट करता हो। जो स्टेट है ये लाइफ एंड डेथ के बीच का स्टेट है। के अंदर इवन लू फेंग ने अपने ब्रेथ को भी कंसील कर लिया था। वो एक तरीके से नथिंगनेस के अंदर कन्वर्ट हो चुका था। लू फेंग ज्यादा लंबे टाइम तक अपनी स्टेट को मेंटेन नहीं कर सकता था। अगर ये हुंगटाई बीस्ट थोड़ा सा और ज्यादा पावरफुल होता वो लू फेंग को पहले ही ट्रेस कर लेता। फेंग की इस एबिलिटी के अंदर लू फेंग खुद के एनर्जी रिजर्व को नथिंगनेस के अंदर कन्वर्ट कर देता है। एट द एंड अगर कुछ बच जाता है तो वो उसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस होती है, ये पूरी तरीके से हेवन एंड अर्थ के साथ मर्ज हो जाती है। फेंग यहाँ पे ज्यादा टाइम तक खड़ा नहीं रहता, तुरंत अपनी फ्लाइंग बोट को निकालता है एंड यहाँ से पतली गली नाप के काफी ज्यादा तेज से भागना शुरू कर देता है कि उसे पता था उसे यहाँ से भागने का दूसरा मौका तो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। गाइस ये फ्लाइंग बोट वही फ्लाइंग बोट थी जो कि अभी अभी लू फेंग ने नई खरीदी थी। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी लू फेंग इस टाओजू मिंग टोंग शिप को फुल पोटेंशियल के साथ इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। इसका मतलब ये जो बोट है ये काफी ज्यादा अच्छी है। हम लोग को वो बीच देखने के लिए मिलता है जो वो लू फेंग के अवतार को पूरी तरीके से अपने पाव के नीचे कुचल देता है। तो वहाँ पे उसे बस वाटर फ्लाइंग बोट देखने के लिए मिलती है। कंफ्यूजन होता है ऐसे कैसे हो सकता है, लू फेंग के पास एक भी सिंगल ट्रेजर नहीं है, बस ये फ्लाइंग बोट है क्योंकि बस लेट गॉड एम्पर स्टेज की है। यहाँ पे इसके अलावा कोई भी ट्रेजर नहीं है। यहाँ पे एक भी लो लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म्स के कॉप्स भी नहीं थे। उनको लू फेंग ने हंट किया था। मोमेंट के ऊपर वो जो हुनियान हंगटाई बीस्ट होता है उसे रियलाइज होता है जो लू फेंग है वो ऑलरेडी भाग चुका है। ये जो बीस्ट होता है ये जानता था कि जो प्रैक्टिशनर्स है वो लिटरली काफी ज्यादा चालाक होते हैं। किसी भी एल्डर की इतनी औकात नहीं कि वो इस बीस्ट के सामने टिक सके। स्टिल उसके बाद भी ये जो बीस्ट होता है वो एल्डर्स को नहीं मार पाते। उनके पास काफी ज्यादा स्ट्रेंज सीक्रेट वेज होते हैं एस्केप करने के। इस बार लू फेंग भी किसी तरीके से भाग निकला। लू फेंग इस वक्त अपने टाइजू मिंग टोंग शिप के अंदर काफी ज्यादा तेजी से भाग रहा था। फेंग एक सेकंड के लिए भी रिलैक्स नहीं करता। अगर देखा जाए तो युलान सिटी के अंदर और भी काफी सारे फ्लाइंग सीक्रेट ट्रेजर थे, बट लू फेंग ने ये टाइजू मिंग टोंग शिप को इसलिए चुना था कि इसके अंदर के जो मिस्टीरियस सीक्रेट पैटर्न्स थे वो कुछ उसके आई ऑफ लाइफ एंड डेथ जैसे थे। साथ ही साथ इस शिप को डिफाइन करने के लिए जो मटेरियल यूज किए गए लो लेवल प्रीमोडियल लाइफ फॉर्म्स के इस्तेमाल किए गए, जैसे कि वॉइड वाइन के थ्रू ये जो शिप है ये वॉइड के अंदर पूरी तरीके से परफेक्टली कैमोफ्लैग हो जाती है एक तरीके से। इस वक्त भले लू फेंग पूरी जी जान
जान लगा के इस फ्लाइंग शिप को उड़ा रहा था, बट उसके बाद भी वो इसके 50 to 60% परफॉर्मेंस को ही अनलॉक कर पा रहा था। इसलिए काफी टाइम तक उड़ने के बाद जो लू फेंग होता है वो एल्डर्स हंटिंग एरिया के बाहर आ जाता है। इसके बाहर आने के बाद भी जो लू फेंग होता है वो रिलैक्स नहीं करता, क्योंकि उसे डर था कि वो जो हुनियान हंटिंग लीडर है वो उसका पीछे करते हुए यहाँ पे भी आ जाएगा। इसलिए काफी ज्यादा आगे जाने के बाद फाइनली जो लू फेंग होता है वो थोड़ा बहुत रिलैक्स करता है। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो मनी मन कहता है वो हुनियान हंगटाई वो काफी ज्यादा पावरफुल था, चाहे कुछ भी कर लेता मैं उसे हरा नहीं सकता था। मुझे अपने सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके अंदर मैंने अपने डेथ को फेक किया कि लू फेंग ने नकली मरने की एक्टिंग की। उसका ये वाला क्लोन वहाँ पे मर जाता पूरी तरीके से, उसका इमॉर्टल हार्ट एंड उसका वर्ल्ड ऑफ पाम ये दोनों के दोनों ट्रेजर्स वो खो देता, जो कि डेफिनेटली लू फेंग के लिए एक बहुत बड़ा लॉस होता। लू फेंग था वो पहले काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था, ऐसा लग रहा था उसके इमॉर्टल ब्लड सी बॉडी साथ ही साथ उसके पावरफुल सीक्रेट ट्रेजर्स के साथ वो आराम से एल्डर हंटिंग जोन के अंदर थोड़ा बहुत अपना ऑरा फैला सकता है। उस हंगटाई लीडर ने लू फेंग को उसकी औकात याद दिला दी थी। थॉट अगर गाइस देखा जाए तो वो जो बीस्ट था वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं था लो लेवल हुनियान लाइफ फॉर्म के अंदर। इसके अंदर और भी ज्यादा पावरफुल हुनियान लाइफ फॉर्म होते हैं लो लेवल के, जैसे जूही होली रिलम के अंदर सुपर लिमिट लेवल के कुछ पावरफुल लो लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म होता है। इवन इस हुनियान हंगटाई लीडर से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल होता है। लू फेंग ने किसी सुपर लिमिट लेवल के बीस्ट को एनकाउंटर किया होता, इवन उसके रेजिस्ट करने की भी कोई भी चांसेस नहीं होती, वो ऑन द स्पॉट मारा जाता। अगर देखा जाए गाइस वो जो सुपर लिमिट के बीस्ट होता है वो काफी ज्यादा रेयर होता है, का एनकाउंटर करना काफी ज्यादा मुश्किल है, बट स्टिल अगर एक बार आपका उनके साथ एनकाउंटर हो गया आपके लिए आपकी जान बचाना काफी ज्यादा मुश्किल है। फेंग अपने आप से कहता है इस बार जब वो युलान सिटी के अंदर वापस से लौटेगा जो भी उसके पास स्पॉइल्स बचे हैं इस बार वॉर के उन सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा। उसके बाद अचानक से लू फेंग के दिमाग के अंदर डी किंग का ख्याल आता है, तुरंत एम्परर डी किंग को रिलीज कर देता है। एम्परर डी किंग बाहर आते हैं एंड वो लू फेंग को देखते हैं, वो जोर जोर से हंसने लग जाते हैं एंड कहता है लू फेंग मैं आपके लिए कितना ही ज्यादा परेशान हो गया था, मुझे डर था कि आप उस हुनियान हुंगटाई लीडर के थ्रू मारे जाओगे। फेंग भी हाँ के अंदर मुंडी हिला के कहता है कि हुनियान हुंगटाई लीडर उससे फाइट करने का कोई भी रास्ता नहीं है, बस जैसे तैसे करके अपनी पूरी जी जान लगा के वहां से भाग पाया। तो मेरे पास एक सीक्रेट मैटर था जिसकी वजह से मैं वहां से भाग पाया, लेकिन इस बार मुझे काफी ज्यादा हैवी लॉसेस सफर करने पड़े हैं। इस वक्त जो लू फेंग की बॉडी का एनर्जी रिजर्व था वो बस 20% के आसपास बच गया था, उसने लगभग 80% अपना एनर्जी रिजर्व खो दिया था, क्योंकि काफी ज्यादा होता है गाइस, इतना एनर्जी रिजर्व लू फेंग को वापस रिकवर करने में काफी ज्यादा लंबा टाइम लग जाएगा। किंग हंसते हुए कहता है उस हुंगयांग हुंगटाई लीडर से बस बच के भाग पाए, इसी चीज के ऊपर तुम्हें काफी ज्यादा प्राउड होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस जो इवन 3 हॉल मास्टर्स है उनके पास भी इतनी ज्यादा डायरेक्ट कॉम्बैट स्ट्रेंथ नहीं है कि वो उस हुंगयांग हुंगटाई लीडर से हेड ऑन फाइट कर सके। तक जितने भी एल्डर्स का उस बीस्ट के साथ सामना हुआ है ज्यादातर उनमें से तो भाग भी नहीं पाए वहां से, तुम काफी ज्यादा लकी हो कि तुम वहां से निकल पाए। सब चीजें सुनने के बाद फाइनली जो लू फेंग होता है उसे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था कि एम्परर किंग कहीं ना कहीं सही बोल रहे थे, बीस्ट से बच के भाग पाना यही लू फेंग के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इसके बाद जो डी किंग होता है वो लू फेंग से कहता है अभी हम कहाँ जा रहे हैं। कहता है हम ऑलरेडी नॉर्मल हंटिंग एरिया के अंदर आ चुके हैं, कुछ ही टाइम के अंदर हम लोग युलान सिटी पहुंच जाएंगे। ये सुन के डी किंग के एक्सप्रेशन जो होते हैं वो थोड़ी सी चेंज होता है। वो लू फेंग से कहता है जब हम लोग युलान सिटी को छोड़ रहे थे तो हमारा पीछे कोई कर रहा था। किंग कहता है मुझे डर है कि जो स्ट्रेंज शॉप वाले हैं उन्होंने जरूर हमारे लिए कोई ना कोई जाल बिछा के रखा होगा वहाँ पे। मैं के अंदर मुंडी हिलाते हुए कहता है टियानी एल्डर वो मुझे मार के अपना दबदबा दिखाना चाहता है, उसने अपने एक फॉलोवर को भी भेजा था मुझे मारने के लिए। मुझे डर है कि जो टियानी एल्डर है इसका जो मर्डरस इंटेंट है वो इवन अभी और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका होगा। जितना ज्यादा क्लोज ये लोग युलान सिटी के करीब जाएंगे उतना ही ज्यादा इन लोगों के ऊपर सर के ऊपर खतरा और ज्यादा बढ़ता रहेगा। फिर लू फेंग एक लंबी सांस लेता है कहता है अगर वो टियानी एल्डर और उसने मेरे साथ उंगली की मैं उसे देख लूंगा इस बार। लू फेंग कहता है वो मुझे अपना स्टेपिंग स्टोन बना के ऑथोरिटी को एस्टेब्लाइज करना चाहता था, लेकिन अब मैं उसे मार के उसे अपना स्टेपिंग स्टोन बनाऊंगा। लू फेंग का दिमाग ऑलरेडी काफी ज्यादा खराब हो चुका था, अभी इस एल्डर के बारे में सोच सोच के उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो रहा था। लू फेंग को फिलहाल अपनी करंट स्ट्रेंथ के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा था। इवन थॉट अगर वो उस एल्डर को नहीं मार पाया उसके बाद भी कम से कम वो उसके साथ फाइट तो कर ही सकता है। फेंग कहता है कि उसकी जो करंट स्ट्रेंथ है वो उसके पीक स्टेज से काफी ज्यादा कम है, जैसे जैसे उसकी जो इमॉर्टल ब्लड सी बॉडी है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे उसका जो एनर्जी रिजर्व है वो भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन ये स्टिल पूरी तरीके से अनलिमिटेड नहीं है। लू फेंग के पास कुल मिला के 500 टाइम्स परफेक्ट डिवाइन बॉडी एनर्जी रिजर्व होता है, तो वो अपनी पीक स्टेट के अंदर रहता है। लू फेंग के पास 100 टाइम्स उसका परफेक्ट डिवाइन बॉडी रिजर्व होता है, तो वो लगभग अपनी 50% स्ट्रेंथ को दिखा सकता है। 200 टाइम्स जब परफेक्ट डिवाइन रिजर्व होता है तो वो अपनी 80% स्ट्रेंथ, और लगभग अगर उसके पास कुल मिला के 300 टाइम्स परफेक्ट डिवाइन बॉडी रिजर्व होता है तो वो अपनी 90% स्ट्रेंथ को शो ऑफ कर सकता है। जब उसके पास 500 टाइम्स एनर्जी रिजर्व होता है मतलब कंप्लीट, वो अपनी 100% स्ट्रेंथ को रिलीज कर सकता है।
फैंग कहता है कि इस वक्त वो अपनी 80% स्ट्रेंथ को यूज कर सकता है। फैंग के हिसाब से उसकी ये जो 80% स्ट्रेंथ थी ये इनफ थी उसके साथ फाइट करने के लिए। एंड अगर ये भी काम नहीं किया, यूलान सिटी के अंदर लू फैंग का एक और क्लोन है तो वो जरूरत पड़ने पे समन कर लेगा। हम लोग को यूलान सिटी का सीन देखने के लिए मिलता है। इस सिटी गेट के ऊपर हम लोग को एक बहुत बड़ी यूज सी मिस्टीरियस शेडो फॉर्मेशन देखने के लिए मिल सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी लू फैंग के लिए वहां पे बिछाई जा चुकी थी। एंड यहाँ पे हम लोग को एल्डर टियानी के कुछ चेले भी देखने के लिए मिल सकते थे, क्योंकि लू फैंग का इंतजार कर रहे थे। वहाँ पे हम लोग को मिस्ट फैंग गॉड एम्पर देखने के लिए मिल सकता था। मनी मन कहता है लू फैंग एंड डी किंग ये लोग ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबे टाइम से हंटिंग के लिए गए हैं, जरूर इन लोग के आने का टाइम आ चुका होगा। यहाँ पे इस वक्त हम लोग को मिस्ट फैंग गॉड एम्पर के कुल मिला के 3 क्लोन्स देखने के लिए मिल सकते थे। उन्हीं की मदद से इस फॉर्मेशन डायग्राम को कंट्रोल कर रहा था। देखा जाए तो गाइस जो एल्डर टियानी थे उसने ओरिजिनली 4 लूटिंग टीम्स को यहाँ पे भेजा था गोस्ट शेडो फॉर्मेशन को गार्ड करने के लिए, साथ ही साथ उन चारों सिटी गेट्स को भी गार्ड करने के लिए। उन लूटिंग टीम्स के अंदर जितने भी लोग थे उन सभी लोगों ने एल्डर टियानी को मना कर दिया। इन सभी लोगों ने स्ट्रेन शॉप को बस रिसोर्सेज के लिए ज्वाइन किया था, ना कि मरने के लिए। एंड वो लोग काफी इसी तरीके से जानते थे कि वो लू फैंग का घंटा भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। साथ ही साथ क्योंकि उन लोगों के पास एक ही बॉडी थी, उनके पास और कोई दूसरा क्लोन नहीं था, तो अगर वो मर जाते तो वो डायरेक्टली मर ही जाएंगे। कुल मिला के यहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे लू फैंग का इंतजार करते हुए, ये लोग भी लू फैंग से फाइट नहीं करने वाले थे। लोग बस लू फैंग को रोकने के लिए यहाँ पे खड़े थे, क्योंकि इन लोगों को पता था कि यहाँ पे एल्डर लेवल का कॉम्बैक्ट होने वाला है। ये एल्डर्स लेवल की फाइट के अंदर डेफिनेटली इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। इसी जगह पे हम लोगों को गॉड एम्पर वुया भी देखने के लिए मिलता है कि डिसाइपल को ऑलरेडी लू फैंग ने बहुत पहले ठिकाने लगा चुका है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है अचानक से जो गॉड एम्पर वुया होता है उसे कुछ महसूस होता है। उसकी स्ट्रेंज शैडो फॉर्मेशन के अंदर एक बोर्ड फंसती हुई नजर आ रही थी। इस बोर्ड के अंदर से जो उसे 2 सिमिलर सा ऑरा महसूस हो रहा था वो और किसी का नहीं, वो लू फैंग एंड एम्पर क्वीन का ही महसूस हो रहा था। जैसे ही जो लू फैंग होता है वो वुया को देखता है, वो कहता है वुया तुम फिर से। वुया होता है वो लू फैंग की तरफ देखता है एंड कहता है फैंग जल्दी उस एल्डर को बाहर निकालो जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। इसे सुन के जो लू फैंग होता है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। कुछ ही टाइम के बाद जो लू फैंग होता है उसे समझ आ जाता है, चल में उसे समझ आ जाता है कि ये जो लोग है इन लोगों को ऐसा लग रहा है कि लू फैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका कोई ना कोई बॉडी गार्ड एल्डर है। इसलिए जो लू फैंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है बस कोई भी एल्डर नहीं है प्रोटेक्ट करने के लिए, इंसान मैं ही था जिसने तुम्हारे क्लोन को एक ही वार के अंदर मौत के घाट उतार दिया था। सुन के वुया थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लू फैंग वुया से कहता है अपने बाप को भेज, मैं तेरे साथ फाइट नहीं करना चाहता। लेकिन जो लू फैंग था वो डायरेक्टली एल्डर टियानी को बुलाने के लिए कह रहा था। लू फैंग था वो काफी इसी तरीके से जानता था कि जो वुया है वो भी सोर्स वर्ल्ड से बिलोंग करता है। एंड अगर वो यहाँ पे काफी पावरफुल फॉर्मेशन लगा के लू फैंग को ट्रैप करने के लिए बैठा है तो डेफिनेटली उसका ये जो क्लोन है उसके इस क्लोन के पास कोई भी वैल्यूएबल ट्रेजर्स नहीं होंगे, वो यहाँ पे मरने के लिए तैयार है। इसलिए जो लू फैंग था वो इस बंदे को मार के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। इसे मारने से बस टाइम की बर्बादी होती एंड साथ ही साथ लू फैंग की एनर्जी की बर्बादी होती एंड इससे लू फैंग को मिलता कुछ भी नहीं। या लू फैंग की तरफ देखता है एंड कहता है अगर तुम चाहते हो कि मैं एल्डर टियानी को बुलाऊं कोई बात नहीं, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। टाइम के अंदर एल्डर टियानी यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ईस्ट सिटी गेट के पास जो नियरेस्ट केव होती है उसके अंदर हम लोग को एक फिगर देखने के लिए मिलता है। फिगर और किसी का नहीं एल्डर टियानी का था। एल्डर टियानी को वुया का मैसेज रिसीव होता है कि लू फैंग को प्रोटेक्ट करने वाला कुछ भी एल्डर नहीं है। एक्चुअल में वो लू फैंग ही था जिसने उसके ऊपर अटैक किया था एंड लू फैंग एक एल्डर लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। वो इस वक्त एल्डर टियानी को डायरेक्टली बुला रहा है कंफरेंट करने के लिए। सुन के एल्डर टियानी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होता है। ऐसा लग रहा था कि कोई ना कोई एल्डर है जो कि लू फैंग की मदद कर रहा है। ये लू फैंग ही था जो कि शायद से अभी अभी नया नया एल्डर बना है एंड ये बच्चा मेरे साथ फाइट करना चाहता है। लिटरली सारा का सारा मूड खराब कर दिया इसने। जो एल्डर टियानी था उसे लगा था कि कोई पावरफुल एल्डर लू फैंग को प्रोटेक्ट कर रहा है, उसके साथ फाइट करने में उसे मजा आएगा। जब उसे पता चला कि जो वो एल्डर और कोई नहीं वो लू फैंग ही था, उसने कुल मिला के लू फैंग को काफी हल्के में आंक लिया था। मनी मन कहता है कि अगर उसने वुया को बस एक ही अटैक के अंदर मार दिया था इसका मतलब लू फैंग के पास जरूर कोई ना कोई पावरफुल सीक्रेट ट्रेजर है। टियानी कहता है लू फैंग तुमने सही में अपने आप को बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया। बस तुम अभी अभी एक एल्डर बने हो, तुम्हें कोई शायद से पावरफुल सीक्रेट टेक्निक मिल गई या फिर कोई ट्रेजर, उसके बलबूते के ऊपर तुम मुझे चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हो। वेल तुम्हें मारने के लिए मैं बस अपनी 50% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूंगा। इसी के साथ जो एल्डर टियानी होता है वो अपने केव के बाहर निकल जाता है। कुछ ही ब्रेथ्स के अंदर वो उस फॉर्मेशन के पास में भी पहुंच जाता है जिसके अंदर इस वक्त लू फैंग को रखा गया था। जैसे ही एल्डर टियानी वहां पे आता है वो अपने सामने एक काले बालों वाले बंदे को देखता है जो और कोई नहीं लू फैंग ही था। उसकी तरफ देखते हुए वो कहता है तुम एक नए एल्डर बन चुके हो। लटियानी के यहाँ पे आने के बाद जो गॉड एम्पर वुया होता है वो इमीडिएटली यहाँ से निकल जाता है। इवन जो एम्पर क्वीन होता है वो भी यहाँ से निकल जाता है टियानजो मिंगटॉक शिप को लेके हुए कि वो डेफिनेटली इस एल्डर लेवल की फाइट के अंदर नहीं पड़ना चाहते थे। जो एल्डर टियानी थे उसने इस वक्त व्हाइट कलर के रॉब्स पहन के रखे थे। ऐसे दिखने में ये बंदा काफी ज्यादा सुंदर था। इसकी पूरी बॉडी के ऊपर हम लोग को एक फेंट ऑरा भी देखने के लिए मिल सकता था। जो एल्डर टियानी होता है वो लू फैंग से कहता है मुझे लगा था कि कोई एल्डर है जो कि मेरे साथ फाइट करना चाहता है, लेकिन किसने सोचा था ये तो बस एक छोटा सा जूनियर निकलेगा जिसने अभी अभी अपना ब्रेक थ्रू किया है। यही रीजन था कि तुम मुझे फेस नहीं दे रहे थे, यानी कि तुम मुझे अकड़ दिखा रहे थे। फैंग कहता है
मैं और तुझे फेस दूं, तेरी औकात क्या है? क्या तू अपने आप को उन 3 हॉल मास्टर के बराबर समझता है? इस वक्त हम लोगों को काफी सारे और भी लोग देखने के लिए मिल सकते थे जो इलान सिटी गेट के पास खड़े थे। कुछ गार्ड्स भी देखने के लिए मिल सकते थे जो कि स्ट्रेन शॉप से थे। सारे के सारे इस वक्त इन दोनों की बातों को सुन रहे थे एंड देख रहे थे। डेफिनेटली इन लोगों को भी पता था कि यहाँ पे एक बहुत ज्यादा आइकॉनिक लेवल की फाइट होने वाली है। कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पे ये जो न्यूज होती है वो काफी ज्यादा तेजी से फैल जाती है। सभी के सभी लोग यहाँ पे आना स्टार्ट हो चुके थे लू फेंग एंड एल्डर टियानी की फाइट को देखने के लिए। एल्डर टियानी थे वो डेफिनेटली काफी जाने माने पर्सन थे, 8 डिप्यूटी मास्टर्स के अंदर से एक थे। वही दूसरी तरफ जो लू फेंग था वो एक नया नया गॉड एम्पर था, इतना था फेमस नहीं था, लेकिन डेफिनेटली वो धीरे धीरे करके काफी फेमस हो रहा था। सारे के सारे युलान सिटी के थोड़ा सा अंदर से इस फाइट को ऑब्जर्व कर रहे थे। डेफिनेटली अगर ये युलान सिटी के बॉर्डर्स के बाहर निकले, इन दोनों के फाइट के अंदर इन्हीं लोगों का चुंबर बन जाएगा। लेकिन युलान सिटी के अंदर काफी सारे प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स है, डेफिनेटली इनको प्रोटेक्ट करेंगे। टियानी कहता है तुम एक नए एल्डर होने के बाद भी इतना कॉन्फिडेंट हो। टियानी को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा था। वो कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें जरूर कोई ना कोई पावरफुल सीक्रेट ट्रेजर मिल गया, इसलिए तुम इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। तुम अभी भी काफी ज्यादा जवान हो एंड तुम्हारे पास बहुत कम एक्सपीरियंस है। अगर तुम कभी डार्क होली रिलम के अंदर जाओगे एक्सप्लोर करने के लिए, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हें जो भी अपॉर्चुनिटीज या फिर जो कुछ भी मिला है इवन कहीं मेंशन करने के भी लायक नहीं है। कुल मिला के ये लू फेंग से कह रहा था कि उसकी कोई भी औकात नहीं है डार्क होली रिलम के अंदर। ये जो डार्क होली रिलम होता है वहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रैक्टिशनर्स गैदर होता है काउंटलेस वर्ल्ड से, इंक्लूडिंग बंच ऑफ डेजलिंग टैलेंट। उनमें से हर एक पर्सन एलिजिबल होता है ऐसे ट्रेजर्स को ऑब्टेन करने की जिनकी जो कीमत है वो लगभग 1 लाख रिवॉर्ड पॉइंट्स होगी इन्फिनाइट स्पेस ट्रेजरी हाउस के अंदर। आप लोगों को पता होगा कि इन्फिनाइट स्पेस ट्रेजरी हाउस के जो ट्रेजर्स है वो कितने ही ज्यादा रेयर है। लू फेंग होता है वो टियानी की तरफ देखते हुए कहता है वो तो मुझे पता है कि डार्क होली रिलम के अंदर इंडीड काफी ज्यादा पावरफुल लोग गैदर होते हैं, बट एल्डर टियानी क्या आप डार्क होली रिलम के अंदर हो? टियानी कहता है नहीं मैं अभी वहाँ पे हूँ तो नहीं, लेकिन स्टिल मैं उस जगह पे काफी बार गया हूँ। वहाँ पे जाने से मेरे को डेफिनेटली थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिला है एंड थोड़ी बहुत प्रोग्रेस भी किया है। डार्क होली सीक्रेट रिलम के अंदर मेरी भी कोई औकात नहीं है, लेकिन स्टिल मैं वहाँ पे गया हूँ एंड मुझे लगता है मेरे अंदर इतना दम तो है कि मैं डेफिनेटली तुझे तेरी औकात दिखा सकता हूँ। उसी तरफ देखते हैं कहता है अच्छा भाई ऐसी बात है तो लगा ले भाई जितना दम है तेरे अंदर। टियानी होता है वो कैजुअली अपने एक फिंगर को आगे करता है, उसके फिंगर टिप के ऊपर हम लोग को एक फेंट सी लाइट देखने के लिए मिल सकती थी। ये जो लाइट होती है काफी ज्यादा तेजी से ग्लो होने लग जाती है, ये लगभग बिलियंस ऑफ किलोमीटर तक फैल जाती है। यहाँ पे हम लोग को एक बहुत बड़ा सा ह्यूज सा फॉर्मेशन देखने के लिए मिल सकता था। भाई इस लाइट के बीच में हम लोगों को काफी सारे इल्यूजनरी ग्रे बर्ड्स देखने के लिए मिल सकते थे जो कि धीरे धीरे करके अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो लू फेंग होता है वो इन सब चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। फेंग ऑलरेडी इन सारी चीजों के बारे में जानता था कि जो एल्डर टियानी है वो फॉर्मेशन डायग्राम्स को बनाने में काफी ज्यादा स्पेशल है। एल्डर टियानी है वो आराम से बैटल फॉर्मेशन एंड बैटल सोल्जर्स को क्रिएट कर सकता है कि कुल मिला के ये पपेट्स वेपेट्स बना के लू फेंग के साथ फाइट करेगा। चीज लू फेंग को पहले से क्लियर थी। लू फेंग के पाव के नीचे हम लोगों को एंडलेस ब्लड सी देखने के लिए मिल सकती थी। एट द सेम टाइम उसके बॉडी के अंदर उसका जो निर्वाणा डायग्राम था वो भी उसे ऑपरेट कर रहा था। उसकी भी जो एंडलेस सी ऑफ ब्लड होती है वो नेचुरली एक फॉर्मेशन को क्रिएट कर रही थी। कारण वो सारे के सारे जो फैंटम ग्रे बर्ड थे जो कि लू फेंग की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ रहे थे, एक के बाद एक लू फेंग के एंडलेस सी ऑफ ब्लड के अंदर खींचे चले जाते हैं। लू फेंग के इस टेक्निक को देखते हुए जो एल्डर टियानी होता है वो कहता है हंसते हुए कि तुम्हारी जो फिजिकल बॉडी मेथड्स है वो लिटरली काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तुम्हारे इन फिजिकल बॉडी मेथड्स को लो लेवल हुनियान लाइफ फॉर्म के आसपास कंपेयर किया जा सकता है। इसी के साथ वो सारी की सारी जो ग्रे बर्ड्स होती है वो एक के बाद एक दूसरे के साथ कंबाइन होने लग जाती है एंड काफी ज्यादा बड़े बड़े ह्यूज ग्रे कलर के बर्ड्स फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। इस बार ये जो ह्यूज ग्रे बर्ड्स थे इनसे इवन लू फेंग को भी थोड़ा बहुत डेंजर फील हो रहा था। हम लोग को देखने के लिए मिलता है एक बहुत बड़ा सा बर्ड जो कि काफी ज्यादा तेजी से लू फेंग के बॉडी की तरफ आगे बढ़ता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लू फेंग के बॉडी को चीर के चला जाएगा। तभी हम लोग को लू फेंग के एंडलेस ब्लड रिवर के अंदर से एक गोल्डन कलर की लाइट देखने के लिए मिलती है। पहले कि ये जो बर्ड है ये लू फेंग तक पहुंच पाता, वो जो गोल्डन कलर की लाइट होती है वो सीधा इस बर्ड से आर पार हो जाती है एंड ये जो इल्यूजनरी बर्ड था ये जगह पे ही खत्म हो जाता है। उसके बाद लू फेंग छाती चौड़ी करते हुए कहता है कि तेरे अंदर इतना ही दम था, सुना था कि तेरे पास कुछ बैटल सोल्जर्स भी है, शायद से कुछ क्लोज कॉम्बैट मेथड्स भी, सारे तू कब इस्तेमाल करने वाला है, मैं तेरे को पहले ही बता दे रहा हूँ, तेरे अंदर जितना दम है लगा दे। जो एल्डर टियानी होता है वो हंसते हुए कहता है कि जो टॉइस्ट वेपन्स होते हैं या वो प्योर एनर्जी से बने हुए रहते हैं कि वो सोल्जर थोड़े बहुत वीक होता है, लेकिन तुम्हारे लिए यहाँ पे इस वक्त मैं 100 ऑफ टॉइस्ट वेपन के सोल्जर लाया हूँ जो कि अपग्रेडेड वर्जन है उनका, तुम इनको ट्राई दे सकते हो। इसी के बाद हम लोग को एक के बाद एक काफी सारे सोल्जर्स देखने के लिए मिल सकते थे। अगले ही सेकंड के अंदर हम लोग को यहाँ पे 100 से भी ज्यादा सोल्जर्स देखने के लिए मिल सकते थे। सोल्जर्स के अंदर हर एक सोल्जर इतना ज्यादा पावरफुल था जितना ज्यादा पावरफुल पहले वाला बर्ड था जिसने लू फेंग के ऊपर अटैक किया था। जाए तो एक अकेले सोल्जर की लू फेंग के सामने कोई भी औकात नहीं है। जब यहाँ पे 100 ऑफ सोल्जर्स हो जाता है उनकी जो कंबाइंड पावर होती है वो सही में काफी ज्यादा टेरिफाइंग होती है। इसको देख के जो लू फेंग होता है उसे हल्का सा टेंशन होता है। वो कहता है
ये तो सही में काफी ज्यादा पावरफुल है, उसने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा पावरफुल है। गाइस ये जो सोल्जर्स थे ये एक्चुअल में कुछ और नहीं, ये ह्यूज ह्यूज बर्ड्स ही थे। एंड आसमान के अंदर हम लोग को 100 ऑफ बर्ड्स देखने के लिए मिल सकती थी। एंड हर एक ह्यूज बर्ड का जो ग्रुप था वो लो लेवल हुनियान लाइफ फॉर्म के आसपास था। सारे के सारे लू फेंग की तरफ काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है। जो लू फेंग होता है वो जल्दी से अपने इमोर्टल हार्ट का इस्तेमाल करता है। लू फेंग था वो कैजुअली इन सारे के सारे बर्ड सोल्जर्स को नहीं मार सकता था, क्योंकि लू फेंग के पास ज्यादा एनर्जी रिजर्व नहीं था। उसके पास बस 200% परफेक्ट डिवाइन बॉडी रिजर्व था। इसको लेके अगर वो इस बंदे के साथ खेलने के लिए बैठ गया तो जरूर वो खत्म हो सकता है। हम लोग को 100 ऑफ बर्ड्स देखने के लिए मिलता है जो कि जस्ट लू फेंग से टकराने वाले थे। इन 100 ऑफ बर्ड्स ने डेफिनेटली काफी सारी बड़ी बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट कर दी थी। इन सारी फॉर्मेशन एंड बर्ड्स को देखते हुए यहाँ पे जितने भी स्पेक्टेटर थे जो कि इस मैच को देख रहे थे उनकी लिटरली फटके हजार हो चुकी थी। तो बुरी तरीके से कांप रहे थे डर से। लू फेंग को घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। सडनली लू फेंग के पाव के नीचे से एंडलेस ब्लड सी का एक बहुत बड़ी सी लहर बनती है। एंड जो लहर थी ये लगभग 100 ऑफ मिलियन ऑफ किलोमीटर लंबी चौड़ी थी। ऐसा लग रहा था एक बहुत बड़ा सा माउंटेन हो कि इन सारे के सारे बर्ड्स को रोक रहा था। अगले सेकंड के अंदर ये जो बड़ी सी लहर होती है इन सारे के सारे बर्ड्स को अपने साथ अंदर समा लेती है। फेंग मन ही मन कहता है इवन वो जो हुनियान हुंगटाई लीडर है वो भी मेरे ब्लड सी का बस 2% एनर्जी रिजर्व कोई यूज कर पाया था। तेरे ये जो सोल्जर्स है यानी कि ये जो बर्ड सोल्जर्स है, क्या तुझे सही में लगता है कि इनकी कोई औकात है मुझे हर्ट करने की? इनके सामने लू फेंग लिटरली अपने आप को इनमॉर्टल कह सकता था। यहाँ पे ऑलरेडी एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो चुकी थी। एक साइड हम लोग को 100 ऑफ बड़े बड़े बर्ड्स देखने के लिए मिल सकते थे, अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए लू फेंग की तरफ आगे बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ से जो लू फेंग की ब्लड सी थी वो इन लोगों से निपट रही थी, इन्हें अपनी लहरों के साथ बहा के लेके जा रही थी। जो टियानी गॉड होता है वो इस वक्त सोच रहा था आखिर ये क्या हो रहा है। मेरे इन 100 ऑफ सोल्जर्स को इस्तेमाल करने के बाद भी मैं इस बंदे को फोर्स नहीं कर पाया कि वो अपने उस सुपर जायंट क्लॉ वाले ट्रेजर का इस्तेमाल कर सके। डेफिनेटली वो जो ट्रेजर था वो इस बंदे का एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेजर होगा एंड इसलिए उसने उसकी मदद से एक ही बारी के अंदर बुया को मार दिया था। हालांकि जो एल्डर टियानी था वो एक चीज काफी तरीके से समझ चुका था कि जो लू फेंग है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के अंदर फाइट नहीं कर रहा। हम लोग को देखने के लिए मिलता है धीरे धीरे करके काफी ज्यादा भीड़ बढ़ रही थी सिटी गेट के पास। काफी सारे प्रैक्टिशनर इस फाइट को देखने के लिए आ रहे थे। वो लोग काफी ज्यादा शौक थे कि जो एल्डर टियानी है उन्होंने अपने 100 ऑफ ट्विस्ट सोल्जर्स का इस्तेमाल किया, उसके बाद भी वो डिसएडवांटेज के अंदर है। गाइस अगर देखा जाए तो इन दोनों में से कोई भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहा। जो प्रैक्टिशनर्स है उन लोगों के मन के अंदर तो लू फेंग जो था वो एक न्यूली ब्रेक थ्रू किया हुआ एल्डर था, लेकिन उसके बाद भी जो एल्डर टियानी थे वो इस वक्त डिसएडवांटेज के अंदर देखे जा रहे थे। समझ चुके थे कि एल्डर टियानी को अगर लू फेंग को हराना है तो उन्हें ऑल आउट जाना होगा। जो एल्डर टियानी होता है वो अपने हाथों को वेव कर लेता है। जो जितने भी बचे कुचे सोल्जर्स थे यानी कि जितने भी वो बचे कुचे बर्ड्स थे उन सारे के सारे बर्ड्स को ये विड्रॉ कर लेता है। एल्डर टियानी हंसते हुए कहता है नो वंडर कि तुम इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, तुमने मेरे डाउ सोल्जर फॉर्मेशन को रोक लिया। मैंने सही में तुम्हें काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर लिया था। जो एल्डर टियानी होता है वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है मेरा फंडामेंटल पाथ है वो एक्चुअल में मैं फॉर्मेशन डायग्राम्स को कल्टीवेट करता हूँ एंड ये जो डाउ सोल्जर्स थे मैंने इन्हें भी फॉर्मेशन डायग्राम्स के थ्रू ही क्रिएट किया था। देखा जाए तो ये जो डाउ सोल्जर्स है ये कुछ भी नहीं है, बस मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देता है। मेरी असली ताकत मेरे फॉर्मेशन है। एल्डर टियानी कहता है वो एक एनलाइटेंड पर्सन है, वो लेट स्टेज डिवाइन एम्पर लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। इवन थॉट वो अभी तक बॉटम नैप को ब्रेक थ्रू करके परफेक्शन के ऊपर नहीं पहुंचा, स्टिल वो अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल मानता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने जरूर अपने लिए कोई ना कोई रॉन्ग पाथ ढूंढ लिया, इसलिए वो काफी ज्यादा लंबे टाइम तक डार्कनेस के अंदर घूम रहा था कि वो अपने लिए सही पाथ ढूंढ सके, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। डैंड वो डार्क होली रिलम के अंदर गया, उसे काफी सारे इनहेरिटेंसेस मिले जो कि पावरफुल प्रैक्टिशनर्स के थे। हंड्रेड्स ऑफ इनहेरिटेंस को ऑब्जर्व किया अपने बॉडी के अंदर, उनके एसेंस को इंटीग्रेट करते हुए उसने अपने अंदर डाला। लेकिन काफी सारे अलग अलग इनहेरिटेंस के अंदर जितना भी एसेंस था उनको मर्ज करते हुए उसने जो काम की चीजें थी वो अपने अंदर डाली। स्टिल इतनी सारी ट्रिक्स सीखने के बाद भी वो कभी भी परफेक्शन को अचीव नहीं कर पाया। फिर बाद में उसने हुनियान ब्लड लाइन रूट को कल्टीवेट किया। कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली वो सक्सेसफुल रहा। जो पाथ था ये डेफिनेटली सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट था। जैसे एल्डर टियानी ने अपनी ये सारी बातें को खत्म किया, उनके बॉडी के अंदर से जो पावरफुल ऑरा होता है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली सर्ज हो जाता है, यानी कि अभी ये बंदा पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। इसने अपने रियल ऑरा को बाहर रिलीज कर दिया था। इस बंदे की बॉडी के ऊपर हम लोग को काफी सारे सीक्रेट पैटर्न्स देखने के लिए मिल सकते थे जो कि सिल्वर कलर के थे। फेंग जैसी एल्डर टियानी की तरफ देखता है तो उसे हाफ हुनियान लेवल का ऑरा फील होता है। फेंग समझ जाता है कि इसने ब्लड लाइन कल्टीवेशन को कल्टीवेट किया है। इस बंदे की जो ब्लड लाइन है वो डेफिनेटली पल्यूट हो चुकी है, साथ ही साथ इसकी खुद की विल भी पल्यूट है। कुल मिला के अभी इस बंदे का आगे जाके कोई भी फ्यूचर नहीं है। उसके बाद भी ये बंदा कहता है कि इसने डार्क रिलम के अंदर अपने काफी सारे मिलिट्री पॉइंट्स के थ्रू लेवल का ब्लड लाइन रिसोर्स को एक्सचेंज किया था, जिसे उसने अपने बॉडी के साथ पूरी तरीके से इंटीग्रेट कर दिया। इस वक्त हम लोग को देखने के लिए मिल सकता था कि इस एल्डर के बॉडी के अंदर से जो ऑरा निकल रहा था, सिल्वर कलर का ऑरा सही में काफी ज्यादा पावरफुल एंड इंपैक्टफुल लग रहा था। इवन आसमान के अंदर भी हम लोगों को कुछ पैटर्न्स देखने के लिए मिल सकते थे जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस से लग रहे थे। और जो एल्डर टियानी था उसका जो ऑरा था वो लिटरली काफी ज्यादा टेरिफाइंग था, लेकिन लू फेंग को घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पहले से जानता था कि जो एल्डर टियानी का जो स्ट्रेंगेस्ट स्किल है वो है उसका क्लोज कॉम्बैट। फेंग को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट सा फील हो रहा था
क्योंकि वो जब सुनता है कि एल्डर टियानी ने लगभग हंड्रेड्स ऑफ इनहेरिटेंस को चूज किया, उनको ऑब्जर्व किया, उसके बाद भी वो इस केज से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए। डैन उन्होंने ब्लड लाइन पाथ का इस्तेमाल किया। ब्लड लाइन का पाथ का इस्तेमाल करते हुए वो सेमी प्योर सोर्स लेवल के ऊपर पहुंच गए, यानी कि हाफ उनियन लेवल के ऊपर। इसका जो अगला कदम है वो है अल्टीमेट अवेकनिंग, ये केज के बाहर जंप करना। अभी भी इस बंदे को इतनी ज्यादा मुश्किलें आ रही है, इतनी ज्यादा कोशिश करने के बाद भी इन लोगों के पास कोई भी होप नहीं है ये लोग कभी इस केज के थ्रू ब्रेक थ्रू कर जाएंगे। फिर इसके बाद लू फेंग कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि हम दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। फ्यूचर के अंदर मुझे किस तरीके का बॉटम नेक फेस करना पड़ेगा। इस वक्त मैं ये जानना चाहता हूँ हम दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, मेरी फिजिकल बॉडी या फिर तुम्हारी इटर्नल डिवाइन नाइट बॉडी। कहते ही जो एल्डर टियानी होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। जो एल्डर टियानी होता है उसकी मूवमेंट काफी ज्यादा तेज बढ़ चुकी थी। इस साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि नेक्स्ट सेकंड के अंदर जो एल्डर टियानी होता है वो काफी ज्यादा तेजी से लू फेंग के आर पार हो जाता है। लू फेंग को अपने चेस्ट के ऊपर थोड़ा सा कुछ सेंसेशन फील होता है, ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि उसके छाती के ऊपर किसी ने पंजा मारा हो। जो लू फेंग के रॉब्स थे उनके ऊपर एक खरोच तक नहीं आई होती। लू फेंग मन ही मन कहता है कि उसकी ये जो फिजिकल बॉडी की सीक्रेट टेक्निक है इमॉर्टल ब्लड सी बॉडी, स्टार टावर के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड है, क्योंकि जो लू फेंग की इमॉर्टल ब्लड सी बॉडी है लू फेंग के स्टार टावर से इंस्पायर्ड है। कि आप लोगों को पता होगा कि स्टार टावर के एकदम डीप के अंदर स्टार टावर है वो अंदर से रेड स्केल से बना हुआ है। ये जो रेड स्केल है ये पूरी तरीके से इंडिस्ट्रक्टेबल है। कुछ कुछ इसी का जो इमॉर्टल इफेक्ट है वो लू फेंग के इमॉर्टल बॉडी के ऊपर भी पड़ चुका है। जो लू फेंग था वो क्लियरली एल्डर टियानी के मूव्स को देख पाया था। एल्डर टियानी होता है जब वो मूव करते हैं तो पूरी तरीके से एयर करंट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि उन्हें ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो लू फेंग था उसके पास बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन था, इसकी मदद से वो अदर पार्टी के मूवमेंट्स को ट्रेस कर सकता था। एल्डर टियानी थे वो काफी ज्यादा तेजी से अपनी एजिलिटी की मदद से लू फेंग की बॉडी के ऊपर काफी सारे कट्स लगा रहे थे। 60 सेकंड्स के अंदर एल्डर टियानी ने लू फेंग की पूरी बॉडी के ऊपर 10 से ज्यादा बार कट्स लगा दिए थे। इतने बार कट्स लगाने के बाद भी जो लू फेंग के क्लॉथ से उनके ऊपर एक खरोच तक नहीं आई थी। लू फेंग एल्डर टियानी की तरफ देखते हुए कहता है क्या हुआ, इतना ही दम था क्या तेरे अंदर? जो एल्डर टियानी होता है वो सरप्राइज होते हुए कहता है सोचा नहीं था कि तुम्हारे ये जो रॉब्स है ये भी पूरी तरीके से इंडिस्ट्रक्टेबल है, हमारे पास सही में काफी सारी सीक्रेट ट्रेजर्स है। गाइस जो लू फेंग के रॉब्स थे वो तो ऑर्डिनरी से रॉब्स थे। एल्डर टियानी कहता है चाहे तुम्हारे रॉब्स कितने ही ज्यादा टफ क्यों ना हो लेकिन उनकी भी सहने की एक लिमिट होगी। इसी के साथ जो एल्डर टियानी होते हैं उनके बैक के ऊपर हम लोग को सिल्वर ग्रे विंग्स देखने के लिए मिल सकते थे। उनकी पूरी बॉडी के ऊपर हम लोग को सिल्वर ग्रे कलर के हेयर्स देखने के लिए मिल सकते थे। एक्चुअली वो एक जायंट बर्ड मैन के अंदर कन्वर्ट हो चुके थे। तब ये बड़ा सा परिंदा नजर आ रहा था। इस वक्त आसपास के जितने भी स्पेक्टेटर्स थे जब वो इस जायंट बर्ड मैन को देखते हैं तो वो डेफिनेटली सारे के सारे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एल्डर टियानी का इटर्नल नाइट वाला फॉर्म था। एल्डर टियानी की जो इंटेलिजेंस थी उस इंटेलिजेंस के अंदर इस ब्लड लाइन के बारे में मेंशन किया गया था। जो एल्डर टियानी के बॉडी के अंदर से निकलने वाला ऑरा था वो भी काफी ज्यादा पावरफुल था, डायरेक्टली लू फेंग के विल को हिट कर रहा था। बिकॉज एल्डर टियानी का ये जो फॉर्म था ये हुनियान लाइफ ब्लड लाइन फॉर्म, इसके अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल था। एंड इसी फॉर्म के दम के ऊपर जो एल्डर टियानी थे उन्हें भरोसा था कि वो जैसे तैसे करके केज के थ्रू बाहर आ सकते हैं। लू फेंग होता है वो भी इस मोमेंट के ऊपर सीरियस हो जाता है। इस मोमेंट के ऊपर एल्डर टियानी काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है लू फेंग के। एल्डर टियानी के हम लोग को बड़े बड़े क्लॉज भी देखने के लिए मिल सकते थे। क्लॉज की मदद से वो लू फेंग को फाड़ देना चाहता था। क्लॉज थे ये कुछ कुछ लू फेंग के जायंट क्लॉज जैसे दिख रहे थे। एल्डर टियानी अपने क्लॉज से लू फेंग का सर उड़ा देना चाहते थे। जो लू फेंग होता है वो भी अपनी जगह से नहीं हिलता, वो भी अपने पाम को बाहर निकाल लेता है। इसी के साथ इन लोगों के बीच में काफी सारे क्लैशेस होते हैं। तो इस फाइट के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिल सकता था कि जो एल्डर टियानी थे वो थोड़े से एडवांटेज के अंदर थे कि वो हवा में अटैक कर रहे थे, लेकिन ये जो एडवांटेज था ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। ये सब चीजें देख के जो एल्डर टियानी होते हैं वो डेफिनेटली थोड़े से सरप्राइज थे। उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि एक न्यूली प्रमोटेड एल्डर इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। इसी के साथ जो एल्डर टियानी होता है काफी ज्यादा पावरफुल क्लॉ अटैक लू फेंग के ऊपर कर देता है। अटैक को लू फेंग थोड़ा सा सीरियसली ले लेता है एंड तुरंत वो अपने काफी सारे पाम अटैक्स करता है। सेकंड के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जैसे ही लू फेंग चिल्लाता है राइज, इसी के साथ जो लू फेंग की एंडलेस ब्लड सी होती है उसकी एक बहुत बड़ी सी लहर सी उठती है। जो लहर होती है पूरी तरीके से एल्डर टियानी को एनवेलप कर लेती है। लू फेंग इस वक्त अपनी फॉर्मेशन को भी रन कर रहा था जिसकी मदद से उसने एल्डर टियानी को चारों तरफ से बाइंड कर लिया था अपने एंडलेस ब्लड सी से। कि लू फेंग ने एल्डर टियानी को मूव करने के लिए काफी तक कम जगह छोड़ दी थी, इसलिए जो एल्डर टियानी की मूवमेंट्स थी वो भी काफी तक कम हो चुकी थी। उनके जो एक्सप्लोजिव अटैक थे उनकी भी पावर्स काफी तक कम हो चुकी थी। वो पूरी तरीके से एक डिसएडवांटेज के अंदर आ चुके थे, हेड ऑन कोलिजन के अंदर लू फेंग के साथ। एल्डर टियानी की सिचुएशन को देखते हुए जो लू फेंग होता है वो हंसने लग जाता है एंड कहता है एल्डर टियानी तुम तो काफी ज्यादा कमजोर निकले। चीज सुन के जो एल्डर टियानी होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ओरिजिनली नहीं लगा था कि जो लू फेंग है वो इतना पावरफुल निकलेगा। स्टार्टिंग में सोचा था कि उसको अपनी बस 50% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी जब उसकी 50% स्ट्रेंथ काम नहीं आ रही वो सोच लेता है कि वो अपनी पूरी 100% स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेगा। इसी के साथ जो एल्डर टियानी की आंखें होती है वो पूरी तरीके से लाल हो जाती है। इस वक्त ये बड़े से मुर्गे जैसा लग रहा था। एल्डर टियानी ने अभी तक युलान सिटी के अंदर कभी भी अपनी फुल पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। एल्डर टियानी के बॉडी के ऊपर हम
लोगों को काफी सारे डिफरेंट पैटर्न्स भी देखने के लिए मिल सकते थे। और जो एल्डर टियानी की आंखें थी उसके आई बॉल्स के अंदर भी हम लोगों को कुछ एरे पैटर्न देखने के लिए मिल सकते थे। जो लू फेंग था वो अपनी बायोनिक आई ऑफ डिस्ट्रक्शन की मदद से एल्डर टियानी की पूरी बॉडी को तो स्कैन नहीं कर सकता था आर पार, बट स्टिल वो महसूस कर सकता था कि जो एल्डर टियानी का ऑरा है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है एंड उसके आसपास की जो गोल्डन लाइट है उसके अंदर भी एक अलग सी चमक देखने के लिए मिल सकती थी। आसपास जितने भी एल्डर्स लू फेंग एंड एल्डर टियानी का फाइट देखने के लिए आए थे वो लोग मनी मन सोचते हैं एल्डर टियानी के पास सही में ये ताकत पहले भी थी। लोग फर्स्ट टाइम एल्डर टियानी को इस तरीके से फाइट करते हुए देख रहे थे। एल्डर टियानी लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है, लू फेंग तुम्हें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब मैं यूलान सिटी के अंदर पूरी तरीके से ऑल आउट जा रहा हूँ। इसी के साथ वो लू फेंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। वही एल्डर टियानी के बैक के ऊपर इस वक्त हम लोग को 3 पेयर ऑफ विंग देखने के लिए मिल सकते थे। अगली सेकंड के अंदर वो लू फेंग के चेस्ट के ऊपर एक धर के लात मार देते हैं। इस अटैक के कारण जो लू फेंग होता है वो अपनी ब्लड सी के अंदर जाके गिर जाता है। इससे पहले कि वो उठता एल्डर टियानी वापिस से आ जाता है। सारे के सारे ब्लड सी के लहरों को चीर फाड़ते हुए लू फेंग के ऊपर अटैक कर रहे थे। इससे लग रहा था जैसे कि वो पूरी तरीके से पागल हो चुका है। एंड इवन थॉट जो लू फेंग की एंडलेस ब्लड सी है वो भी काफी ज्यादा तेजी से कंज्यूम हो रही थी। लू फेंग थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है क्योंकि वो पहली बार थोड़ा सा इंजर्ड हुआ था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके पास इमॉर्टल हार्ट की प्रोटेक्शन होने के बाद भी एल्डर टियानी उसे हर्ट कर पा रहा है। इस पॉइंट के ऊपर लू फेंग को ऐसा लगता है कि लू फेंग ने भी इन एल्डर्स को काफी तक कम में आंक लिया। जो ओल्ड फेलोज है ये काउंटलेस एंडलेस ईयर से कल्टीवेशन कर रहा है। इनकी जो हिडन स्किल्स है वो अभी भी पूरी तरीके से हिडन है। लू फेंग अपने आप को पावरफुल समझ रहा था, शायद से इतना पावरफुल नहीं है। अभी भी इन एल्डर्स के लेवल के ऊपर आने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। मतलब कि गाइस डेफिनेटली इन एल्डर्स की जो इनसाइट्स है वो लू फेंग से काफी अच्छी है। लू फेंग उनसे थोड़ा बहुत पावरफुल हो, उन एल्डर्स का जो एक्सपीरियंस है वो लू फेंग के कंपैरिजन के अंदर काफी ज्यादा है। वक्त तक जो एल्डर टियानी थे उन्होंने लू फेंग को पूरी तरीके से कंप्लीटली सप्रेस कर दिया था। लू फेंग एल्डर टियानी की तरफ देखते हुए कहता है, एल्डर टियानी तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो इंडीड मेरे एक्सपीरियंस से काफी ज्यादा है। फाइनली अभी वक्त आ चुका है इस बैटल को यहीं पे खत्म करने का। जो लू फेंग होता है वो छाती चौड़ी करके खड़ा होता है एंड अपने पाम को एक्सटेंड करता है। वो अपने हाथों को ऊपर करता है, उसका जो हाथ होता है एक बड़े से जायंट फरी क्लॉ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मॉर्टल हार्ट के कारण जो लू फेंग का ये जो पाम अटैक था ये काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था। इसी के साथ ये जो बड़ा सा पाम, ये जो बड़ा सा पंजा होता है, ये जैसे जैसे एल्डर टियानी के ऊपर गिर रहा होता है एल्डर टियानी को इस बड़े से पंजे की पावर महसूस होती है। महसूस होता है कि ये जो पंजा ये इतना पावरफुल है कि इवन ये टाई बीस्ट के स्केल्स को भी फाड़ सकता है। इसी के साथ आसपास का स्पेस भी पूरी तरीके से फट रहा था। टियानी जो था वो पूरी तरीके से वर्ल्ड केज के अंदर ट्रैप हो चुका था। जो लू फेंग की ब्लड रिवर थी उसने एल्डर टियानी को चारों तरफ से कैद कर लिया था जिसके थ्रू वो भाग ना सके। इसी के साथ हम लोगों को देखने के लिए मिलता है एल्डर टियानी के जो बड़े बड़े पंख होते हैं वो लू फेंग काट देता है। चारों तरफ खून ही खून देखने के लिए मिल सकता था। टियानी काफी तक कमजोर हालत के अंदर आ चुका था इस वक्त। टियानी अभी तक समझ चुका था कि अभी उसके पास कोई भी चांस नहीं है जीतने का। उसे लू फेंग एंड अपने बीच में बहुत बड़ा सा गैप भी महसूस हो चुका था। स्टिल वो थोड़ा बहुत सेटिस्फाई था एंड उसने लू फेंग को मजबूर कर दिया अपना मोस्ट पावरफुल अटैक इस्तेमाल करने के लिए, यानी कि पाम ऑफ द वर्ल्ड। इसी के बाद जो एल्डर टियानी होता है वो लू फेंग की तरफ देखता है एंड कहता है, लो अभी मेरा जाने का वक्त आ चुका है। इसी के साथ जो एल्डर टियानी होता है वो यहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। जो लू फेंग होता है वो बस एल्डर टियानी को जाते हुए देखता रहता है। लू फेंग एल्डर टियानी को रोकने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसको पता था कि वो जाके भी उसे नहीं रोक सकता। एल्डर टियानी के जाने के बाद जो लू फेंग का बड़ा सा क्लॉ होता है वो नॉर्मल हो जाता है, यानी कि लू फेंग का हाथी क्लॉ के अंदर कन्वर्ट हुआ था जो कि नॉर्मल हो जाता है एंड लू फेंग की जो एंडलेस ब्लड सी होती है वो भी रिट्रैक्टेड हो जाती है, कि वापस से लू फेंग की बॉडी के अंदर मर्ज हो जाती है। इस वक्त जो आसपास के स्पेक्टेटर थे वो पूरी तरीके से शॉक में रह गए थे। उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि लू फेंग इतना पावरफुल है। लू फेंग का वो जायंट क्लॉ वो इतना ज्यादा डरावना था। एल्डर टियानी को भी अपनी जान बचा के यहाँ से भागना पड़ा। इसी के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग होता है वो ईस्टर्न सिटी गेट के अंदर एंटर कर जाता है। पे एंटर करते ही उसे एम्पर क्वीन देखने के लिए मिलता है। लू फेंग का वहां से इंतजार कर रहे थे। सबसे पहले लू फेंग को ग्रीट करते हैं, लू फेंग को कांग्रेचुलेट भी। एम्पर क्वीन इस वक्त काफी ज्यादा एक्साइटेड देखने के लिए मिल सकते थे। यार देखा जाए तो लू फेंग से ज्यादा तो एम्पर क्वीन ही खुश थे। एम्पर क्वीन कहता है कि तुमने सभी के सामने एल्डर टियानी को धूल चढ़ा दी। एक ही दिन के अंदर अंदर ये जो बैटल है ये चारों तरफ फैल जाएगा। यूलान सिटी के अंदर आप काफी ज्यादा फेमस हो जाओगे। ये एट द एंड ये सारा का सारा लू फेंग का ही प्लान था। लू फेंग चाहता था कहीं ना कहीं कि वो इस बंदे को अपने स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करे अपनी इमेज को एस्टेबलाइज करने के लिए। बार लू फेंग एम्पर क्वीन से कहता है लो अभी जितने भी वॉर के स्पॉइल्स है उनके साथ डील करता है। पर जो लू फेंग होता है वो एम्पर क्वीन के साथ अपने शिप के अंदर बैठ के डायरेक्टली हुनियान पैलेस की तरफ निकल पड़ता है जो कि इनर सिटी के अंदर था। इस वक्त हजारों स्पेक्टेटर लू फेंग को देख रहे थे। वापस में बातें करते हुए कहता है लू फेंग का वो जो सीक्रेट ट्रेजर था वो लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल सीक्रेट ट्रेजर था। ट्रेजर की मदद से वो एल्डर टियानी को हरा पाया, ना उसका जो फाउंडेशन है वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। एल्डर टियानी काफी ज्यादा लंबे टाइम से एल्डर है। वही जो लू फेंग है वो अभी अभी एल्डर बना है, तो उसकी जो जीत का कारण है वो बस उसका वो ट्रेजर है। कुछ लोग एल्डर टियानी को तो कुछ लोग लू फेंग को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लोग कह रहे होते हैं कि लू फेंग ने फाइट के स्टार्ट से अपने बेयर हैंड से फाइट की थी, कि उसने अपने सीक्रेट ट्रेजर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। उसने उस सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल बस लास्ट के अंदर किया जब एल्डर टियानी पूरी तरीके से ऑल आउट चला गया था। कुछ लोग कह रहे थे कि एल्डर टियानी ने अपनी पूरी की पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपने उस
स्ट्रॉन्गेस्ट अवतार का इस्तेमाल नहीं किया जो कि वो डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर इस्तेमाल करता है। इनर सिटी के अंदर हम लोगों को युआंग देखने के लिए मिलता है कि कुमो का मास्टर था एंड कुमो को लू फैंग ने मार दिया था। जब उसको न्यूज मिलती है कि लू फैंग ने इवन एल्डर टियानी को भी हरा दिया तो ये चीज सुन के वो डेफिनेटली थोड़ा सा शॉक होता है। इस वक्त युआंग को ऐसा फील हो रहा था कि उसका जो लास्ट टाइम का डिसीजन था यानी कि अपने डिसाइबल का बदला लेने ना जाने का, एकदम से सही था। अगर उस टाइम वो लू फैंग से लड़ने के लिए गया होता युआंग की कब की खटिया खड़ी हो चुकी होती। एक टाइम में देखा जाए तो एल्डर टियानी के पास फिर भी अवतार है, युआंग के पास अपना कोई दूसरा अवतार भी नहीं है। अगर वो मारा जाता तो वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता। इस वक्त ऐसा फील हो रहा था कि उसका वो जो डिसाइपल था उसने जल्दबाजी के अंदर अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए स्ट्रेंज शॉप को चूज किया था, ज्वाइन किया था एंड स्ट्रेंज शॉप के अंदर वो उल्टे सीधे काम करता था कि वो जल्दी जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। उसकी जल्दीबाजी के चक्कर में वो लू फैंग से भिड़ गया, एट द एंड वो मारा गया। वो तो अच्छा हुआ कि युआंग ने लू फैंग के साथ पंगे नहीं लिए, वरना आज युआंग का भी वही हाल होता। अगर युआंग की बात की जाए तो उसकी जो हुनियान ब्लड लाइन है वो एल्डर टियानी की ब्लड लाइन से थोड़ी सी वीक है। एंडलेस ईयर के बाद फाइनली इस बंदे का जो पोटेंशियल है वो सेमी हुनियान लेवल के ऊपर पहुंच चुका है कि पूरी तरीके से सेमी हुनियान लेवल के ऊपर नहीं पहुंचा लेकिन कुछ सालों के बाद जरूर पहुंच जाएगा। लू फैंग का बैटल देखने के बाद जो युआंग होता है उसे काफी ज्यादा मन हो रहा था कि वो भी डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर जाए, मे बी वहां पे उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। वो काफी इस तरीके से जानता था कि इवन जो डेजलिंग जीनियसेस है लू फैंग की तरफ ने भी इस केज के थ्रू ब्रेक थ्रू करने के लिए काफी ज्यादा दिक्कत आती है। एंड युआंग जैसा एक ऑर्डिनरी सा टैलेंट उसने रिस्क नहीं लिया तो उसके पास कोई भी होप नहीं है सक्सेसफुल होने की। सेम डे के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो युआंग होता है जुलान सिटी को छोड़ते हुए डायरेक्टली डार्क सीक्रेट रिलम की तरफ आगे निकल जाता है अपनी फ्लाइंग शिप को लेके, क्योंकि वो डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर किसी न किसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहा था। हम लोग को लू फैंग एंड एम्पर क्वीन देखने के लिए मिलता है जो कि टाइजो मिंगटोंग शिप को डायरेक्टली इनर सिटी की तरफ लेके जा रहे थे, डायरेक्टली हुनियान पैलेस के अंदर। जब लू फैंग हुनियान पैलेस के अंदर पहुंचता है तो लू फैंग एंड एम्पर क्वीन काफी ज्यादा सरप्राइज होता है कि यहाँ पे ऑलरेडी उन 13 बड़े बड़े जो दुकानें थे उनके जो मर्चेंट्स के लीडर्स थे लू फैंग को यहाँ पे ग्रीट करता है। ये लोग पहले से लू फैंग का यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। यहाँ पे सारे के सारे दुकान के मैनेजर आ चुके थे लू फैंग के लिए। जी सभी के सभी लोग लू फैंग को एक अलग ही नजर से देख रहे थे। टोटली सारे के सारे लोग लू फैंग से पहले भी मिले थे, आज इन लोगों का जो रिस्पेक्ट करने का तरीका था वो काफी ज्यादा अलग था। फैंग इन लोगों की तरफ देखता है कहता है लोगों को तो चाटने की बहुत अच्छी आदत है, ऐसे तुम्हें जो न्यूज है वो काफी जल्दी मिल गई। एक दुकान का मालिक जिसका नाम बुयू था लू फैंग को काफी तरीके से जानता था, वो आगे आते हुए कहता है गॉड एम्पर लू फैंग आप जरूर हंटिंग से वापस लौट रहे हो तो आपके पास काफी सारे वॉल के पॉइल्स होंगे। फैंग अपने हाथों को वेव करता है, कहता है भाई इसका कितना देगा तू। इसके अंदर हम लोग को लेट स्टेज गॉड एम्पर ब्लड डीमन ईर्षी की भी बॉडी देखने के लिए मिल सकती थी। काफी सारे प्रो सोल स्पॉचर्स एंड काफी सारे अर्ली स्टेज के गॉड एम्पर लेवल के प्रे थे। साथ ही साथ लू फैंग ने वो सारी की सारी पॉइजनस चीजें भी बाहर निकाल ली थी जो कि उसने ब्लड डीमन ईर्षी के थ्रू रिफाइन की थी। जैसे ये जो मर्चेंट्स होता है ये जैसी ब्लड डीमन ईर्षी के पॉइजन को देखते हो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। सभी लोगों की आंखों के अंदर हम लोगों को एक ग्रीड देखने के लिए मिल सकती थी। किसी भी पॉइजन टाइप की कल्टीवेटर के लिए ये जो ब्लड डीमन ईर्षी थी इसकी एंटायर बॉडी हेवनली ट्रेजर से कम नहीं थी। वो होता है वो सबसे पहला बंदा बनता है जो कि प्राइस बताता है। वो कहता है कि वो ब्लड डीमन ईर्षी एंड उसके पॉइजन के लिए कुल मिला के 160 मिलियन हुनियान क्रिस्टल्स देगा। एक दूसरा मर्चेंट कहता है कि वो 165 मिलियन देगा। एक और बोली लगाते हुए कहता है कि वो 180 मिलियन हुनियान क्रिस्टल देने के लिए तैयार है। गाइस ये जो प्राइस थी ये एक लड़की ने लगाई थी, उसका नाम एल्डर जिनी थी। फैंग जानता था कि ये जो मर्चेंट है ये डेफिनेटली लॉस ले रही है इतना ज्यादा प्राइस बक के। लू फैंग ये भी जानता था कि ये कुल मिला के लू फैंग से अच्छे संबंध बनाने के लिए ये सब कह रही है। गाइस देखा जाए तो ये जो लड़की है इसको आप कम मत समझना, इसकी जो स्ट्रेंथ एंड स्टेटस है वो इवन टॉप 10 मोस्ट टेरिफाइंग एल्डर्स के अंदर आती है यूलान सिटी के अंदर। इवन इसकी जो पावर है वो मास्टर ऑफ स्ट्रेंज शॉप जितनी बताई जाती है। ये जो लड़की थी ये एक पॉइजन एक्सपर्ट थी, उसके लिए ये जो पॉइजनस डील थी यानी कि ये जो पॉइजनस बीज था इसके लिए 180 मिलियन हुनियान क्रिस्टल देना एक फेयर प्राइस था। एट द एंड जो लू फैंग के स्पॉइल्स ऑफ वॉर होता है 395 मिलियन हुनियान क्रिस्टल्स के आसपास पहुंच जाता है। ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने के बाद लू फैंग एंड एम्पर क्वीन हुनियान पैलेस को छोड़ के यहाँ से निकल जाता है। जो एम्पर क्वीन होता है वो लू फैंग की तरफ देखते हुए कहता है फिर इस तरीके से कौन ट्रेड करता है। वो लोग लिटरली तुमसे खरीदने के लिए लॉस तक लेने के लिए तैयार हो चुके थे। एम्पर क्वीन को भरोसा नहीं हो रहा था कि ये सारे लोग लू फैंग की लिटरली इस तरीके से चाट रहे थे। अगर छोटा मोटा लॉस लेते फिर भी समझ आता, लेकिन इस बार ये जो डील है ये लगभग टेंस ऑफ मिलियंस क्रिस्टल तक एक्सपेंड कर गई कि सिर्फ उनमें से ज्यादातर लोगों ने अपने प्रॉफिट को सेक्रीफाइस कर दिया, बल्कि इवन उनको बहुत बड़ा नुकसान भी हो गया। लू फैंग काफी ज्यादा काम था, वो स्माइल करते हुए कहता है चिंता मत करो ये बस एक ही बार होता है, यानी कि ये वन टाइम थिंग थी। सभी लोगों ने आज लू फैंग के साथ लॉस लिया था क्योंकि वो सभी लोग लू फैंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते थे। लू फैंग जानता था कि जब वो नेक्स्ट टाइम जाएगा तब इन सभी लोगों के जितने भी ऑफर्स होंगे सारे के सारे कैजुअली होंगे। इसके बाद जो लू फैंग होता है वो एक बैग जिसके अंदर हुनियान क्रिस्टल भरे पड़े होता है वो एम्पर क्वीन को दे देता है एंड कहता है तुम्हारा शेयर है। इस बैग के अंदर कुल मिला के 39.5 मिलियन हुनियान क्रिस्टल्स थे। बस एम्पर क्वीन को 10% शेयर देने के बाद भी कुल मिला के 40 मिलियन के आसपास एम्पर क्वीन को मिल गया। इससे ज्यादा और अच्छा क्या हो सकता है बिना कुछ किए।
क्विंग लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है हमारा लास्ट टीम अप था, इस बार सही में मैंने बहुत बड़ी किस्मत पाई है, मुझे काफी ज्यादा फायदा हुआ। मुझे लगता है कि लंबे टाइम तक मुझे रिसोर्सेज के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्विंग ने अपनी सारी की सारी सेविंग्स का इस्तेमाल कर लिया था मिड स्टेज गॉड एम्पर के ऊपर ब्रेक थ्रू करने के लिए। इस हंट के बाद वो वापस से अमीर बन चुका था। जो लू फेंग होता है वो भी कहता है कि वो इतने जल्दी अभी अगली बार हंट के लिए नहीं जाने वाला। वो कहता है कि अगली बार वो जब भी जाएगा वो एम्पर क्वीन को जरूर बता देगा। एम्पर क्वीन होता है वो हंसते हुए कहता है अगर मैं अपना ब्रेक थ्रू कर लूँ तो ठीक है, अगर मैं अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता तब तक मैं बस तुम्हारे लिए एक बोझ बनूंगा, मैं तो डूबूंगा ही डूबूंगा, साथ में तुम्हें भी लेके डूबूंगा। ये सुन के लू फेंग हंसने लग जाता है एंड कहता है चलो ठीक है फिर मैं यहाँ से निकलता हूँ। लू फेंग के पास कुछ चीजें और बची थी, इतने सारे जो उसने पैसे कमाए थे इसके थ्रू उसे अपने लिए कुछ ट्रेजर्स भी लेने थे। जाने से पहले जो एम्पर क्वीन होता है वो लू फेंग से कहता है दवे क्या तुम अपने लिए एक न्यू रेसिडेंसी ढूंढने वाले हो? तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के हिसाब से तुम जिस घर में रह रहे हो यानी कि मेरी जगह पे अभी तुम्हारे लिए और ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं रह गई है। लू फेंग ये चीज काफी तरीके से जानता था, इसलिए लू फेंग हाँ के अंदर मुंडी लाते हुए कह देता है कि वो जल्दी एक न्यू एस्टेट के अंदर जाने वाला है। एम्पर क्वीन की रेसिडेंसी थी उसके अंदर काफी ज्यादा कम एनर्जी सप्लाई थी, लू फेंग की कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं थी। एम्पर क्वीन से कहता है कि मैं अपने न्यू एस्टेट के अंदर मूव करूंगा, मैं वहाँ पे आपके लिए जरूर एरिया को रिजर्व करके रखूंगा, साथ ही साथ एम्पर मिंग एंड एम्पर फू को भी वहाँ पे लेके जाऊंगा। लू फेंग एम्पर क्वीन से कहता है क्या वो लू फेंग के साथ रहना चाहता है? एम्पर क्वीन हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है एंड कहता है कि एक एल्डर के साथ कौन नहीं रहना चाहता। लू फेंग भी हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है, जिसके बाद लू फेंग यहाँ से निकल जाता है। एम्पर क्वीन लू फेंग को जाते हुए देखते रहता है तो मनी मन कहता है तो कल्टीवेशन वो कुछ इसी तरीके से होता है, लोग आपस में मिलता है, जब उनके बीच में बहुत बड़ा गैप आ जाता है फाइनली वो लोग सेपरेट भी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को यूलान सिटी का एक कोर एरिया देखने के लिए मिलता है कि एक केव के अंदर हम लोग को एक मोटा सा भद्दा सा इंसान देखने के लिए मिलता है। डीप ब्लू कलर की स्किन थी, इसके कुछ सॉफ्ट टेंटिकल्स थे, शायद से कुछ कुछ किसी ऑक्टोपस जैसा दिख रहा होगा। इसके आंखों के ऊपर एक चश्मा भी लगा हुआ था। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट को देखते हुए टियानी की तरफ देखते हुए कहता है यानी तुम तो सही में एक न्यूली प्रमोटेड एल्डर से हार गए। यानी यहाँ के अंदर मुंडी हिलाते हुए कहता है मैं हार गया एंड वो अपने डिफीट को एक्सेप्ट करता है। यानी सामने देखते हुए कहता है क्या आप उसकी स्ट्रेंथ को खुद टेस्ट करना चाहोगे? वो मोटा इंसान कहता है कोई जरूरत नहीं है, एक्चुअल में जो मोटा इंसान है यही स्ट्रेंज शॉप का मास्टर है। मास्टर कहता है लू फेंग की कल्टीवेशन है उसका जो फाउंडेशन है वो अभी भी काफी ज्यादा शैलो है, बस एक्सटर्नल चीजों के ऊपर डिपेंड होकर तुम्हारे साथ फाइट जीता। उसका वो जो फाइनल क्लॉज स्ट्राइक था पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उसे सप्रेस कर सकता हूँ। जो एल्डर टियानी थे उनके जो मेन रीजन था जिसके कारण उन्होंने स्ट्रेंज शॉप को ज्वाइन किया बस मास्टर ऑफ स्ट्रेंज शॉप थे। एक्चुअल में दो ग्रेट डाउस को साइमल्टेनियसली कल्टीवेट करते थे। टाइम में दो डाउस को कल्टीवेट करना भी समझ में आ सकता है, आगे जाके जब इन दो डाउस को मर्ज करना पड़ता है लिटरली पूरी तरीके से इम्पॉसिबल सा हो जाता है। डार्क सीक्रेट रिलम में देखा जाए वहाँ पे काफी सारे ऐसे कल्टीवेटर्स है जो कि 2 से 3 डाउस को एक साथ कल्टीवेट करता है। उन 2-3 डाउस को एक साथ एक के अंदर ही मर्ज करना सही में काफी एक्सट्रीमली रेयर है। इवन अगर यूलान सिटी के टॉप 20 पावर हाउसेस की बात की जाए, उनके पोटेंशियल की बात किया जाए तो जो मास्टर ऑफ स्ट्रेंज शॉप है डेफिनेटली नंबर 1 के ऊपर रैंक करता है। टियानी जानता था कि उसका जो खुद का पोटेंशियल है वो काफी लिमिटेड है, इसके कारण उसने मास्टर ऑफ स्ट्रेंज शॉप को अपना मास्टर चूज किया, साथ ही साथ उसने ब्लड लाइन पाथ को चूज किया। लू फेंग के इंटेलिजेंस रिपोर्ट को डीपली स्टडी करने के बाद जो मास्टर ऑफ स्ट्रेंज शॉप होता है एल्डर टियानी से कहता है ना लगभग 100 मिलियन उन्यान क्रिस्टल को प्रिपेयर करो, अपने सबॉर्डिनेट के थ्रू उसे लू फेंग को डिलीवर करो एज अ अपोलॉजी। टियाना ये सुन के काफी ज्यादा शॉक होता है, कहता है हम दोनों एल्डर्स हैं, मुझे उससे माफी मांगने की क्या जरूरत है, साथ ही साथ आप मुझे उसे कंपनसेट भी करने के लिए कह रहे हो। वैसे भी यूलान सिटी के अंदर जो है वो बस मेरा एक अवतार है, मुझे उस बंदे के ऊपर कोई भी फेवर करने की कोई नीड नहीं है। जो मास्टर ऑफ स्ट्रेंज शॉप होता है वो कहता है तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो। एल्डर टियानी ने इस बंदे को अपना मास्टर चूज किया था, उसे मजबूरी में इसके ऑर्डर का पालन करना पड़ता है। जो एल्डर टियानी होता है वो इस बंदे की तरफ देखते हुए कहता है मास्टर लेकिन आप उसे कंपनसेट करने के लिए मुझसे क्यों कह रहे हो? बाद उसके मास्टर काम होते हुए कहता है बंदे की इंटेलिजेंस की तरफ देखो, यूलान सिटी के अंदर आए हुए बस कुछ 1000 सेंचुरीज भी थी है। कहता है पहले ये जो बंदा था ये बस अर्ली स्टेज गॉड एम्पर था, बस 1000 सेंचुरीज के अंदर अंदर ही तुम्हें ऑलरेडी सप्रेस कर चुका है। समझ पा रहे हो कि ये किस तरीके की कल्टीवेशन स्पीड है। जो एल्डर टियानी होता है वो कहता है इस इंटेलिजेंस के अंदर बस सस्पेक्टेड वर्ड लिखा है कि जो लू फेंग है वो पहले से ही पावरफुल भी हो सकता है। वैसे भी वो सारे जो इंसेक्ट नेक्स्ट के लोग थे उन्होंने लू फेंग के ऊपर अटैक किया था एंड एट द एंड वो फेल हो गए थे। लू फेंग की ट्रू कैपेबिलिटीज को पता नहीं लगा पाए थे। बाद में जब लू फेंग ने पब्लिकली अपना मूव किया, फेंग ने अकेले इनकी पूरी की पूरी रीडिंग स्क्वाड को खत्म कर दिया। उस पॉइंट के ऊपर सभी लोगों को ये चीज रियलाइज हुआ कि जो लू फेंग की स्ट्रेंथ है वो मिड स्टेज डाओ एम्परर से काफी ज्यादा है। शॉप का मास्टर कहता है कि उसके ओपिनियन के अकॉर्डिंग लू फेंग यूलान सिटी के अंदर पहले नया आया था, उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो मिड स्टेज डाओ कॉम्प्रेहेंडर गॉड एम्पर लेवल की थी। यूलान सिटी के अंदर आने के बाद यूलान सिटी के रिसोर्सेज की मदद से उसने अपना ब्रेक थ्रू किया एल्डर लेवल के ऊपर। वैसे भी मैं थ्योरीज के ऊपर भरोसा नहीं करता, बस फैक्ट के ऊपर भरोसा करता हूँ। फैक्ट यही कहता है कि जब लू फेंग यूलान सिटी के अंदर आया था तब वो काफी गरीब था, वो एम्पर क्वीन के साथ एक गरीब से केव के अंदर रह रहा था। ये सबसे ज्यादा चीपेस्ट मटेरियल से बना हुआ था। इससे साफ साफ साबित होता है कि उस टाइम वो काफी ज्यादा गरीब था। कुछ टाइम के बाद उसके जो परचेज है वो धीरे धीरे करके बढ़ गए। जस्ट 1000 सेंचुरीज के अंदर अंदर ही वो लेट स्टेज डाओ कॉम्प्रेहेंडर लेवल के ऊपर पहुंच गया। सोचो तुम्हें इस लेवल के ऊपर आने के लिए कितने साल लगे थे, साथ ही साथ तुमने कितने बिलियन ऑफ यूनियन क्रिस्टल्स को खर्च कर दिया। अगर वो पहले से मिड स्टेज डाओ कॉम्प्रेहेंडर लेवल के ऊपर भी था, उसके बाद भी वो इतने कम टाइम के अंदर इतने कम रिसोर्सेज के अंदर ही इस लेवल के ऊपर पहुंच गया। लेवल के ऊपर पहुंचने के लिए तुम्हें बिलियंस ऑफ यूनियन क्रिस्टल्स
क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ी होती। टियानी कहता है डॉट अगर वो सेमी यूनियन लेवल के ऊपर भी पहुंच गया तो क्या उखाड़ लेगा वो। हमारी जो मेन फाउंडेशन है वो डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर लाई करती है। इसका मास्टर समझ जाता है। तो एल्डर टियानी है वो थोड़ा सा मोटी बुड्ढी का है, तो वो कहता है बस करो, अभी कुछ भी मत पूछना, एक दिन तुम्हें जरूर समझ आएगा कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ। इसके साथ ये जो एल्डर होता है ये यहाँ से निकल जाता है। तभी हम लोग को यहाँ पे एक दूसरा फिगर देखने के लिए मिलता है, जो और कोई नहीं पैलेस मास्टर वे योंग था। ये जो बंदा है पैलेस मास्टर वे योंग डेफिनेटली काफी पावरफुल बंदा है। सेमी यूनियन डाओ कॉमरेंडर लेवल के ऊपर है। इवन डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर भी काफी अच्छे खासे स्टेजेस के ऊपर है। डार्क सीक्रेट रिलम से 9th रो सीक्रेट रिलम के अंदर आने के बाद भी ये जो बंदा है ज्यादा पावरफुल था कि इवन उसने इस युलान सिटी के जो फाउंडर है यानी कि पैलेस मास्टर युआन जियांग से भी पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया। मोस्ट पावरफुल पैलेस मास्टर बन गया पूरी की पूरी युलान सिटी का। तीनों पैलेस मास्टर के अंदर से सबसे ज्यादा जो रिसोर्सेज एंड बेनिफिट्स है वो इसी बंदे को मिलता है। जो पैलेस मास्टर वे योंग होता है वो कहता है मैंने सुना है कि तुम्हारा जो एल्डर टियानी है किसी लो फैंग नाम के बंदे से हार गया। ये सुन के जो श्रेन शॉप का मालिक होता है उसके फेस के ऊपर एक छोटा सा स्माइल आ जाता है। जो श्रेन शॉप का मास्टर होता है वो यू यांग से कहता है जो लो फैंग है ये सही में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल वाला बंदा है। टॉट फ्यूचर के अंदर जब ये डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर जाएगा तो ये अपने एक अवतार को युलान सिटी के अंदर छोड़ के जाएगा। मे बी फ्यूचर के अंदर इस बंदे का ये जो अवतार है युलान सिटी को रूल करेगा। जो पैलेस मास्टर वे योंग होता है वो हंसते हुए कहता है क्या तुम्हें सही में ऐसा लगता है? ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा सोच रहे हो इस बंदे के बारे में। ट्रेन शॉप का मालिक होता है वो कहता है युलान सिटी है वो हम तीनों के द्वारा कंट्रोल की जाती है। हम तीनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई पर्सन यहाँ पे आ जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे कुल मिला के 4 पैलेस मास्टर्स हो जाएंगे। जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा वही पूरी की पूरी युलान सिटी के रूल्स को मैनेज करेगा। फिलहाल के लिए वो जो बंदा है वो अभी भी काफी दूर है उस लेवल से। जो पैलेस मास्टर ऑफ योंग था कहता है ऐसा लगता है कि तुम काफी दूर की सोचते हो। तुम्हारे टैलेंट एंड स्ट्रेंथ के मुकाबले ऑलरेडी 2 डाउस को एक साथ कल्टीवेट करते हो। अभी तक तुमने अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया। तक तो तुम्हें मुझे कैच कर लेना चाहिए था। वैसे भी जो नेक्स्ट ग्रेट एक्सपीडिशन है जल्दी शुरू होने वाला है, क्या तुम नहीं पार्टिसिपेट करने वाले? ये एक्सपीडिशन मुझे समझ नहीं आया क्या है। मे बी किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी हो या फिर फेस्टिवल या फिर कुछ ऐसी तरह की कोई चीज हो। सुनने के बाद जो मास्टर ऑफ ट्रेन शॉप होता है वो कहता है वो इस बार पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। सुन के जो पैलेस मास्टर वे योंग होता है के अंदर मुंडी हिला देता है। इसलिए गाइस देखा जाए तो ये दोनों के दोनों काफी अच्छे खासे दोस्त है डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर भी। अगर दूसरी तरफ देखा जाए ये जो श्रेन शॉप का मालिक है यानी कि मास्टर ऑफ श्रेन शॉप ने भले ही श्रेन शॉप को स्टेबलाइज किया हो, ये बंदा जितना ज्यादा अच्छा दिखता है बाहर से उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। गोस्ट डीमन डाउ को कल्टीवेट करता है। ये पूरी तरीके से डार्कनेस एंड ब्रूटैलिटी से भरा पड़ा है। मास्टर ऑफ श्रेन शॉप होता है वो कहता है फैंग ये बंदा पता नहीं क्यों इसकी वजह से जो मेरा गोस्ट डीमन हार्ट है उसके अंदर एक अलग सा डर बैठा हुआ है कि इस बंदे के अंदर ऐसा क्या है इसकी वजह से जो मेरा दिल है उसके अंदर मुझे इससे थोड़ा सा डर लग रहा है। ये जो बंदा था ये काफी लंबे टाइम से कल्टीवेट कर रहा था। इतना लंबे टाइम कल्टीवेट करने के बाद भी इस बंदे ने अपने गोस्ट डोमेन डाउ को बस अर्ली स्टेज गॉड एम्पर लेवल के ऊपर पहुंचा पाया था। ये पाथ ऑफ फ्यूजन के ऊपर तभी जाने वाला था जब इसके दोनों के दोनों जो डाउज है वो लेट स्टेज गॉड एम्पर लेवल के ऊपर पहुंच जाएंगे। उस स्टेज के ऊपर जाने के बाद जो फ्यूजन है वो और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। 2 अलग अलग डाउस को कॉम्प्रेहेंड करके उन्हें आपस में फ्यूज करके सेमी यूनियन लेवल के ऊपर पहुंचना लिटरली काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर आप इस तरीके से सेमी यूनियन लेवल के ऊपर पहुंचते हो काफी ज्यादा चांसेस है कि आप इस केज के थ्रू ब्रेक थ्रू कर सकते हो। रही बात लू फैंग की, तो ये जो बंदा था ये लू फैंग से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था, कि ये लू फैंग का दोस्त बनना चाहता था। बस लू फैंग के साथ एक मतलब ठीक ठीक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहता था। युलान सिटी का कोर एरिया का सीन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा न्यू रेसिडेंस हम लोग को देखने के लिए मिल सकता था। ये लू फैंग का नया घर था। इस नए घर के अंदर लू फैंग एम्पर क्वीन, एम्पर मिंग एंड एम्पर फू को लेके आता है। कहता है ये अब से हमारा नया घर रहेगा। फैंग कहता है कि यहाँ का जो एनर्जी सप्लाई है वो लिटरली काफी ज्यादा इमेंस है। तो एम्पर क्वीन जैसे यहाँ पे आते हैं उन्हें डेफिनेटली यहाँ का एनर्जी सप्लाई काफी ज्यादा अच्छे से फील हो रहा था। इतना ज्यादा थिक था कि वो आसपास के एयर को कंडेंस मिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहा था। इवन सेमी यूनियन लेवल के कल्टीवेटर के लिए भी काफी था। इस जगह को देख के जो एम्पर फू होता है वो भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। एंड वो कहता है मैं कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे युलान सिटी के इस कोर एरिया के अंदर कभी रहने का मौका मिलेगा। जो एम्पर मिंग थे वो भी काफी सरप्राइज थे। फिर वो एक लंबी सांस लेता है। उन्हें फील होता है कि वो शायद से सोने का चम्मच लेके पैदा हुए थे क्योंकि उन्हें इस जगह पे रहने का मौका मिल रहा है। पर जो एम्पर फू होता है वो लू फैंग से कहता है इससे यहाँ का रेंट कितना होगा। लू फैंग होता है वो कहता है 5000 यूनियन क्रिस्टल पर सेंचुरी। चीज बोलते हुए इवन जो लू फैंग के लफ्ज थे वो भी थोड़े से कांप गए थे। लू फैंग के पास कोई भी चॉइस नहीं थी, छोटे मोटे एरिया के अंदर नहीं रह सकता था। 10,000 सेंचुरीज के लिए जो लू फैंग था उसने कुल मिला 50 मिलियन यूनियन क्रिस्टल्स को पे किया था। ये लोग आपस में बात कर ही रहे थे तभी इन लोगों को सडनली एक दूसरा ऑरा महसूस होता है। जो एम्पर फू होता है वो दरवाजे पे जाता है एंड उन्हें एक फिगर देखने के लिए मिलता है काफी ज्यादा पावरफुल था। एम्पर फू से काफी ज्यादा पावरफुल था। ये जो फिगर होता है वो एम्पर फू की तरफ देखते हुए कहता है मेरे छोटे भाई तू कैसा है। बाद ये लू फैंग की तरफ देखता है एंड कहता है एक्चुअली यहाँ पे अपने मास्टर के ऑर्डर के ऊपर आया हो। जो मास्टर है वो पर्सनली तुमसे कल मिलने के लिए आएंगे। इसी के अलावा लू फैंग को और भी काफी सारे इन्विटेशन आए थे। कुल मिला के लू फैंग को 12 इन्विटेशन आए थे। इन्हीं 12 इन्विटेशन के अंदर लू फैंग को कंपनसेशन भी मिला था जो कि एल्डर टियानी की तरफ से था। ये पूरा का पूरा 100 मिलियन यूनियन क्रिस्टल था। जब लू फैंग को ये गिफ्ट मिला था तो लू फैंग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। जो एल्डर टियानी है वो एक काफी पावरफुल एक्सपर्ट है सोर्स वर्ड से। कुल मिला के लू फैंग उस बंदी के लिए कोई भी थ्रेट नहीं है। वो जो बंदा है वो लू फैंग को इस तरीके से गिफ्ट देके क्यों कंपनसेट कर रहा है, लेकिन क्योंकि फिर भी लू फैंग को ये बंदा गिफ्ट दे चुका है तो लू फैंग भी हेजिटेट नहीं करता लेने के लिए। हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फैंग होता है वो अपने कोर्टयार्ड के अंदर बैठा होता है। उसके सामने कुल मिला के 12 इन्विटेशन थे। 12 इन्विटेशन के अंदर से बस एक के ऊपर लू फैंग की नजर जाती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्विटेशन था कि पैलेस मास्टर युआंग जियांग की तरफ से आया था।
फेंग को थोड़ा सा अजीब लगता है कि 3 ग्रेट पैलेस मास्टर्स के अंदर से बस जो पैलेस मास्टर युआन जुआंग है उन्होंने बस लू फेंग को इन्वाइट किया है। हालांकि जो कुछ भी लू फेंग के साथ हो रहा था ये सारी की सारी चीजें इंटेलिजेंस के थ्रू मैच नहीं कर रही थी। लू फेंग के इंटेलिजेंस के हिसाब से जो 3 पैलेस मास्टर थे उनके अंदर से जो पैलेस मास्टर गाय था कुल मिला के आर्टिफैक्ट्स को रिफाइन करने में फोकस करता है। उसके आसपास ज्यादा एल्डर्स भी नहीं होते एंड ये बंदा थोड़ा सा अकेला रहना ही पसंद करता है। लू फेंग को इस बंदे से वैसे भी कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। जो रियर चीज लू फेंग के साथ हुई थी वो ये थी पैलेस मास्टर वे यांग ने लू फेंग को इन्वाइट नहीं किया। पैलेस मास्टर वे यांग थे हर एक नए एल्डर को रिक्रूट करते हैं, डेफिनेटली वो मिलने के लिए भी जाता है। इसी बंदी का सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होता है सारे के सारे एल्डर्स के साथ। जो लू फेंग था उसे वे यांग इतना कुछ खास पसंद नहीं था। जो वे यांग था वो श्रेन शॉप का लीडर था। जो श्रेन शॉप थी के अंदर चोरी चकारियां और ये सारा का सारा काम होता है। डेफिनेटली इन सब चीजों के लिए जो बैकिंग है वो पैलेस मास्टर वे यांग ही देते होंगे। इस बार जो लू फेंग को इन्विटेशन भेजा था वो था पैलेस मास्टर युआन जुआंग ने। जो युआन जुआंग है वो ज्यादातर लोगों से मिलता ही नहीं है, उसने लू फेंग को इन्वाइट किया। जिसके बारे में सोच के लू फेंग थोड़ा सा एक्साइटेड था। ये जो बंदा है पैलेस मास्टर युआन जुआंग ने युलान सिटी को एस्प्लाइज किया है क्योंकि ये बंदा युलान सिटी का फाउंडर है। सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट एस्टेट है पूरी की पूरी सिटी के अंदर सबसे बड़ा वाला घर वो इसी बंदे का है। बाद में जो पैलेस मास्टर ये यांग था उसने काफी सारे अलग अलग मल्टीपल एस्टेट्स खरीदे। उन सारे के सारे मल्टीपल एस्टेट्स को उसने एक के अंदर मर्ज कर दिया। इसकी वजह से उसका जो पैलेस है इवन पैलेस मास्टर युआन जुआंग से भी ज्यादा बड़ा हो गया। अगले दिन हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लू फेंग होता है पैलेस मास्टर युआन जुआंग के एस्टेट के गेट के बाहर खड़ा होता है। वहाँ पे एक पतला सा बंदा लू फेंग को ग्रीट करते हुए दरवाजा खोलता है, कहता है कि पैलेस मास्टर युआन जुआंग हमारा इंतजार कर रहा है। ये जो बंदा था इस बंदे का नाम था जनरल डी सैन। लू फेंग इस बंदे की तरफ देखते हुए स्माइल कर देता है। पैलेस मास्टर युआन जुआन है उसके पास कुल मिला के 3 पपेट जनरल्स है जो उसके कमांड के अंदर रहता है। एक पपेट के पास लगभग परफेक्ट स्टेज गॉड एम्पर जितनी स्ट्रेंथ है एट लो लेवल हुनियान लाइफ फॉर्म। कुल मिला के जो 3 पपेट्स है जिन्हें युलान सिटी के अंदर रैंक किया जाए तो टॉप 50 के अंदर आते हैं। जिसको देख के जो लू फेंग होता है वो मनी मन सोचता है बंदा युलान सिटी का फाउंडर है, इस बंदे से यही चीज एक्सपेक्ट की जा सकती है। इस बंदे के जो सर्वेंट है उसके पास भी इतना फॉर्मिडेबल स्ट्रेंथ है। एशियन कॉन्टिनेंट के ऊपर वो जो 2 एशियन कंट्रीज के बुड्ढे हैं के बैकग्राउंड से भी ज्यादा सुपीरियर बैकग्राउंड इस बुड्ढे का है। थोड़ा टाइम चलने के बाद जो लू फेंग होता है गार्डन के अंदर पहुंचता है जहाँ पे उसे एक फिगर देखने के लिए मिलता है जो की क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था। ये बंदा और कोई नहीं पैलेस मास्टर ही था। लू फेंग की तरफ स्माइल करते हुए देखता है एंड कहता है अंदर आ सकते हो, आ जाओ बैठ जाओ। और जो लू फेंग था उसने पहले ही इस बंदे के बारे में थोड़ी बहुत इंटेलिजेंस वगैरह पढ़ ली थी। ये फर्स्ट टाइम था जब लू फेंग पैलेस मास्टर युआन जुआंग को इन पर्सन मिल रहा था। बुड्ढा था, ये दिखने में इतना ज्यादा सुंदर नहीं था। स्टिल ये जो बंदा था इस बंदे के अंदर से ऐसा ऑरा निकल रहा था। ऑरा को फील करते हुए लू फेंग को ऐसा फील हो रहा था जैसे कि लू फेंग इस बंदे को चेरिश करे। एक तरीके से लू फेंग को इस बंदे को फॉलो करने का मन कर रहा था। जब लू फेंग पैलेस मास्टर जुआंग जियांग को थोड़ा सा करीब से देखता है फील होता है कि इस पैलेस मास्टर का जो ऑरा है वो लिटरली काफी ज्यादा कमजोर है। लू फेंग को तो ऐसा फील भी हो रहा था पैलेस मास्टर युआन जुआंग है काफी ज्यादा एग्जॉस्ट सा नजर आ रहा है। इस लू फेंग को थोड़ी सी अजीब लगती है। इस लेवल के कल्टीवेशन के ऊपर पहुंचने के बाद भी ये जो बंदा है इतना ज्यादा फटीगनेस के साइन दिखा रहा है कि इतना ज्यादा थका थका दिख रहा है। इवन ये भी फील कर सकता था कि जो पैलेस मास्टर युआन जुआंग की लाइफ फोर्स है काफी स्ट्रगल कर रही है अपने आप को सस्टेन करने के लिए। पैलेस मास्टर युआन जुआन लू फेंग की तरफ दिखता है कहता है एक पुरानी बीमारी है। उसके बाद वो लू फेंग को कुछ ड्रिंक सर्व करता है। कहता है ये थोड़ी सी पुरानी बात है, जब मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर हंटिंग के लिए गया था लो लेवल हुनियान लाइफ फॉर्म्स को हंट करने के लिए, वो एक सुपर लिमिट लेवल का हुनियान लाइफ फॉर्म निकला। अनएक्सपेक्टेडली उसने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया लेवल के लाइफ फॉर्म के अंदर। एक हाई लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म को फेस करना भी इतना क्लोज रेंज के अंदर लिटरली मेरे लिए काफी ज्यादा था एंड उसी के कारण आज मेरी ये हालत हो गई है। पैलेस मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है इस पोल्यूशन को हटाने के लिए कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। पैलेस मास्टर युआन जुआंग कहता है कि अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स ऑफ डार्क सीक्रेट रिलम एक ही तरीका है, इस बंदे को ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा एंड केज के बाहर निकलना पड़ेगा। उसकी जो मेंटल व्हील है उसके अंदर से सारा का सारा पोल्यूशन निकल पाएगा। अगर कोई भी हाई लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म के सामने आ गया उसका डेफिनेटली यही हशन होगा। ये जो बंदा है क्योंकि इसके काफी सारे अवतार थे, एक सोर्स वर्ल्ड का पावर हाउस है, जैसे तैसे करके अपनी जान को बचा पाया। उसकी जो मेंटल व्हील है वो पूरी तरीके से पल्यूट हो चुकी है। मास्टर युआन कहता है उस दिन के बाद से ये जो बंदा है ये बस अपनी मेंटल व्हील के पोल्यूशन को ही सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ये बंदा काफी ज्यादा बोर हो चुका है, इसलिए इसने 9 रिवर सीक्रेट रिलम के अंदर इस सिटी को एस्प्लाइज किया। लू फेंग ये सुनता है तो वो थोड़ा सा शॉक होता है कि वन एक सिटी को एस्प्लाइज करना भी इतना ज्यादा आसान नहीं है। अगर पैलेस मास्टर ये कर पाया तो डेफिनेटली जिस टाइम ये बंदा पल्यूट हुआ होगा उस टाइम भी ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल होगा, इस बंदे के पास काफी ज्यादा पैसा होगा। इवन पल्यूट होने के बाद भी इस वक्त भी ये जो बंदा है इस बंदे की जो स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली पैलेस मास्टर वे यांग से काफी ज्यादा है। एक ही रीजन है कि ये सेकंड नंबर पे आता है पूरी सिटी के अंदर, वो है इसका माइंड पोल्यूशन। अपने माइंड की क्लैरिटी को मेंटेन नहीं कर पाता। ये रीजन है कि ये जो बंदा है ये ज्यादा एक्शन नहीं लेता, शांति से बैठ के बस अपना कल्टीवेशन करता है। पैलेस मास्टर युआन जुआंग की तरफ देखते हुए कहता है मैंने सुना है कि पैलेस मास्टर युआन जुआंग फिर रेयरली किसी गॉड एम्पर को इन्वाइट करता है, तो आपने मुझे क्यों इन्वाइट किया? मास्टर युआन जुआंग लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है क्योंकि तुम काफी ज्यादा अलग हो, तुमने एल्डर टियानी को हरा दिया। मैंने जब तुम्हारे बारे में इन्वाइट किया तो मुझे काफी कुछ पता चला। एक्चुअली तुम्हारे ओरिजिन कंट्री के उन 2 गॉड एम्पर से कांटेक्ट किया, यानी कि 2 एंसेस्टर से। मास्टर कहता है जो मेरी स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है, लेकिन स्टिल मेरे पास कुछ कनेक्शंस है, मैं किसी तरीके से उनसे मिल पाया। के बाद उन्होंने तुम्हारे बारे में सारी की सारी स्टोरी बताई। इस तरीके से तुमने इटर्नल ट्रू गॉड से अर्ली स्टेज गॉड एम्पर के ऊपर अपना ब्रेक थ्रू किया। बस 1000 एरास के अंदर तुम अर्ली स्टेज गॉड एम्पर से लेट स्टेज गॉड एम्पर के ऊपर ब्रेक थ्रू किया। बस 1000 एरास के अंदर कहा जाए तो तुम मेरे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जब तुम्हारे
एज के अंदर था तो मैं इतना तो स्ट्रॉन्ग नहीं था। थोड़ा सा शॉक हो जाता है, भरोसा नहीं हो रहा था कि सामने वाले बंदे को उसके बारे में पूरी की पूरी जन्म कुंडली बताया। अभी जो पैलेस मास्टर युआन जुआंग होता है वो कहता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। डॉट इस मोमेंट के ऊपर मेरा खुद का सर्वाइव करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। अगर मैं इस केज के बाहर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया तो मैं अपनी जान भी नहीं बचा पाऊंगा। जो डिफिकल्टी है बहुत ज्यादा बड़ी है। मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी के अंदर भी इस चीज को सरपास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं एक चीज अच्छी से जानता हूँ, जो युलान सिटी ये मेरी सिटी है एंड मैंने इसे अपने हाथों से बनाया। मैं अभी फील कर पा रहा हूँ कि काफी सारे लो लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म्स जो फैक्शंस है वो धीरे धीरे करके इस सिटी को पल्यूट कर रहा है। डर है कि एक दिन ये जो युलान सिटी है ये जरूर पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी। जब ये होगा तो हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ जितने भी कल्टिवेटर्स है सारे के सारे मारे जाएंगे। वैंग बस आके अंदर मुंडी ला देता है। उसके बाद पैलेस मास्टर कहता है मैं वू यांग के नेचर के बारे में भी काफी अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो बंदा वो काफी ज्यादा सेल्फिश है। बंदा युलान सिटी के अंदर एक पर्पस से आया था, उसे बस रिसोर्सेज चाहिए थे काफी ज्यादा मास अमाउंट के अंदर। फ्यूचर के अंदर कभी भी कोई भी दिक्कत आई ये बंदा काफी ज्यादा मतलबी है, ये बस अपने बारे में सोचेगा। लेकिन ये जो सिटी है ये मेरे द्वारा बनाई गई है। इस सिटी के अंदर जितने भी हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ कल्टिवेटर है कहीं ना कहीं उन सभी लोगों की काफी ज्यादा फिक्र करता हूँ। मैं उन लोगों को इस तरीके से मरते हुए नहीं देख सकता। एंड यही रीजन है कि मैंने आज तुम्हें यहाँ पे इनवाइट किया है। तुम्हारा जो टैलेंट है वो डेफिनेटली वियांग से काफी ज्यादा अलग है। अगर तुम्हें सफिशिएंट टाइम दिया जाए ग्रो करने के लिए तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो हम तीनों को आराम से सप्रेस कर जाएगी। दिन तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो उस लेवल के ऊपर पहुंच जाएगी जिन मैं इस सिटी की जो हाईएस्ट अथॉरिटी है सिटी फाउंडर की वो तुम्हें सौंप दूंगा। इस सुन के जो लू फैंग होता है वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। बाद जो पैलेस मास्टर होता है वो कहता है सिटी के सारे रूल्स को मैंने बनाया। तो जो पैलेस मास्टर वियांग है मैंने पैलेस मास्टर इसलिए बना के रखा है कि मुझे उसकी जरूरत है। मुझे उसे काफी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, बट जब टाइम आएगा तो मैं उसके बेनिफिट्स को रिड्यूस भी कर सकता हूँ। उस दिन के लिए तुम्हें उतना ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा। इस बंदे की पोजीशन लेनी होगी। वो होने के लिए तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली वे यांग एंड गाय इन दोनों से ज्यादा होनी चाहिए। फैंग कहता है कि उन दोनों को सरपास करने के लिए लू फैंग को कितना ज्यादा पावरफुल होना पड़ेगा। पैलेस मास्टर कहता है कि वो दोनों के दोनों सेमी हुनियान लेवल के ऊपर है। साथ ही साथ जो उनका एक्युमुलेशन है वो भी काफी ज्यादा डीप है एंड उनके पास काफी सारे ट्रेजर्स है। और तुम्हें उन्हें कम्प्लीटली सरपास करना है। तुम्हें दो पाथ्स को साइमल्टेनियसली कल्टिवेट करना पड़ेगा। साथ ही साथ उन दो पाथ्स के ऊपर सेमी हुनियान लेवल के ऊपर पहुंचना पड़ेगा। मैं सिटी फाउंडर की अथॉरिटी तुम्हारे ऊपर ट्रांसफर करूंगा। सुन के जो लू फैंग होता है तो थोड़ा शॉक होता है। दो डाउस को सेमी हुनियान लेवल के ऊपर कॉम्प्रेहेंड करना काफी ज्यादा दूर की बात है। तो जो लू फैंग है उसका जो ग्रेट डाउ ऑफ लाइफ एंड ग्रेट डाउ ऑफ डिस्ट्रक्शन है बस मिड स्टेज गॉड एम्पर के ऊपर है। वही उसका जो ग्रेट डाउ ऑफ लाइफ एंड डेथ है बस अर्ली स्टेज गॉड एम्पर के ऊपर है। कहता है कि वो अभी काफी ज्यादा कमजोर है। वही जो पैलेस मास्टर होता है वो कहता है लेकिन तुम ज्यादा लंबे टाइम तक कमजोर नहीं रहने वाले। तुम जैसे काफी सारे प्रोडेजीज को देखा है डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर। मुझे भरोसा है कि अगले 10,000 एरास के अंदर तुम डेफिनेटली उस लेवल के ऊपर पहुंच जाओगे। पैलेस मास्टर युआन जुआंग अपने पीक के अंदर था। डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर इस बंदे का काफी ज्यादा दबदबा था। वहाँ पे इस बंदे की काफी सारे इमेंस अथॉरिटी थी। इस चीज से अंदाजा लगा सकते हो कि जो दो एंसिस्टर्स है एशियन कंट्रीज के भी लो लेवल के फिगर्स है डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर। तो जो पैलेस मास्टर युआन जुआंग है ऑलरेडी एक ऑथराइज्ड पर्सन है तो वो डेफिनेटली टॉप के ऊपर होगा। मन ही मन सोचता है कि जो पैलेस मास्टर है उन्हें लिटरली मेरे ऊपर भरोसा है। जो पैलेस मास्टर युआन जुआंग होता है वो अपने हाथों को फ्लिप करता है। वो लू फैंग को एक स्पेशल रिंग देता है। वो कहता है ये एक छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से फर्स्ट मीटिंग के लिए। जैसे जो लू फैंग होता है वो स्पेशल रिंग के अंदर देखता है तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। ये स्पेशल रिंग के अंदर कम से कम बड़े बड़े पहाड़ थे हुनियान क्रिस्टल्स के अंदर। छोटे छोटे क्रिस्टल नहीं थे बल्कि बड़े बड़े पत्थर थे हुनियान क्रिस्टल थे। इनकी जो कीमत थी वो लगभग बिलियन हुनियान क्रिस्टल्स के आसपास थी। बिलियन का मतलब है 50 लाख। इस मास्टर युआन जुआंग कहता है बस एक छोटा सा टोकन है ज्यादा कुछ नहीं। बाद में जो लू फैंग होता है वो थोड़ा सा हेजिटेट करता है लेकिन एट द एंड वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। जानता था कि इस तरीके का जो गिफ्ट है वो काफी ज्यादा ग्रेट वेट कैरी करता है। फैंग अगर इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता है तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सा एहसान हो जाएगा। इस वक्त उसे ये एहसान वर्थ इट लग रहा था। इस सिचुएशन के अंदर जो 5 बिलियन हुनियान क्रिस्टल है लू फैंग के लिए एक काफी ज्यादा इनवैल्यूएबल रिसोर्स है। ये चीज देख के जो पैलेस मास्टर युआन जुआन होता है वो भी स्माइल कर देता है। तो कहता है फिलहाल के लिए तुम बस अपनी कल्टिवेशन के ऊपर फोकस करो, बाकी सब सिटी अफेयर्स के अंदर तुम्हें पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो लू फैंग होता है वो पैलेस मास्टर को थैंक यू कह देता है एंड फिर यहाँ से चला जाता है। पैलेस मास्टर होता है वो लू फैंग को इस तरीके से जाते हुए देखते रहता है। लू फैंग यहाँ से चले जाता है तो पैलेस मास्टर युआन जुआन के जो एक्सप्रेशन होता है वो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कहता है मनी मन ये मेरे अंदर का जो पोल्यूशन है वो कंटिन्यूसली डे बाय डे और ज्यादा डीपर होते जा रहा है। मैं खुद नहीं जानता कि मैं किस वक्त कोलैप्स हो जाऊंगा, कॉन्शियसनेस किस वक्त पूरी तरीके से इरेज हो जाएगी। मेरे मरने से पहले मुझे जरूर कुछ ना कुछ करना है उन हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ कल्टिवेटर्स के लिए जो कि यहाँ पे है। सिटी के अंदर इतने ज्यादा लंबे टाइम से रहने के बाद इस बंदे की कहीं ना कहीं सेंटीमेंट जुड़ गए थे युलान सिटी से। ये बंदा जानता था कि ये जो सिटी है ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिकने वाली। लू फैंग के अंदर ये बंदा होप देखता है। ये बंदा लू फैंग के बैकग्राउंड के बारे में भी काफी तरीके से जानता था। ये लू फैंग बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है, काफी प्योर हार्ट का बंदा है। अभी जो पैलेस मास्टर युआन जुआन होता है उसे एक न्यूज रिसीव होती है आउटर सिटी के अंदर जो क्लाउड 9 डिस्ट्रिक्ट है उसके मेंशन नंबर 331297 अंदर एक कल्टिवेटर था जिसका नाम गॉड एम्पर कुफांग था। शायद से
असैसिनेट कर दिया गया है। अभी जो पैलेस मास्टर युआन जुआंग होता है वो कहता है गॉड एम्परर जू फैंग की सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जाए। कब कब कहा गया था। पैलेस मास्टर युआन जुआंग था वो काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा था। इसलिए गाइस ये जो लो लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म्स होता है सभी के अंदर अलग अलग तरीके की इनेट एबिलिटीज होती है। इनेट एबिलिटीज यानी कि पैदाइशी काफी ज्यादा टैलेंटेड होता है, उसके पास अलग अलग तरीके की एबिलिटीज होती है। मैटर पैलेस मास्टर युआन जुआन कितनी ज्यादा कोशिश क्यों ना कर ले, ये पूरी तरीके से कम्प्लीटली लोगों को नहीं रोक सकते सिटी के अंदर आने से। लाइफ फॉर्म बाहर आके उधम मचा रहा है। इस बंदे को कोई भी डर नहीं था, लेकिन इस बंदे को डर उन लोगों से था जो लाइफ फॉर्म अभी भी सिटी के अंदर पूरी तरीके से छुपे हुए हैं। वो सही मौके का इंतजार कर रहा है एक्शन लेने के लिए। जानता था कि जब ये सारे के सारे जो हुनियान लाइफ फॉर्म्स है ये एक साथ अटैक करेंगे, एक साथ एक्ट करेंगे, युलान सिटी के लिए भी एक डिजास्टर होगा। गाइस अंदर ही अंदर युलान सिटी के अंदर भी काफी सारे जासूस है। जासूस का मतलब है काफी सारे हुनियान लाइफ फॉर्म की युलान सिटी को खोखला करने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए पैलेस मास्टर युआन जुआन चाहते थे कि इससे पहले कि ये जो छुपे हुए लोग हैं लोग कुछ करें, इनसे पहले उनको एक बैकअप चाहिए था। उन्होंने लू फैंग के अंदर होप नजर आ रही थी। इसी के बाद जो लू फैंग होता है वो मुड़ता है एंड यहाँ से निकल जाता है। जो लू फैंग होता है वो इस वक्त मनी मन सोच रहा था कि उसने पैलेस मास्टर युआन जुआंग का ये गिफ्ट एक्सेप्ट किया है। इसका एक ही मतलब होता है कि उसने उनका फेवर एक्सेप्ट किया है। कहीं ना कहीं लू फैंग के मन के अंदर पैलेस मास्टर युआन जुआंग की एक अच्छी साइड ही थी, इसलिए उसको इन सब चीजों से कोई भी इशू नहीं था। फिलहाल के लिए जो लू फैंग था वो ये सोच रहा था कि जो पैलेस मास्टर है वो सोचता है कि जो लू फैंग है वो 10,000 एराज के अंदर अंदर उस लेवल के ऊपर पहुंच जाएगा। वो पूरा का पूरा युलान सिटी लू फैंग को सौंप देंगे। चीज सोच के लू फैंग मनी मन सोचता है मे बी वो उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है। हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है उसकी केव के अंदर, जहाँ पे लू फैंग को कुल मिला के 12 इन्विटेशन मिले थे। 12 में से एक कोई लू फैंग ने पर्सनली अटेंड किया था जो कि थे पैलेस मास्टर युआन जुआंग। क्योंकि जो 11 इन्विटेशन थे के बाद एक एल्डर खुद व खुद लू फैंग से मिलने के लिए आ गए। यहाँ पे डिप्टी मास्टर जाओ जियो नाम का भी एक बंदा आता है, का लू फैंग काफी अच्छी तरीके से स्वागत करता है। उसी के बाद ये जो एल्डर होता है ये अपनी कहानी सुनाने लग जाता है। वो क्विन बाओ हॉल से बिलोंग करता है। उसे पर्सनली ब्रदर क्विन बाओ ने बुलाया था इस हॉल के अंदर। बात को ऑलरेडी 100 ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर बीत चुके हैं। कुछ टाइम पहले तक जो क्विन बाओ हॉल था वो ऑलरेडी काफी ज्यादा वेल नोन मर्चेंट हाउस था पूरी की पूरी युलान सिटी के अंदर। भी किसी वेपन या फिर ट्रेजर की बात आती थी तो जो क्विन बाओ हॉल था वो टॉप 3 के अंदर आता था पूरी की पूरी युलान सिटी के अंदर। अगर रियलिटी के अंदर देखा जाए तो जैसे तैसे करके क्विन बाओ हॉल ने अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखी थी टॉप 3 के अंदर। इसके बाद वो बताता है कि जो कोर पावर हाउस है क्विन बाओ हॉल का वो है मास्टर क्राफ्टमैन मास्टर क्विन बाओ। ये पूरी तरीके से वेपन रिफाइनिंग के अंदर लगे रहते हैं। उन्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस अफेयर्स के अंदर, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों के लिए डिप्टी मास्टर जाओ रिस्पॉन्सिबल है, जैसे की सेल्स परचेजेस एंड बाकी की चीजें। मिला के यही दोनों एल्डर लेवल के फिगर्स है जो कि पूरी की पूरी क्विम्बा हॉल को मैनेज करता है। जो क्विम्बा हॉल है उसके अंदर काफी सारे रेयर ट्रेजर्स है। वो ट्रेजर्स कोई बेचते तो डेफिनेटली वहाँ पे काफी सारे ट्रेजर्स होंगे। अगर वहाँ पे एक बार भी चोरी हुई तो चोर के हाथों में एकदम सोने की लंका लग जाएगी। इसी तरीके का जो इंसिडेंट है वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो भी हुआ था, जहाँ पे एक सिंगल चोरी के अंदर लगभग 1 बिलियन हुनियान क्रिस्टल्स की चोरी हो गई थी। इस इंसिडेंट के कारण हम लोग को बहुत बड़ा धक्का लगा था। उस चीज से आज तक हम उभर नहीं पाए। छोटी मोटी चोरियां होती रहती है एंड ये सारी चोरियां हमारी नजर में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो रियल प्लंडरिंग है युलान सिटी के मेजर बिजनेसेस को टारगेट करती है। मैं एंड क्विम्बाओ दोनों के दोनों एल्डर लेवल के फिगर्स है। हमारे पास काफी सारी प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन है इस जगह के ऊपर। के बाद भी स्टिल यहाँ पे चोरियां होती है। हम कभी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि उसके पीछे का मेन कल्प्रिट कौन है। का बस एक ही मतलब है, जो भी लूटने वाला बंदा है वो टॉप 20 पावर हाउसेस के अंदर आता है सिटी के। यही रीजन है कि यहाँ पे हम आपको इन्वाइट करने के लिए आए हैं। इजिली एलिड टियानी को डिफीट कर दिया था। कि मतलब जो आपकी स्ट्रेंथ है वो डेफिनेटली टॉप 50 लोगों के अंदर होगी। आप डेफिनेटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एक बार अगर तुम हम लोग को ज्वाइन कर लेते हो तो उसके बाद हम तीनों की पावर के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमें और लूट पाएगा। वो एल्डर कहता है कि अगर एक बार तुम क्विम्बा हॉल को ज्वाइन कर लेते हो तुम्हें भी वही सेम स्टेटस दिया जाएगा जो कि डिप्टी मास्टर और मुझे दिया गया है। एडिशनली हम तुम्हें 10,000 हुनियान क्रिस्टल पर सेंचुरी देने के लिए भी तैयार है। लगभग टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सेंचुरी के बाद तुम्हारे पास 100 ऑफ मिलियन ऑफ हुनियान क्रिस्टल होंगे। अगर ये रकम देखी जाए तो ये एक ठीक रकम है किसी भी एल्डर लेवल के फिगर के लिए। इस काम के अंदर लू फेंग को कोई भी काम नहीं करना, उसे बस गार्ड करना है, यानी कि उसे बस रुके रहना है। अगर कभी कोई दिक्कत आई तभी उसको उंगली करने जाना है। इसके बाद वो बंदा कहता है ऑफ कोर्स हम तुम्हें एक ज्वाइनिंग बोनस भी देंगे। ज्वाइनिंग बोनस के नाम पे 200 मिलियन हुनियान क्रिस्टल मिलेंगे। फिलहाल के लिए हमारी कंडीशन थोड़ी सी बेकार है। हम तुम्हें ये जो 200 मिलियन हुनियान क्रिस्टल्स है ये 2 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर देंगे। एक इंस्टॉलमेंट जैसे तुम ज्वाइन कर लोगे और दूसरा इंस्टॉलमेंट लगभग 1000 सेंचुरी के बाद। चीज सुनने के बाद जो लू फेंग होता है उसके एक्सप्रेशन थोड़ी सी चेंज हो जाते हैं। लू फेंग कहता है कि उसके लिए ये जो अमाउंट है ये थोड़ी सी कम है क्योंकि उसे बाकी जगहों से और भी बेटर ऑफर आया। अभी वो बंदा कहता है लू फेंग आप सोर्स वर्ल्ड से बिलोंग करते हो एंड आपके पास काफी सारे अवतार्स है, आप इजीली मल्टीपल फैक्शंस को ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारे फैक्शन के अलावा किसी और फैक्शन को भी ज्वाइन करते हो इस तरीके से आप मल्टीपल ऑफर्स को भी एक्सेप्ट कर सकते हो। इसके बाद वो एल्डर कहता है कि क्विम्बा हॉल जो है उसे बैकिंग जो प्रोवाइड करने वाला है वो और कोई नहीं पैलेस मास्टर वे यांग है, क्योंकि हो सकता है कि फ्यूचर का रूलर हो। अगर तुम क्विम्बा हॉल को ज्वाइन करते हो तो एक तरीके से तुम पैलेस मास्टर वे यांग के साइड में रहोगे।
कहता है डिप्टी मास्टर जाओ, मैं आपके ऑफर को समझ सकता हूँ, लेकिन समझिए मैं इस ऑफर का भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करूंगा। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो उठ के खड़ा हो जाता है। ये चीज देख के जो जाओ होता है वो लू फेंग को और ज्यादा उंगली नहीं कर पाता। इसके बाद वो यहाँ से चले जाता है। हम लोगों को कोने में एम्पर क्वीन देखने के लिए मिलता है। ये सारा का सारा पुरुष देख रहे थे, हंसते हुए आगे आते हैं एंड कहता है लू फेंग आप तो काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुके हो, इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस को तो आप ऐसे ठुकरा रहे हो। पिछले कुछ दिनों के अंदर काफी सारे ऑलरेडी एल्डर लेवल के फिगर्स आपको विजिट करके गए। फेंग एम्पर क्वीन से कहता है कि उसे कुल मिला के 11 फैक्शन से इन्विटेशन आया। वो उनकी मदद मांगता है एंड कहता है क्या आप मुझे इनमें से कोई एक फैक्शन चूज करके बता सकते हो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा होगा। इसके बाद जो एम्पर क्वीन होता है वो उन सारे के सारे इन्विटेशंस की तरफ नजर डालते हैं। नजर डालने के बाद जो एम्पर क्वीन होता है वो लू फेंग से पूछता है कि तुम अभी कितने फैक्शंस को एक साथ ज्वाइन करने वाले हो। लू फेंग कहता है कि उसे बस एक ही फैक्शन को ज्वाइन करना है। प्रूविंग कहता है जब तुम्हारे पास ऑलरेडी इतने सारे अवतार है तो तुम इस चीज का एडवांटेज क्यों नहीं लेते, तुम आराम से काफी ज्यादा पैसा छाप सकते हो। भी अगर तुम्हारी जगह पे मैं होता तो मैं डेफिनेटली सभी लोगों को चूज करता। लू कहता है कि मेरे लिए एक काफी होगा, एक तो मैं किसी न्यूट्रल फैक्शन को चूज करूंगा या फिर मैं पैलेस मास्टर युआन जियांग के साइड जाऊंगा। प्रूविंग कहता है फिलहाल के लिए जो पैलेस मास्टर युआन जियांग का फैक्शन है वो काफी ज्यादा वीक पोजीशन के अंदर है। बाकी के जितने भी 11 फैक्शन है उनके अंदर से जो 4 है वो न्यूट्रल पोजीशन के ऊपर है, जो 2 है वो पैलेस मास्टर युआन जियांग को सपोर्ट करता है। इसके लिए देखा जाए तो तुम्हारे लिए जो सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है वो है डान लाओ। डान लाओ टावर है, उसके अंदर का जो चैंग ट्विंग है उसकी काफी अच्छी खासी रेपुटेशन है, लेकिन अगर तुम डान लाओ को चूज करते हो तो ये काफी ज्यादा दिक्कतों के साथ आएगा। जो डान लाओ फैक्शन है उसकी काफी ज्यादा गंदी वाली दुश्मनी है इंसेक्ट नेक्स्ट के साथ। अगर तुम ज्वाइन करते हो भले ही वहाँ पे वो लोग तुम्हें काफी ज्यादा बेनिफिट्स ऑफर कर रहे होंगे, लेकिन वहाँ पे तुम्हें उतना ही काम भी करना पड़ेगा, यानी कि कॉन्स्टेंटली इंसेक्ट नेक्स्ट उंगली करता रहेगा एंड लू फेंग को उनकी उंगली को पकड़ने के लिए जाना पड़ेगा। लू फेंग को इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं थी, इसलिए वो कहता है क्योंकि डान लाओ मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है तो मैं डेफिनेटली डान लाओ के साथ जाऊंगा। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो एम्पर फू एंड एम्पर मिंग को भी बुलाता है। एम्पर फू एंड एम्पर मिंग ये दोनों के दोनों लू फेंग को ग्रीट करता है। एम्पर फू स्माइल करते हुए लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है क्या क्या कोई गुड न्यूज है, एकदम से हम सभी लोगों को एक साथ क्यों बुलाया। लू फेंग सभी लोगों को चेयर के ऊपर बैठने के लिए कहता है। फिर वो उनको बताता है कि वो डान लाओ फैक्शन को ज्वाइन करने वाला है एज ए डिप्यूटी मास्टर। साथ ही साथ जो डान लाओ का जो मास्टर है यानी कि चैंग ट्विंग उसने मुझे ऑफर किया है मेरे साथ साथ तुम तीनों भी डान लाओ को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे फैक्शन डान लाओ को कोई भी इशू नहीं था इन तीनों को कोई पोजीशन ऑफर करने के लिए। इसके बाद लू फेंग इन लोगों की तरफ देखता है कहता है क्या तुम तीनों में से कोई मुझे ज्वाइन करना चाहेगा। एम्पर फू खुशी खुशी हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है क्योंकि उसके लिए इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता था। जो एम्पर मिंग होते हैं वो भी बिना किसी हेजिटेशन के डायरेक्टली अंदर आ जाता है, यानी कि वो भी मान चुके थे ज्वाइन करने के लिए। एम्पर क्वीन भी इस ऑफर से बिल्कुल सेटिस्फाई थे कि इसके अंदर काफी ज्यादा कम रिस्क था, उसके बाद भी काफी ज्यादा स्टेडी सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज था, वो लोग इस तरीके के ऑफर को कैसे रिजेक्ट कर सकता है। उसके बाद लू फेंग उन लोगों की तरफ देखते हैं कहता है कि सिंस तुम सभी लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं टावर मास्टर क्वांग किंग को बुला लेता हूँ। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वेपन एंड सीक्रेट ट्रेजर इंडस्ट्री के अंदर जो पैलेस मास्टर गाय है वो एब्सोल्यूट डोमिनेंस के अंदर है, वो एब्सोल्यूट ओवरलॉर्ड है पूरी की पूरी युलान सिटी के, जिसने लगभग लोग 50% मार्केट शेयर्स को घेर के रखा है। इसके बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है जब जो लू फेंग होता है वो डाउन लो के उस एल्डर से मिलने के लिए जाता है जिसने लू फेंग को बुलाया था। उसके बाद वो जो एल्डर होता है वो थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है एंड वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि लू फेंग जैसा मोहरा हाथ में लगना इतना ज्यादा आसान नहीं था। लू फेंग को विजिट करने के लिए काफी सारे लोग आए थे। ऑलरेडी जो लू फेंग की पावर थी वो टॉप 50 के अंदर आती थी। डेफिनेटली लू फेंग को और भी काफी सारे बेटर ऑप्शन मिले होंगे ऐसा इस बंदे को लगता था। फिलहाल के लिए यही लू फेंग के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन था। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो उस एल्डर की तरफ देखते हुए कहता है से मैं ऑफिशियली डान लाओ का हिस्सा हूँ। उसके बाद वो जो एल्डर होता है वो हंसते हुए कहता है को इतना तो फॉर्मल होने की कोई नीड नहीं है, यहाँ का सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट एल्डर हूँ, पैलेस मास्टर युआन जुआंग को एस्टेब्लाइज करने के लिए मदद किया था इस सिटी के अंदर इस फैक्शन को। लेकिन जैसे जैसे जो पैलेस मास्टर युआन जुआंग है उनका जो पावर है वो डिक्लाइन हुआ, उन्हें काफी ज्यादा कम इन सारे पचड़ों के अंदर पढ़ना शुरू कर दिया। फिलहाल के लिए हम सभी लोग काफी ज्यादा बुरी सिचुएशन के अंदर है, खास करके जो इंसेक्ट नेस्ट लॉर्ड है वो जब से युलान सिटी के अंदर आया है तब से हमें हर जगह पे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। लू फेंग ये सुनने के बाद ज्यादा सरप्राइज नहीं होता। डेफिनेटली सारी की सारी चीजें इसलिए हो रही थी कि ये जो डाउन लाओ है इसके सेल्स को गिराया जा सके एंड ये लोग इस चीज के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तभी हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ब्रदर लू फेंग है। लगता है हम दोनों मिलके एंड बाकी के डान लाओ की फॉर्मेशंस को मिला के डेफिनेटली डान लाओ को काफी अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद वो जो बुढ़ा होता है वो डायरेक्टली लू फेंग को 500 मिलियन उन्यान क्रिस्टल का एक पाउच दे देता है एंड गाइस ये डेफिनेटली बहुत बड़ी अमाउंट है। अमाउंट को देख के लू फेंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है। जो पैलेस मास्टर युआंग जोंग है उन्होंने लू फेंग को 5 बिलियन उन्यान क्रिस्टल दिए थे। इसके बाद जो लू फेंग होता है वो उस बुड्ढे से कहता है टावर मास्टर फिलहाल के लिए जो 500 मिलियन उन्यान क्रिस्टल्स है वो आप ही के पास रखिए, इन क्रिस्टल से डायरेक्टली लग्जरी पिल्स खरीदने की सोच रहा हूँ वो भी डान लाओ से, तो हमारा जो हिसाब है वो आपस में हो जाएगा। उनके बुढ़ा काफी तक खुश हो जाता है क्योंकि डेफिनेटली अंदर का पैसा अंदर ही रह रहा है और साथ ही साथ इनका जो सामान है वो भी बिक जा रहा है। इसके अलावा बुढ़ा लू फेंग को बताता है जो टावर के लोग हैं अगर टावर से कोई भी चीज खरीदते हैं कम से कम 40% के आसपास डिस्काउंट मिलता है, खासकर डिप्यूटी मास्टर्स को। गाइस इस चीज के अंदर ये लोग कोई भी मुनाफा नहीं कमा रहे थे बट स्टिल कहीं ना कहीं अगर हिडन चार्जेस के अंदर देखा जाए तो कमा ले रहे थे थोड़ा बहुत। इसके बाद ये जो बुढ़ा होता है ये लू फेंग से कहता है तुम्हारे साथ वो जो तुम्हारे 3 होम टाउन कंपेनियंस थे वो भी डान लाओ को ज्वाइन कर रहे हैं। लू फेंग कहता है मैंने उनसे पूछा था
एंड आई थिंक सो वो ज्वाइन करेंगे। एंड अगर उन्होंने ज्वाइन किया तो उनको कौन सी पोजीशन असाइन करनी है ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। उनकी एबिलिटी एंड स्ट्रेंथ के बेसिस के ऊपर उन्हें कोई भी पोजीशन दे सकते हो। इस जाने के बाद जो टावर मास्टर होता है वो और भी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इस तरीके से वो लू फेंग को बांध के रख सकता है। बस पैसे के दम के ऊपर किसी भी पर्सन को नहीं खरीदा जा सकता। इसने भले पैसे दे के लू फेंग को अपनी साइड जरूर कर लिया, लेकिन अभी जब लू फेंग की बाकी की 3 कड़ियां भी यहीं पे है, लू फेंग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। डेफिनेटली लू फेंग इस जगह के लिए लॉयल रहेगा। इसके बाद वो जो एल्डर होता है वो खुशी खुशी कहता है, आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। लंबे टाइम से डैन लाओ को कोई भी एल्डर ज्वाइन करने के लिए तैयार नहीं था। इंसेक्ट नेस्ट के दर से कोई भी डैन लाओ को ज्वाइन नहीं करता था। फाइनली वो दिन अभी पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि हमारे डैन लाओ को ब्रदर लू फेंग ने ज्वाइन कर लिया है। रिलेशनशिप होता है, हम लोग को पिल टावर देखने के लिए मिलता है। इस डैन लाओ को ही पिल टावर कहा जाता है। जो पिल टावर था वो टॉप फोर्सेस के अंदर से एक था यूलान सिटी के अंदर। अल्केमी इंडस्ट्री के अंदर ये एक अलग ही जगह पे था। इस जगह पे जो लू फेंग की रेसिडेंसी थी काफी ज्यादा बड़ी थी। पिल टावर के अंदर लगभग हंड्रेड्स ऑफ बिल्डिंग थी, अलग अलग साइजेस की। एक रूम के अंदर हम लोग को लू फेंग देखने के लिए मिलता है और उसी के साथ टावर मास्टर भी था। लू फेंग होता है वो अपने हाथों को फैलाता है, उसके जितने भी सेंसेस होते हैं वो सारे के सारे पूरे के पूरे बिल्डिंग के जितने भी आर्किटेक्चरल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं एक तरीके से पूरे के पूरे पिल टावर के अंदर बाइंड आउट हो जाता है। जो टावर मास्टर होता है वो उसे ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करता। लू फेंग को सारा का सारा फॉर्मेशन लेआउट पूरी तरीके से डिटेल के अंदर समझने के लिए मदद करता है। टावर मास्टर होता है वो लू फेंग से कहता है कि पिल टावर की जो भी फॉर्मेशन है वो बेसिकली उनके हिसाब से बनाया गया है, तो वो उनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट सुटेबल है। अगर लू फेंग को इसके अंदर चेंजेस वगैरह करने हो अपने हिसाब से तो वो कर सकता है। इसके अलावा जो भी फॉर्मेशन मटेरियल्स लू फेंग को जरूरत पड़ेगी वो ये बंदा फ्री में उसे लाके देगा। साथ ही साथ ये लू फेंग को ये भी कहता है कि खर्चा पानी की ज्यादा चिंता मत करना, मटेरियल चाहे कितने ही महंगे हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बस ऐसा फॉर्मेशन बनाओ जो आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल हो। लू फेंग होता है वो कुछ सेकंड के लिए सारे के सारे फॉर्मेशन को स्टडी करता है। इसके बाद वो अपना खुद का फॉर्मेशन का लेआउट बनाता है एंड फिर रिक्वायर मटेरियल्स टावर मास्टर चैंग क्विंग को लिख के दे देता है। सारे के सारे मटेरियल्स का जो एस्टिमेट कॉस्ट था वो लगभग 30 मिलियन यूनियन क्रिस्टल्स के आसपास था, बहुत ज्यादा नहीं था। ये सुन के जो टावर मास्टर चीचेंग होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लग रहा था कि शायद से थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाएगा, जो भी मटेरियल्स थे वो इतने ज्यादा महंगे नहीं थे। टावर मास्टर चीचेंग कहता है जल्दी किसी बंदे को ये सारे के सारे मटेरियल्स लाने के लिए भेजता हूँ, तुम बस कुछ टाइम रुकना। टाइम के बाद जो टावर मास्टर चैंग क्विंग होता है वो सारे के सारे फॉर्मेशन मटेरियल्स लाके लू फेंग को दे देता है। फिर वो कहता है ब्रदर लू फेंग अभी सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप किस तरीके की फॉर्मेशन बनाते हो। बाद जो लू फेंग होता है वो सारे के सारे मटेरियल्स की तरफ नजर डालता है, फिर अपने नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के बलबूते पे वो एक बहुत बड़ी सी ग्रैंड फॉर्मेशन बनाता है। जो फिक्स्ड ग्रैंड फॉर्मेशन थी इसके अंदर लगभग 36 इंटरकनेक्टेड फॉर्मेशन थी। जो लू फेंग था वो इस वक्त बीचों बीच फ्लोट कर रहा था एंड उसके आसपास सारे के सारे फॉर्मेशन के मटेरियल्स फ्लोट कर रहे थे। लू फेंग एक के बाद एक इन सारे के सारे मटेरियल्स को अरेंज करना शुरू कर देता है। लू फेंग फॉर्मेशन बना रहा था ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थी। ये जो फॉर्मेशन थी ये लाइफ एंड डेथ फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती थी। ये फॉर्मेशन इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि लू फेंग पूरी जान लगा के भी इस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा सकता। कुल मिला के वो इस फॉर्मेशन की 40 to 50% एनर्जी को ही यूटिलाइज कर सकता है। लगभग आधा दिन इसी तरीके से बीत जाता है एंड काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद फाइनली लू फेंग की जो फॉर्मेशन होती है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। बाद लू फेंग के सिंगल थॉट के साथ जो लू फेंग की कॉन्शियसनेस होती है वो पूरी तरीके से एंटायर ग्रैंड फॉर्मेशन के अंदर पेनिट्रेट हो जाती है। फॉर्मेशन होती है वो एक बार जैसी एक्टिवेट होती है उसके अंदर से काफी सारी इनविजिबल फ्लक्चुएशन निकलती है जो कि पूरी की पूरी पिल टावर की कॉम्प्लेक्स को घेर लेती है, यानी कि एनवेलप कर लेती है। चीज देख के जो टावर मास्टर चीजेंग होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये जस्ट एक फिक्स फॉर्मेशन थी। उसके बाद भी इसको ऑपरेट करने पे लू फेंग ने पूरी के पूरे पिल टावर को घेर लिया था। इस फॉर्मेशन की जो पावर थी वो चीचेंग की फॉर्मेशन से काफी ज्यादा थी। ये थोड़ा बहुत बूस्ट आउट भी हो चुका था लू फेंग के इमॉर्टल आर्ट एंड जुआंग टिंगटुआन निवान फॉर्मेशन डायग्राम के कारण। लू फेंग का जो सेटअप होता है वो कंप्लीट हो जाता है। जो लू फेंग होता है वो अपनी मेन बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। मास्टर चीचेंग लू फेंग से कहता है लू फेंग आपने काफी ज्यादा मेहनत की। जो मास्टर चीचेंग था वो पूरे के पूरे फॉर्मेशन को बनते हुए खुद अपने आंखों से देख रहा था। लू फेंग कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा लंबे टाइम के लिए रहना है, मुझे अपने लिए एक ठीक ठाक फॉर्मेशन बनानी थी। के बाद जो लू फेंग होता है वो कहता है कि वो टावर मास्टर से काफी ज्यादा लार्ज बैच ऑफ लो लेवल हुनियान लाइफ फॉर्म्स के मटेरियल खरीदना चाहता है। लू फेंग कहता है कि एक सीजेबल ऑर्डर है, उसके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर कौन हो सकता है। सीजेबल ऑर्डर का मतलब होता है काफी ज्यादा बड़ा ऑर्डर। के बाद जो टावर मास्टर चीचेंग होता है वो लू फेंग से पूछता है अच्छा ये ऑर्डर कितना बड़ा है। लू कहता है इसकी जो प्राइस है वो लगभग 2 बिलियन हुनियान क्रिस्टल्स है, यानी कि लगभग 2 करोड़ हुनियान क्रिस्टल्स। इस सुनने के बाद जो एल्डर होता है वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस जो लू फेंग है वो यूलान सिटी के अंदर ज्यादा लंबे टाइम से नहीं रहा है, उसके लिए इतनी बड़ी वेल्थ इकट्ठा करना यानी कि 2 बिलियन हुनियान क्रिस्टल्स। काफी सारे जो बड़े बड़े एल्डर्स है उनके पास भी इतना ज्यादा पैसा नहीं है।
के बाद टाओ मास्टर चीचेंग कहता है ये तो सही में बहुत बड़ा ऑर्डर है। हुनियान सिटी के अंदर देखा जाए तो 13 बिजनेसेस है जो कि लो लेवल हुनियान लाइफ फॉर्म से डील करता है। मेरे हिसाब से इस ट्रांजेक्शन के लिए जो एल्डर जिंगी है वो सबसे ज्यादा बेस्ट होंगे। एल्डर जिंगी की रेपुटेशन भी काफी अच्छी खासी है। इवन ये जो डील है ये लगभग 10 ऑफ टाइम लार्जर होती के बाद भी वो ट्रस्टवर्दी है। एल्डर जिंगी का काफी ज्यादा फॉर्मिडेबल बैकग्राउंड है। जाता है कि ये जो एल्डर जिंगी है एक तरीके का पर्सनल डिसाइपल है, एक इनविजिबल एक्सिस्टेंस का, डार्क सीक्रेट रिलम के अंदर रहता है। ये सुनने के बाद लू फेंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि यहाँ पे इनविंसिबल एग्जिस्टेंस कहा जा रहा है। काफी ज्यादा टैलेंटेड लोग होता है वो भी डार्क सीक्रेट रिलम में जाके आटू झाटू बन जाता है। बट उसके बाद भी अगर किसी पर्सन को इनविंसिबल कहा जा रहा है तो डेफिनेटली बहुत बड़ी टॉप होगा। ऐसे किसी पर्सन का डिसाइपल होना ये लिटरली बहुत ज्यादा बड़ी बात है। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो एल्डर जिंगी के साथ बिजनेस करने के लिए मान जाता है। आप लोगों को याद होगा कि जब लू फेंग ने ब्लड डीमन अर्शी की बॉडी को सेल किया था उसने एल्डर जिंगी के साथ ही इस ट्रांजेक्शन को कंप्लीट किया था। उस टाइम जो एल्डर जिंगी था उसने लू फेंग को लॉस लेके काफी ज्यादा फायदा दिया था। मतलब एक तरीके से काफी ज्यादा महंगे दाम के अंदर ब्लड डीमन ऋषि की बॉडी को परचेज किया था। उसी टाइम लू फेंग को एल्डर जिंगी का कम्युनिकेशन इम्प्रिंट भी मिल गया था। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को लू फेंग उसके रेसिडेंसी के अंदर देखने के लिए मिलता है। के बाद वो डायरेक्टली एल्डर जिंगी को कांटेक्ट करता है, उन्हें सारी की सारी लिस्ट भेज देता है जो भी चीजें उसे खरीदनी थी। टाइम के बाद वहाँ पे स्पेस डिसॉर्ट होता है एंड एक फिगर अपीयर होता है। फिगर था ये कुछ प्लांट बॉडी जैसा दिख रहा था। ये जो एल्डर जिंगी था इसकी एक तरह की प्लांट लाइफ बॉडी थी, इसलिए इसकी बॉडी के अंदर से निकलने वाली जो वाइटिलिटी थी वो एक अलग ही लेवल के ऊपर थी। ये बंदा यहाँ पे आया था, इसके यहाँ पे आते ही लू फेंग को काफी ज्यादा फ्रेश सा फील हो रहा था। वो लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है ब्रदर लू फेंग तुम इतने सारे मटेरियल ले रहे हो। उसके बाद वो कहता है अगर तुम्हें लो लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म्स की ब्लड लाइन्स को ही परचेज करना है, तुम्हें इतने सारे स्कैटर मटेरियल्स को सेपरेटली परचेज करने की कोई नीड नहीं है। फेंग एल्डर जिंगी से कहता है माफ करना मैं आपको काफी ज्यादा तकलीफ दे रहा हूँ, जो कुछ भी लिस्ट के अंदर लिखा है मुझे उसी हिसाब से ला के दो। बाद एल्डर कहता है ठीक है लेकिन ये जो ऑर्डर है ये काफी ज्यादा बड़ा है। जितने भी लो लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म्स के मटेरियल्स है उनकी जो प्राइजेस है वो काफी ज्यादा वेरी करता है, काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि वो ज्यादा लू फेंग को डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे। बाद जो एल्डर जिंगी होता है वो लू फेंग को एक प्राइस लिस्ट भेज देता है कि टोटल लू फेंग का बिल। लू फेंग पूरे के पूरे बिल को देखता है तो उसके बाद वो काफी सेटिस्फाई होता है। सी लू फेंग ने ऑर्डर को कंफर्म किया था। उसी के बाद एल्डर जिंगी के फेस के ऊपर एक स्माइल आ जाती है एंड फिर वो कहता है तुम्हारे जो मटेरियल्स है वो काफी ज्यादा रेयर है। इवन अगर मैं सारे के सारे 35 सिटीज के अंदर भी जाऊंगा 9 रिवर सीक्रेट रिलम के, उन सारे मटेरियल्स को कलेक्ट करना स्टिल थोड़ा सा मुश्किल है। मे भी शायद से कुछ मटेरियल्स को डार्क सीक्रेट रिलम से मंगाना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि इस पूरे की पूरे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट होने के लिए लगभग 3 दिन का समय लग जाएगा। इसके बाद लू फेंग उसकी तरफ देखता है एंड कहता है क्या तुम्हें कोई डिपॉजिट की जरूरत है। एल्डर जिंगी मना कर देता है। उसके बाद 3 दिन के बाद वो जो एल्डर जिंगी होता है वो वापस से लू फेंग से मिलने के लिए आता है। उसके बाद वो एक स्पेचुअल रिंग को बाहर निकालता है एंड उसे लू फेंग को दे देता है। लू फेंग स्पेचुअल रिंग के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस को डालता है और वहाँ पे उसको पहाड़ देखने के लिए मिलता है, सारे के सारे हुनियान लाइफ फॉर्म्स का पहाड़। के बाद सारा का सारा सामान चेक करने के बाद जो लू फेंग होता है वो एक क्लॉथ बैग को बाहर निकालता है। इसके अंदर लगभग 2.83 बिलियन हुनियान क्रिस्टल्स थे। इसके बाद ये बंदा इस बैग को चेक कर लेता है एंड फिर स्माइल करते हुए कहता है लू फेंग अगर तुम्हें कभी भी फ्यूचर के अंदर सुपर लिमिट ब्लड लाइन्स को खरीदना होगा तो तुम मेरे पास आ सकते हो। लू फेंग के लिए अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर था एंड ये कहता है कि इवन अगर वो सारे के सारे मटेरियल 9 रिवर सीक्रेट रिलम के अंदर नहीं भी होंगे के बाद भी वो स्पेशली लू फेंग के लिए डार्क सीक्रेट रिलम से उन मटेरियल्स को मंगा देगा। फेंग कहता है कि फ्यूचर के अंदर जब भी उसका ट्रांजेक्शन होगा शायद से इस बारी से भी काफी ज्यादा बड़ा होगा। डेफिनेटली लू फेंग के टाइम के साथ पावर्स बढ़ेगी, नीड्स भी बढ़ेगी एंड उसके रिसोर्सेज की क्वालिटी भी बढ़ेगी। फेंग को एल्डर युआन जुआंग की तरफ से 5 बिलियन हुनियान क्रिस्टल मिले थे एंड उसी वजह से जो लू फेंग था वो इतना ज्यादा लार्ज स्केल के अंदर इन सब चीजों को परचेज कर पा रहा था। अगर सारा सामान खरीदने के बाद जो लू फेंग होता है वो पिल टावर से कुछ पिल्स को भी परचेज करता है जिसकी जो कीमत होती है वो लगभग 500 मिलियन हुनियान क्रिस्टल्स होती है। साथ ही साथ इस बार लू फेंग ने अपने मास्टर एम्पर चू एंड सिटिंग माउंटेन गेस्ट प्राइमल चॉ सिटी लीडर इन सभी लोगों के लिए भी कुछ न कुछ गिफ्ट प्रिपेयर किए थे। ये सारा का सारा सामान लेने के बाद जो लू फेंग होता है वो शांति से युलान सिटी को छोड़ के निकल जाता है। लू फेंग के पास काफी ज्यादा वैल्यूएबल आइटम थे इसलिए जो लू फेंग था वो अपने साथ इमॉर्टल हार्ट, वर्ल्ड ऑफ पाम एंड और भी कुछ सीक्रेट ट्रेजर्स को लेके चल रहा था। फेंग की जो ट्रिप होती है काफी ज्यादा स्मूथ होती है। कुछ टाइम के बाद जो लू फेंग होता है वो ओरिजिन कंट्री के अंदर हम लोग को देखने के लिए मिलता है। के बाद ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर स्टार टावर के अंदर लू फेंग जो होता है वो जैसे अपनी स्पिरिचुअल रिंग को ओपन करता है तो उसके अंदर उसे लगभग अर्ली स्टेज गॉड एम्पर लेवल के लो लेवल के हुनियान लाइफ फॉर्म्स के लगभग 3 डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स देखने के लिए मिलता है जो कि निर्वाणा फायर स्नेक लैंड के थे। के अंदर टीथ, बोन्स, मेम्ब्रेन्स एंड और भी काफी सारी चीजें थी। फेंग ने इन सारी की सारी चीजों को ऑलरेडी बहुत पहले स्टडी कर लिया था, लेकिन अभी आई ऑफ लाइफ एंड डेथ के थ्रू इन सारे 15 मटेरियल्स को ऑब्जर्व करने के बाद जो लू फेंग है वो इनकी पूरी तरीके से मिस्ट्रीज को अनरिवील कर सकता है। यहाँ पे एक जेड कंटेनर भी होता है जिसके अंदर ब्लैक फ्लेमिंग बर्निंग ब्लड लाइन होती है, एक पूरी तरीके से फुली रिफाइंड एंड इंटैक्ट ब्लड लाइन होती है, एक अर्ली स्टेज गॉड एम्पर निर्वाणा फायर स्नेक क्लैन की ब्लड लाइन के अंदर सारे के सारे सीक्रेट्स थे। इस चीज को देख के लू फेंग काफी खुश था, जिसके बाद वो कहता है चलो देखते हैं कि इनसाइड से
और एक इंटैक्ट ब्लड लाइन के बीच में कितने डिफरेंसेस होता है। इसके अंदर लू फेंग काफी ज्यादा गरीब था, इसलिए वो कुछ गरीब वाले मेथड्स के ऊपर रहता था, छोटे मोटे मटेरियल्स और छोटे मोटे फ्रेगमेंट्स के बेसिस के ऊपर इन सारी चीजों को स्टडी करा करता था। अभी लू फेंग के पास पूरी की पूरी कंप्लीट बॉडीज है, कंप्लीट इंटैक्ट ब्लड लाइन्स है, कारण वो सारी की सारी मिस्ट्रीज को काफी ज्यादा बेटर तरीके से समझ सकता है। हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो जो ब्लैक कलर की जेड बॉटल थी जिसके अंदर ब्लैक कलर की फ्लेम्स अपीयर हो रही थी एंड ब्लैक कलर का खून था, उसके अंदर काफी सारे काउंटलेस सीक्रेट पैटर्न नजर आ रहे थे। ये इतनी ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन थी जिसका जन्म ही इसलिए हुआ था ताकि वो केज के बाहर जंप आउट कर सके। फेंग अपने आप से कहता है कि जब पहले वो इन सब चीजों को समझा करता था तो उसके अंदर काफी सारे फ्लॉज होते थे, काफी सारी चीजें उसे खुद समझ नहीं आती थी, तो वो अपने हिसाब से कुछ भी बना लेता था। वैसे भी जब वो अर्थ के ऊपर था तो एक बार उसके टीचर ने उसे कहा था जो बेस्ट तरीका है वो है खुद से सीखना। लू फेंग को भी अपने टीचर्स की याद आ रही होती है। बाद जो लू फेंग होता है वो डीप कल्टीवेशन के अंदर चला जाता है और एक के बाद इन सारी की सारी ब्लड लाइंस को एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। लाइफ फॉर्म था ये बस अर्ली गॉड एम्पर स्टेज का था, लेकिन उसके बाद भी लू फेंग को काफी ज्यादा मुश्किल आ रही थी इसके ब्लड लाइन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। चल जो लू फेंग था वो जब इस चीज को स्टडी कर रहा था उसे काफी ज्यादा इम्यून नॉलेज मिल रहा था। जो भी लू फेंग सीख रहा था वो काफी ज्यादा सेटिस्फाई था क्योंकि एक सिंगल लो लेवल के होनियर लाइफ फॉर्म की ब्लड लाइन से जो लू फेंग था टोटल 19 तरीके की डिफरेंट लाइफ एंड डेथ फ्यूजन की टेक्निक्स को सीखा था। वो इन टेक्निक्स को अपने पाथ ऑफ लाइफ एंड डेथ के साथ मर्ज करता था तो डेफिनेटली उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ रही थी। लू फेंग को ये सब काम करने के लिए कोई भी जल्दी नहीं थी। सबसे पहले वो वास्ट नॉलेज को एक्युमुलेट करना चाहता था। बाद जो लू फेंग होता है वो दूसरे ब्लड लाइन को रिफाइन करने लग जाता है जो कि शैडो हंटर ब्लड लाइन थी। ये भी एक अर्ली गॉड एम्पर स्टेज लेवल की ब्लड लाइन थी। लू फेंग ने काफी तक कोशिश की थी इसके कुछ फ्रेगमेंट्स को स्टडी करने की, तब लू फेंग के पास कंप्लीट ब्लड लाइन नहीं थी तो वो ज्यादा अच्छी से इस चीज को समझ नहीं पाया था। उसके बाद अभी जो लू फेंग ने 19 फ्यूजन टेक्निक्स को डिस्कवर किया था उसकी मदद से इस ब्लड लाइन को आप इसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। इस बार जब लू फेंग इस चीज को स्टडी करता है तो लू फेंग को सब कुछ समझ आ रहा था। कुल मिला के ये जो चीज थी लगभग 60 to 70% सिमिलर थी पहले वाली ब्लड लाइन से। जैसे जैसे लू फेंग आगे बढ़ रहा था उसे ऐसे लग रहा था वो जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है, वो पूरी तरीके से राइट पाथ के ऊपर है। ये सब जानने के बाद लू फेंग को और ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। लू फेंग के पास सारी की सारी चीजें थी, बस एक चीज जो लू फेंग को रोक रही थी वो थी उसकी खुद की कल्टीवेशन स्पीड की, खुद की कॉम्प्रहेंशन एबिलिटीज। इस वक्त जो लू फेंग था वो बस गॉड एम्पर लेवल के ऊपर था एंड उसका जो माइंड पावर था वो इतना ज्यादा नहीं था कि वो इन सारी वास्ट चीजों को बहुत ज्यादा इजीली समझ पाए। अगर जो लू फेंग था वो कोई हाई लेवल का लाइफ फॉर्म होता तो उसकी जो कॉम्प्रहेंशन स्पीड होती वो डेफिनेटली टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ टाइम ज्यादा होती। लू फेंग सेटिस्फाई था एंड वो अपने आप से कहता है कि उसे कोई भी जल्दी नहीं है, उसे बस आराम से अपना कल्टीवेशन करना है और ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। अभी लू फेंग स्टडी कर रहा था उसके अंदर कुल मिला के 323 टाइप्स ऑफ अर्ली स्टेज के गॉड एम्पर की ब्लड लाइन थी, वही 257 टाइप्स ऑफ मिड स्टेज के गॉड एम्पर की ब्लड लाइन थी एंड 15 टाइप्स ऑफ लेट स्टेज गॉड एम्पर लेवल की ब्लड लाइन्स थी। पहली नजर के अंदर देखा जाए तो ये काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था। ये बड़ा था भी, लेकिन जितने पैसे लू फेंग के पास है उसके हिसाब से लू फेंग जो था उसने हार्डली बस 830 मिलियन उनियान के शेल्स को खर्च किया था। फेंग ने कुल मिला के 6 परफेक्ट स्टेज की गॉड एम्पर की ब्लड लाइन्स को खरीदा था जो कि लगभग 1.92 बिलियन उनियान के शेल्स के आसपास पड़ी थी। इसको लू फेंग सबसे ज्यादा वैल्यू करता था क्योंकि ये सारे के सारे जो लाइफ फॉर्म से ये अल्टीमेट लेवल को हिट करते थे। उनका जो ब्लड लाइन पोटेंशियल था वो भी एक अलग ही लेवल के ऊपर था। इस तरीके की ब्लड लाइन्स को ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। उसके बाद भी लू फेंग को ये सारी चीजें इजीली मिल गई एल्डर जेंगी की वजह से। शिप टू हम लोग को 9 रिवर सेक्रेट रिलम देखने के लिए मिलता है जो कि यूलान सिटी के अंदर है। वहाँ पे एक अंडरग्राउंड मेंशन के अंदर हम लोग को एक कोलोसल एंटिटी देखने के लिए मिलती है। जो एंटिटी थी ये काफी ज्यादा दिखने में अजीब सी थी, यानी कि ये एक फीमेल ही थी। इसके काफी सारे फेसेस थे, कुछ फेसेस काफी ज्यादा नाराज थे तो कुछ काफी ज्यादा खुश थे तो कुछ काफी ज्यादा गुस्से में थे। अंडरग्राउंड टनल था ये इंसेक्ट नेस्ट के अंदर था। जो औरत थी इसकी जो पावर्स थी वो लगभग उन 3 पैलेस मास्टर्स को रिवील करती थी। उस औरत के पास एक सर्वेंट आता है एंड वो कहता है हमारा जो पिल सेल्स है वो लगभग आधा हो चुका है इस सेंचुरी। औरत होती है वो थोड़ी सी शॉक होती है एंड फिर वो कहती है कैसे हो सकता है, इतना ज्यादा कैसे गिर सकता है। उसके बाद वो जो एल्डर होता है वो एक रिपोर्ट देता है जिसके अंदर जो पिल टावर है उसने रिसेंटली अपना प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ा लिया है। वो सेम टायर के पिल्स को काफी ज्यादा चीपर रेट के अंदर दे रहा है, इसलिए उनका धंधा काफी अच्छी तरीके से चल रहा है। उन्हीं के धंधे के कारण हमारा जो सेल्स है वो लगभग 50% से गिर चुका है। जो औरत होती है वो कहती है इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, ये डरपोक लोग जो कुछ टाइम पहले अपने बिल के अंदर छुपे रहते थे आज उनकी इतनी हिम्मत की वो हमें प्रोवोक करे। उसके बाद वो जो सर्वेंट होता है वो बताता है पिल टावर को एक नया एल्डर ने ज्वाइन किया है, उसका नाम लू फेंग है। उसके बाद वो जो औरत होती है वो लेटेस्ट इंटेलिजेंस को ढूंढने लग जाती है। इसके अंदर लू फेंग के बारे में सारी की सारी रिपोर्ट थी। टाइम के बाद उसे सारी सिचुएशन का एक अंदाजा लग जाता है। बाद वो कहती है ये बंदा ये बस एक न्यूली राइजन पावर हाउस है, उसके बाद भी पिल टावर एंड मेरे बीच के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में पढ़ने की कोशिश कर रहा है। क्या इसे जीना नहीं है, क्या इसे मरने से डर नहीं लगता। बाद वो औरत कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। सर्वेंट जाने के बाद वो जो औरत होती है वो अपने आप से कहती है ये जो यूलान सिटी है इस जगह के ऊपर वो ओपन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डेफिनेटली नहीं जा सकती, वो डेफिनेटली लू फेंग को डायरेक्टली नहीं मार सकती। वो अपने एक सोल अवतार को भेजती है लू फेंग से मिलने के लिए। हम लोग को इंसेक्ट नेस्ट से एक स्पिरिचुअल पावर देखने के लिए मिलता है, काफी तेजी से शूट आउट होता है। औरत का ये जो अवतार होता है ये
खुले आंख यूलान सिटी के अंदर डायरेक्टली पिल टावर की तरफ आगे निकल जाता है। यूलान सिटी के ज्यादातर जो डिटेक्शन सिस्टम्स होता है इस औरत के अवतार को नहीं सेंस कर पाते। फाइनली जो 2 डिटेक्शन सिस्टम होता है वो इस औरत को पकड़ लेता है, यानी कि एक तरीके से डिटेक्ट कर लेता है। जो एल्डर्स होता है यूलान सिटी के प्रोटेक्टिव फॉर्मेशंस को मैनेज करता है। तो देखते हैं कि जो इंसेक्ट नेस्ट के लीडर है इसका जो अवतार है ये इस वक्त टावर की तरफ क्यों जा रहा है उन्हें समझ नहीं आता। इस तरीके से इसका अवतार बाहर निकलना भी काफी रेयर चीज थी। ये तीनों बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते। ये जो औरत थी ये एक रिकॉग्नाइज्ड एल्डर थी यूलान सिटी की, एंड साथ ही साथ अभी तक इसने कोई पाप भी नहीं किया था, किसी तरीके के रूल को ब्रेक नहीं किया था। टाइम के बाद इस औरत का जो सोल अवतार होता है वो पिल टावर के अंदर पहुंच जाता है। उसके बाद ये ग्रैंड बिल्डिंग को देखती है, यानी कि पिल टावर को। इस बिल्डिंग को ध्यान से देखने के बाद उसे 2 लोग देखने के लिए मिलता है, यानी कि 2 एल्डर्स देखने के लिए मिलता है। उनमें से एक तो हमारा टावर मास्टर ची चैंग था, दूसरा बंदा और कोई नहीं लू फेंग था। फेंग इस वक्त अपने फॉर्मेशन के बीचों बीच बैठा हुआ था एंड पूरी की पूरी फॉर्मेशन को खुद से सेंस कर रहा था। फेंग अपने फॉर्मेशन से और ज्यादा यूज्ड टू हो रहा था, दिख रहा था कि उसकी जो 36 फोल्ड्स वाली लाइफ एंड डेथ फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन के अंदर काफी ज्यादा यूनिक चीज है, डिफरेंट सीनियर कल्टिवेटर्स के द्वारा बनाया गया है। अभी भी इस फॉर्मेशन के अंदर काफी सारी चीजें जो कि लू फेंग को नहीं समझ आ रही, क्योंकि लू फेंग ने काफी सारे अलग अलग टाइप की हुनियान रेड लाइंस को कॉम्प्रेंड किया था, जिसके कारण वो इस फॉर्मेशन को फिर भी ठीक ठाक तरीके से समझ पा रहा था। सडनली जो लू फेंग होता है उसे कुछ महसूस होता है, एक एरी कोल्ड ऑरा फील होता है। ऑरा था ये काफी फेंट था। जैसे ये जो ऑरा होता है ये लू फेंग को टच करता है, लू फेंग को काफी ज्यादा पावरफुल सेंस ऑफ टेरर महसूस होता है। अगले सेकंड के अंदर जो लू फेंग की ल्यूआन टेक्निक होता है वो पूरी तरीके से एक्टिवेटेड हो जाती है, इस इन्वेडिंग फोर्स को पूरी तरीके से ब्लॉक करने लग जाती है। फेंग एकदम से चौंक जाता है। लू फेंग के एक सिंगल थॉट के साथ जो लू फेंग होता है वो पूरी तरीके से इस 36 फोल्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, कारण आसपास की जो डिफेंसिव फॉर्मेशन उसकी पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ लू फेंग ने अपने आई ऑफ लाइफ एंड डेथ को भी स्टिमुलेट कर लिया था, जिसकी मदद से उसे वो मिस्टीरियस फिगर दिखने लग जाती है। पिल टावर के बीचों बीच खड़ी थी। पिल टावर के दूसरे सेक्शन के अंदर हम लोग को एम्पर मिंग एंड कुछ और लोग देखने के लिए मिलता है। बैचेस ऑफ पिल्स को वेरीफाई कर रहे थे, उन्होंने पैक कर रहे थे। इस जगह पे एम्पर मिंग का यही काम था, इन सारी की सारी चीजों को सुपरवाइज करना। जगह पे जो एल्डर मिंग था वो डिप्टी हॉल की पोजीशन के ऊपर था, उसका काम काफी आसान था, उसे बस इन सारे पिल्स को इंस्पेक्ट करना होता था कि ये सही तरीके से बनी है नहीं बनी। इसके अलावा जो एम्पर मिंग था उसको बस जिंगशिंग पिल के ऊपर ध्यान देना पड़ता था। डेफिनेटली इस जगह की सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग पिल थी, टोटल पूरी तरीके से 30% सेल्स बस इसी पिल का था। इस टाइम के बाद जो एम्पर मिंग था वो पूरी तरीके से यूज हो चुका था एंड अपने काम उसे काफी ज्यादा पसंद आने लग गया था। उसका काम काफी ज्यादा उसे आसान लग रहा था, इसके बदले में जो उसे पैसे मिल रहे थे वो काफी ज्यादा थे। इस काम के लिए एम्पर मिंग को हर साल लगभग 200 हुनियान क्रिस्टल मिलते थे। 10,000 एरास के अंदर उसका ये जो प्राइस होता था वो 2 मिलियन हुनियान क्रिस्टल्स के आसपास था, काफी अच्छी खासी प्राइस थी उसके जैसे बंदे के लिए। इसके अलावा उसे लू फेंग की केव रेसिडेंसी के अंदर फ्री में रहने के मिल रहा था, वजह से उसे काफी अच्छी खासी वेल्थ भी मिल रही थी। तभी एक सर्वेंट आता है एंड वो एम्पर मिंग से कहता है, मास्टर हमारी जो जिंगशेंग पिल है उसका जो कल्टीवेशन है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, वो काफी ज्यादा तेजी से बिक भी रही है। लगता है इस चीज से इंसेक्ट नेस्ट डेफिनेटली काफी ज्यादा अनहैप्पी होगा। आपको क्या लगता है इंसेक्ट नेस्ट इस चीज को लेकर कुछ करेगा? तो ये सारे के सारे ऑर्डिनरी मेंबर्स थे पिल टावर के, इन्हें भी काफी अच्छी तरीके से पता था इंसेक्ट नेस्ट एंड पिल टावर के बीच की दुश्मनी के बारे में। गाइस जब इन लोगों के बीच में फाइट होगी जो बड़े लोग हैं वो हमेशा जिंदा बच जाएंगे, लेकिन ये जो छोटे मोटे लोग हैं इन्हीं लोगों की बलि चढ़ती है हमेशा। यही लोग सबसे ज्यादा टेंशन के अंदर रहता है। मिंग कहता है कि तुम्हें किस चीज का डर है? और मास्टर एंड गॉड एम्पर लू फेंग ये दोनों के दोनों पिल टावर को इस वक्त प्रोटेक्शन कर रहा है, हमें चिंता करने की क्या ही जरूरत है? ये लोग एम्पर मिंग से कहता है, डिप्टी मास्टर आप सोर्स वर्ल्ड से बिलोंग करते हो, आपको डर नहीं होगा। हमें है, हमारे पास कोई भी अवतार नहीं है, हम एक बार मारे गए तो हम हमेशा हमेशा के लिए मारे जाएंगे। इसके अलावा ये लोग जहाँ पे भी भाड़े पे रहते थे अपने सारे के सारे रेसिडेंस को लीव कर दिया था, अभी ये पूरे टाइम पिल टावर के अंदर ही रहते थे, क्योंकि उनको डर था कि उनके रेसिडेंसी के अंदर कोई भी उनको मार के चला जाएगा। पिल टावर के अंदर काफी ज्यादा डिफेंसिव फॉर्मेशन है, तो मे बी पिल टावर के अंदर एक टाइम में वो सेफ भी रह सकता है। जानने के बाद एम्पर मिंग थोड़े से शॉक हो जाता है। इसी के बाद एम्पर मिंग कहता है, ठीक है तुम थोड़ा बहुत केयरफुल रहना। उसे कहीं ना कहीं ये चीज की खबर मिल चुकी थी, जो इंसेक्ट नेस्ट की वो जो लॉर्ड है ने अपना एक अवतार भेजा है लू फेंग से भिड़ने के लिए। वो ज्यादा इन सब चीजों के बारे में नहीं सुन सकता था, देख भी नहीं सकता था एंड ऑब्जर्व भी नहीं कर सकता था, क्योंकि इस बंदे की औकात ही नहीं है। इसे कहीं ना कहीं से न्यूज मिल गई थी। लू फेंग मनी मन सोचता है कि इंसेक्ट नेस्ट की जो टावर मास्टर है, अगर उसने अपने ट्रू बॉडी के थ्रू लू फेंग के ऊपर अटैक किया होता, फेंग को पूरी तरीके से फॉर्मेशंस के ऊपर बेस्ड रहना पड़ता, बस डिफेंस कर सकता था, करना पड़ता। डेट्स मीन गाइस ये वाला जो पार्ट है ये ऑलरेडी हो चुका है, पता नहीं इन दोनों के फाइट का पार्ट कैसे स्किप हो गया। अभी मैं आपको शॉर्ट के अंदर रिव्यू देके बता देता हूँ कि हुआ गया था। इंसेक्ट नेस्ट की लॉर्ड थी, आती है अपने अवतार के साथ। गाइस ये जो औरत थी ये सबसे ज्यादा फेमस थी कि माइंड पोल्यूशन टेक्निक्स के लिए। ज्यादातर जो एल्डर्स थे वो इस औरत से दूर इसलिए रहते थे कि किसी के भी सोल को एक तरीके से कैप्चर कर लेती थी, पोल्यूट कर देती थी, एक तरीके से वो उनके कॉन्शियसनेस का थोड़ा सा हिस्सा अपने अंदर ही रख लेती थी। कारण इसके बॉडी के अंदर ऑलरेडी 100 ऑफ बिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स थे, सोल्स को इसने कैप्चर करके रखा था। इसके अलावा इसका खुद का भी जो दिमाग है वो काफी बुरी तरीके से पोल्यूट होता रहता था हुनियान लाइफ के इतने सारे मतलब सोल्स को अपने माइंड के अंदर रखने के कारण। वही रीजन था इसे और ज्यादा सोल्स की नीड पड़ती थी कि वो इस पोल्यूशन को अपने ऊपर सह सके। एंड बाकी के एल्डर इससे दूर रहते थे। अगर एक बार इसने किसी की माइंड को पोल्यूट कर दिया, उसे रिकवर करने के लिए 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेंचुरीज लग जाएंगी। उसके बाद भी इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो अपने दिमाग से इसका माइंड पोल्यूशन को हटा पाएंगे। ये किसी की भी विल को पूरी तरीके से तोड़ देती थी।
थी। जब इसने लू फैंग के ऊपर अटैक किया, लू फैंग होता है वो इसके अटैक को डिफेंड कर लेता है। इनमें हमें ऐसा दिखाया जाता है जैसे कि जो लू फैंग है वो काफी स्ट्रगल कर रहा है। बाद में लू फैंग की खुपड़िया थोड़ी सी घूम जाती है। वो अपने लियोन टेक्निक एंड इमोर्टल हार्ट को एक्टिवेट कर देता है। उसके बाद ये जो औरत होती है ये अपना काफी पावरफुल अटैक एक इसके ऊपर करती है। लू फैंग उस अटैक को पूरी तरीके से डिफेंड कर लेता है। वो अपनी लियोन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए इसी बंदी के ऊपर एक दूसरा अटैक कर देता है। अगले सेकंड के अंदर इसके कॉन्शियसनेस के अंदर जो लू फैंग का छोटा सा स्टार होता है रोल करते हुए इसकी कॉन्शियसनेस की तरफ आगे बढ़ रहा था और उसको कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ पूरी तरीके से डार्कनेस थी। एक छोटा सा तारा जो कि काफी तेजी से रोल कर रहा था। तारा था ये काफी हार्मलेस सा दिख रहा था। तारे को देखते हुए ये कहती है ये मेरा क्या उखाड़ लेगा, इसलिए वो काफी ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाती है एंड लू फैंग के अटैक को हेड ऑन लेने के बारे में सोचती है। ये जो लू फैंग का तारा था लियोन टेक्निक शायद से पहले थोड़ा सा बड़ा तारा था, लेकिन अब ये और ज्यादा छोटा हो चुका था। छोटा हुआ था लेकिन इसकी जो मिस्ट्रीज थी वो और ज्यादा बढ़ चुकी थी, यानी कि पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया था। ये दिखने में काफी हार्मलेस था। अगले सेकंड के अंदर वो जो तारा होता है वो रोल करके आता है, इसकी कॉन्शियसनेस को पूरी तरीके से पेनिट्रेट कर देता है एंड इसके छाती के आर पार हो जाता है। इसकी कॉन्शियसनेस को पेनिट्रेट करते हुए इसके माइंड के अंदर जितने भी मिलियंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स की सोल्स कैप्चर होती है, काफी सारी सोल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके कारण ये जो औरत होती है वो दर्द से चिल्लाने लग जाती है। डेफिनेटली इस कारण इस औरत को काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ा था। इसकी इसी अटैक के अंदर पूरी तरीके से हालत टाइट हो जाती है, तो ये यहाँ से भग जाती है। एट एक्चुअली जो लू फैंग था इसने इसकी काफी सारी सोल बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था इसके माइंड के अंदर। के कारण इसके माइंड के अंदर मैंने आपको एक चीज बोला था कि ये खुद भी पल्यूट हो रही है। ये खुद इतनी ज्यादा बुरी तरीके से पल्यूट हो रही है, उन सारी की सारी सोल बॉडीज की नीड पड़ती है, क्योंकि लू फैंग ने काफी सारी सोल बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसका जो माइंड होता है वो काफी ज्यादा तेजी से पल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा लू फैंग ने इसे जो चोट पहुंचाई थी विल पावर बेस्ड अटैक के थ्रू वो अलग, इसलिए अभी इस वक्त लू फैंग के सामने लड़ी नहीं सकती थी। सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि इसने लू फैंग को काफी ज्यादा हल्के में ले लिया था। इसके बाद ये लड़की भाग जाती है तुम दबा के। जाते जाते बस वो लू फैंग से यही कहती है सही में तुम्हें काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर दिया, नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे डेफिनेटली तुम्हें 10 टाइम्स पे करने के लिए मजबूर कर दूंगी। उस दिन से आज तक लू फैंग एंड टावर मास्टर ची चैंग दोनों के दोनों उस औरत का ही वेट कर रहा है। काफी लंबा टाइम हो चुका है, काफी सारी सेंचुरीज बीत चुकी है, उसके बाद भी उस औरत का कोई भी अता पता नहीं है। उस औरत ने फिर लू फैंग के ऊपर अटैक नहीं किया। इस चीज के कारण जो टावर मास्टर ची चैंग थे उन्हें काफी अजीब सा फील हो रहा था। इस औरत का जो एटीट्यूड था उसके हिसाब से डेफिनेटली इसे वापस आना चाहिए था। पूरे युलान सिटी के अंदर सभी लोग जानते थे कि ये औरत कितनी ज्यादा डोमिनेटिंग है। जो लू फैंग होता है वो मनी मन सोचता है। फाइट के बाद इस औरत को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ फाइट करने के बाद जीत नहीं सकती, कि ये अपने ऊपर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट नहीं है। फैंग अपने आप से कहता है कि उसने उस औरत को अपनी सीक्रेट टेक्निक के थ्रू इंजर नहीं किया था, कि थोड़ा बहुत किया था लेकिन वो माइनर वुंड्स थे। लड़की अभी तक आई क्यों नहीं? लू फैंग ने इसे बहुत बड़ा धक्का पहुंचा दिया था। फैंग के हिसाब से जिस तरीके की इंजरी लू फैंग ने उस औरत को पहुंचाई थी वो इंजरी उस औरत के स्टेटस के हिसाब से इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी, क्योंकि लू फैंग ने उसकी सोल बॉडीज को डिस्ट्रॉय किया था। डेफिनेटली उस औरत के लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत थी। जो टावर मास्टर ची चैंग होता है वो लू फैंग से कहता है डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर कोई ना कोई चीज ऐसे हो रही है के कारण ये जो औरत है ये तुमसे रिवेंज लेने के लिए नहीं आ पा रही। एंड लू फैंग को भी यही लगता है एंड लू फैंग भी इसी चीज को मान लेता है। लू फैंग एंड पिल टावर मास्टर ये दोनों के दोनों काफी ज्यादा लंबे टाइम तक इंतजार करते हैं। लगभग इसी तरीके से 200 एरास बीत जाते हैं। लोग हमेशा से तैयार थे कि इंसेक्ट नेस्ट की जो लॉर्ड है वो उनके ऊपर अटैक करेगी। 200 एरास बीतने के बाद भी वो नहीं आती। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को इंसेक्ट नेस्ट का सीन देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर जो इंसेक्ट नेस्ट लॉर्ड थी के बॉडी के अंदर जो भी इंजरीज थी वो सब वो हील कर चुकी थी। अब जाके कहीं वो स्टेबलाइज हुई थी, स्टिल वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट लग रही थी। उसने लगभग अपने हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ऑफ सोल अवतार्स को खो दिया था, जिसे उसे वापस से रिकवर करने के लिए काफी ज्यादा लंबा टाइम लग गया। भी काउंटलेस इम्प्रिजन सोल्स थे इनको उसने रिफाइन किया था एंडलेस एजेस से। एक तरीके से इस लड़की का मेंटल बर्डन उठाते थे, उसके माइंड पोल्यूशन को कंट्रोल करते थे। जब लू फैंग ने उसकी काफी सारी सोल बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर दिया, उसका जो सोल बर्डन है वो पूरी तरीके से उसके ऊपर आ गया। इसके कारण ये जो लड़की थी डेफिनेटली काफी ज्यादा लंबे टाइम से काफी ज्यादा दर्द के अंदर थी। इंसेक्ट लॉर्ड कह दिया वापस से अपने होम सोर्स वर्ल्ड के अंदर जाना पड़ेगा। लगभग 100 ऑफ मिलियंस ऑफ कल्टिवेटर्स को कंज्यूम करना होगा। अब जाके मैं अपने सोल फोर्स को स्टेबलाइज कर पाऊंगी। अब जाके मैं पूरी तरीके से अपने करप्शन को सप्रेस कर पाऊंगी। तो इंसेक्ट लॉर्ड थी ये काफी ज्यादा पावरफुल थी। इसके लिए इसका जो होम सोर्स वर्ल्ड था बस एक रिसोर्स ऑफ कंजम्पशन था, यानी कि जब उसे कमी महसूस होती थी वो अपने सोर्स वर्ल्ड के अंदर जाके काउंटलेस लाइफ फॉर्म को कंज्यूम कर लेती थी। वो लड़की कहती है डॉट उसका जो करप्शन है वो अभी पूरी तरीके से स्टेबलाइज हो चुका है, लेकिन अगर वो लू फैंग के वापस से उसी अटैक से वापस से एक बार टकराती है, यानी कि लियोन टेक्निक से अभी तक उसने जो भी रिकवर किया है वो सब बेकार हो जाएगा। उसे काफी सीरियस इंजरी भी आ सकती है। अपने आप से कहती है कि उसे एक पावरफुल ट्रेजर की जरूरत है कि उसके सोल एंड विल बेस्ड अटैक्स को प्रोटेक्ट करे। तो इस इंसेक्ट लॉर्ड के पास एक काफी ज्यादा पावरफुल आर्टिफैक्ट था, वो फिलहाल इस वक्त डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर था। एंड डार्क सीक्रेट रियल्म के अंदर के जो डेंजर्स है युआन सिटी के कंपैरिजन के अंदर काफी ज्यादा है। ह्यूनियन लेवल के जो बींग्स है वो काफी ज्यादा कॉमन है वहाँ पे। उनकी जो विल बेस्ड सीक्रेट टेक्निक्स होती है लू फैंग के टेक्निक से काफी ज्यादा पावरफुल है। उसे सबसे पहले डार्क सीक्रेट रियल्म को ही प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। बात युलान सिटी की, उसे जल्दी अपने लिए कोई सुटेबल ट्रेजर ढूंढना पड़ेगा। किसी सुटेबल ट्रेजर के डेफिनेटली लू फैंग से नहीं लड़ने वाली अभी। के बाद सडनली उसे एक और प्रॉब्लम रियलाइज होती है कि उसकी जो रिसोर्सेज है वो काफी ज्यादा कम है, कि उसके पास पैसे नहीं है और ये काफी ज्यादा कंगाल है। उसके पास कुल मिला के 3 बिलियन यूनियन क्रिस्टल्स के आसपास ही रिसोर्सेज होंगे। इमोर्टल हार्ट जैसा ट्रेजर किसी की सोल को भी प्रोटेक्ट करे एंड साथ ही साथ उसे लड़ने में भी मदद करे। इस तरीके के ट्रेजर काफी ज्यादा मुश्किल होते हैं ढूंढना। 3 बिलियन यूनियन क्रिस्टल बस एक स्टैंडर्ड मार्केट प्राइस है
ऐसी आइटम के लिए। इस तरीके के जो ट्रेजर्स होते हैं वो काफी ज्यादा रेयर होता है। अभी भी कोई स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट ऐसे किसी ट्रेजर को बेचता है, उनके फ्रेंड उसे काफी ज्यादा हाई प्राइस के अंदर खरीद लेता है। तब उसे सूटेबल ट्रेजर नहीं मिलता था, तब तक उसे एंडोर करना होगा एंड वेट करना होगा। देखा जाएगा इस तो जो मोस्ट ऑफ ऑर्डिनरी एल्डर्स है, कि जो मेंटल विल है वो ऑलरेडी बॉटम नेक तक पहुंच चुकी है। अगर उनके ऊपर लू फैंग की लुआन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, के बाद भी उन्हें कुछ छोटे मोटे माइनर वुंड्स ही आएंगे जो कि जल्दी रिकवर हो जाएंगे। इंसेक्ट लॉर्ड के लिए काफी ज्यादा अलग है ये सब चीजें। अभी ये जो औरत है ये लू फैंग से काफी ज्यादा डर रही है। इस तरीके से वक्त बीतता है एंड लगभग 300 एराज और बीत जाता है। लंबा टाइम बीतने के बाद भी उसका कोई और दूसरा मूव नहीं आता। कि इंसेक्ट लॉर्ड छुप के बैठी थी एंड इसने लू फैंग के ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया। सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को स्टार टावर का सीन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे जो लू फैंग था वो क्रॉस लेग करके बैठा हुआ था एंड मेडिटेशन कर रहा था। भाई उसके माथे के ऊपर उसकी तीसरी आंखें खुली थी, कि आई ऑफ लाइफ एंड डेथ 195th सैंपल ऑफ हुनियान ब्लड लाइन को देख रही थी। जिसके आपको ऑलरेडी पता होगा कि लू फैंग ने काफी सारी हुनियान ब्लड लाइन के क्रिएचर्स को परचेज किया है। इन सारे के सारे क्रिएचर्स को स्टडी करने के बाद लू फैंग को काफी सारे सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है कि इससे एस्केप करने के लिए। जैसे वो इन सब चीजों को समझ रहा था, फील हो रहा था कि ये सारी की सारी जो चीजें है वो मिलके काउंटलेस सीक्रेट पैटर्न बना रही है। पैटर्न्स आपस में काफी ज्यादा सही लेवल की यूनिटी फॉर्म कर रहा है। फिलहाल के लिए लू फैंग को खुद के पाथ के ऊपर ही काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है कि वो इन सब चीजों को परफेक्टली फ्यूज कर सके। इससे लू फैंग को फील हो रहा था कि वो काफी ज्यादा चीजें इंप्रूव कर रहा है। तो लू फैंग का जो इंटरनल कॉम्प्रहेंशन था ऑलरेडी 90% सिमिलर हो चुका था हुनियान ब्लड लाइन से। फैंग अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है इन सब चीजों को सिंपली फ्यूज करना ये काफी ज्यादा ऑर्डिनरी सा होगा। मैं उन्हें पूरी तरीके से लाइफ एंड डेथ के साथ मर्ज कर पाऊंगा, अभी एक ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन अकर होगा। इसी लू फैंग ये चीज बोलता है, सडनली उसे कुछ रियलाइज होता है। उसके बाद वो ग्रिड ऑफ लाइफ एंड डेथ के थ्रू नए पाथ को इमर्ज करने की कोशिश करता है। सडनली लू फैंग को ऐसा फील होता है जैसे कि उसे एनलाइटमेंट मिला हो, जैसे कि उसका ब्रेक थ्रू हो चुका हो। लू फैंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो कहता है क्या अभी मैंने ब्रेक थ्रू किया। लू फैंग काफी ज्यादा खुश था, भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने इतनी जल्दी अपना ब्रेक थ्रू कर दिया। इसी तरीके से जो लू फैंग है वो मिड स्टेज गॉड एम्पर रिलम के ऊपर पहुंच गया। इस वक्त बस लू फैंग के दिमाग में एक ही बंदा आ रहा था, पैलेस मास्टर युआन जुआंग, जिसने लू फैंग की काफी ज्यादा मदद की थी। पर उन्होंने लू फैंग को 5 बिलियन हुनियान क्रिस्टल्स नहीं दिए होते, लू फैंग के पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं होते, उसका कल्टीवेशन इतना ज्यादा तेजी से नहीं होता। पिछले 300 एराज के अंदर जो लू फैंग था उसने काफी सारी मेडिसिनल पिल्स का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसने पिल टावर से खरीदी थी। उसके वजह से भी लू फैंग कंटिन्यूसली इनसाइट्स को गैदर कर रहा था हुनियान ब्लड लाइन के। इवन थॉट जो लू फैंग था अभी तक उसका कॉम्प्रहेंशन पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुआ था, यानी कि उसने बस कुछ अर्ली स्टेज गॉड एम्पर हुनियान ब्लड लाइन्स को स्टडी किया था। फैंग के पास इससे भी ज्यादा बियॉन्ड की चीजें थी, मिड स्टेज, लेट स्टेज, इवन परफेक्ट स्टेज हुनियान ब्लड लाइन्स। लू फैंग इन सारी चीजों को स्टडी कर लेता है, आराम से वो हाफ हुनियान लेवल के ऊपर पहुंच सकता है। इस वक्त जो लू फैंग था वो काफी ज्यादा खुश था, वो जोर जोर से हंसने लग जाता है, कहता है आज के दिन तो जरूर सेलिब्रेशन होगा। सडनली लू फैंग को कुछ याद आता है, उसने कुछ गिफ्ट प्रिपेयर किए थे अपने मास्टर के लिए एंड बाकी लोगों के लिए। जब से वो ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर आया तब से वो स्टडी कर रहा है, हुनियान ब्लड लाइन्स को ऑब्जर्व कर रहा है। फिलहाल फाइनली उसके पास कुछ फ्री टाइम बचा हुआ है, वो डेफिनेटली उन सब लोगों से एक के बाद एक मिलने के लिए जाएगा। मिशन शिफ्ट होता है, हम लोग को एम्परर चू देखने के लिए मिलता है, जो अपने एक एशियन टोम के अंदर भटक रहा होता है। करंटली ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर इस बंदे का जो स्टेटस है वो काफी ज्यादा हाई हो चुका है, के अंदर भी इतना गुर्दा नहीं कि कोई इस बंदे को प्रोवोक कर सके। एट द एंड इस बंदे का जो डिसाइपल है वो एक लेजेंडरी पर्सन है, जो और कोई नहीं लू फैंग है। इस वक्त जो एम्परर चू है वो बस पूरी तरीके से फोकस्ड है, किसी तरीके से अल्टीमेट रिलम ग्रेट डाओ को पूरी तरीके से कॉम्प्रहेंड कर ले। जो एम्परर चू होते हैं वो थोड़े से सरप्राइज हो जाता है, उन्हें एक काले बालों वाला बंदा देखने के लिए मिलता है कोर्टयार्ड के अंदर, जो और कोई नहीं लू फैंग होता है, जो अपनी गर्दन झुकाए खड़ा रहता है। ऐसी एम्परर चू लू फैंग को देखते हैं, वो एकदम से उठ के खड़े हो जाते हैं एंड कहते हैं लू फैंग तुम्हारा मुहूर्त निकल ही गया मुझसे मिलने का, तरीके से आज मेरा वीडियो डालने का मुहूर्त निकल गया है। एम्परर चू थे वो काफी इसी तरीके से जानते थे उनके डिसाइपल का जो मेन फोकस है सोर्स वर्ल्ड की बियॉन्ड है। एशियन कंट्री के जो दो फाउंडर एंसेस्टर्स है एम्परर क्विंग है, वो भी काफी ज्यादा कमी ओरिजिन कॉन्टिनेंट के अंदर नजर आते हैं। लू फैंग एम्परर चू से कहता है मास्टर मैंने काफी ज्यादा लंबा टाइम बिताया नाइन रिवर सीक्रेट रिलम के अंदर, वहाँ मुझे काफी सारा एक्सपीरियंस मिला है, इसलिए मैं आज आपके लिए कुछ कल्टीवेशन ट्रेजर लेके आया हूँ। इस सुनने के बाद जो एम्परर चू होते हैं वो काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड फिर वो कहते हैं आज भी अपने मास्टर के बारे में सोचते हो। उसके बाद जो लू फैंग होता है वो अपने हाथों को वेव करता है एंड काफी सारे न्यूमरस कल्टीवेशन ट्रेजर सामने अपीयर हो जाते हैं। इन ट्रेजर से आने वाला जो नेचुरल ऑरा होता है तो देख के जो एम्परर चू होते हैं उनके आगे पूरी तरीके से चकाचौंध हो जाती है। कहता है कि उसने ये सारी की सारी चीजें नाइन रिवर सीक्रेट रिलम के अंदर कलेक्ट किया है। वो कहता है कि एम्परर चू के लाइफ फॉर्म लेवल के अकॉर्डिंग जो 92 टाइप्स ऑफ ऑलिक्सिली रेयर ट्रेजर्स है उनके लिए काफी ज्यादा सुटेबल होंगे। के बाद वो अपने मास्टर से कहता है आप इन सारे के सारे 92 टाइप्स ऑफ ट्रेजर को एक के बाद एक करके ट्राई करके देख सकते हो कौन सा आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। कुछ ही टाइम के अंदर आपको एक ट्रांसमिशन भेज दूंगा, इसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल होगा कि किस तरीके से आपको इन सब चीजों को यूज करना है। टाइम के बाद एम्परर चू को एक मैसेज रिसीव हो जाता है, इसके अंदर इन 92 टाइप्स ऑफ ऑलिक्सिली रेयर ट्रेजर्स के बारे में लिखा होता है। इवन ये बंदा भी एक यांग एशियन कंट्री का एम्परर था, उसके बाद भी बड़े मुश्किल से 3 ऐसे ट्रेजर्स थे इसके अंदर से जिसे वो पहचान पा रहा था, आगे सबको तो इवन उसने देखा तक नहीं था। फिर कहता है मास्टर आप पाथ ऑफ ग्रेट डाउ ऑफ डिस्ट्रक्शन को कल्टीवेट करते हो, स्पेसिफिकली पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड इनहेरिटेंस को ढूंढना नाइन रिवर सीक्रेट रिलम के अंदर, और जितने भी इनहेरिटेंस है जो कि गॉड एम्पर लेवल के नीचे गया है सारे के सारे इनहेरिटेंस काफी ज्यादा चीप थे। मैं काफी ज्यादा लार्ज क्वांटिटी के अंदर ये सारी की सारी चीजें लेके आ
है आपके लिए, ताकि आपको एक रेफरेंस मिले। इसी के बाद जो लू फेंग होता है वो अपने हाथों को फ्लिप करता है, एक बुक एम्परर चू को दे देता है। बुक उसने खुद लिखी है, ये उसका पर्सनल कॉम्प्रहेंशन है ग्रेट टावर ऑफ डिस्ट्रक्शन के ऊपर। उसके मास्टर इस चीज को रीड करेंगे, डेफिनेटली उन्हें काफी ज्यादा मदद मिलेगी उनके अल्टीमेट रिलम ऑफ ग्रेट टावर ऑफ डिस्ट्रक्शन के अंदर। लू फेंग का टावर ऑफ डिस्ट्रक्शन था वो अल्टीमेट रिलम ऑफ गॉड किंग लेवल से एक्सीड नहीं करता था। उसके बाद भी जो लू फेंग था उसने काउंटलेस लाइफ फॉर्म्स को स्टडी किया था एंड अपने लाइफ फॉर्म डिस्ट्रक्शन को फ्यूज किया था। उसे अभी काफी सारे इंसाइट्स आ चुकी है इस केज के थ्रू ब्रेक करने की। ज्यादा रिफाइंड नॉलेज होने के बाद ये काफी ज्यादा नेचुरल था लू फेंग के लिए कि लू फेंग आराम से एक बुक लिख सकता है इन सब चीजों के ऊपर। लू फेंग ने इवन ये भी प्लान किया था कि इसी बुक की एक कॉपी वो मुरुशा को भी देगा। ऐसे अर्ली गॉड एम्परर्स के ऊपर के जो स्टेजेस है उनके बारे में कॉम्प्रहेंड करके मुरुशा की कुछ चांसेस हो जाए कि जैसे तैसे करके वो अपना ब्रेक थ्रू कर ले। इसके बाद जो एम्परर चू होता है वो लू फेंग से कहता है कि इन सब चीजों के अंदर उसने कितने पैसे उड़ाए। लू फेंग कहता है अरे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा महंगा नहीं है, इसके अंदर मैंने बस फ्यू मिलियन हुनियान क्रिस्टल्स को यूज किया है। लू फेंग के लिए कुछ मिलियन हुनियान क्रिस्टल्स काफी ज्यादा इनसिग्निफिकेंट हो चुके थे इस वक्त। फिर जो लू फेंग की दी गई उस बुक की तरफ देखते हैं, फिर लू फेंग की तरफ देखते हुए कहता है इन सारे के सारे 92 अलग रियल ट्रेजर्स के अंदर से मैंने बस 3 के बारे में सुना है। जानता हूँ कि ये सब काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये बुक तुमने पर्सनली लिखी है, लिखने में तुम्हें काफी ज्यादा लंबा टाइम लगा होगा। उसके बाद ये बुड्ढा लू फेंग को डांटते हुए कहता है मैं बस थोड़ा ही सारी टाइम हुआ है सोर्स वर्ल्ड के अंदर गए हुए, वो लगभग कुछ 1000 एरा बीते होंगे। इस वक्त अपने मास्टर के बारे में ज्यादा कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें पूरी तरीके से एंटायरली अपने ओन कल्टिवेशन के ऊपर फोकस करना है। कभी भी सोर्स वर्ल्ड के बाहर नहीं गया। उसके बाद भी मैं जानता हूँ कि वहाँ पे कितना ही खतरा है, हर दिन काउंटलेस लाइफ फॉर्म्स के साथ कम्पीट करना पड़ता है कि काउंटलेस सोर्स वर्ल्ड से आए हुए हैं, वो सारे के सारे जीनियसेस है। इस वक्त ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ऊपर हूँ, मैं काफी ज्यादा सेफ हूँ। जो लू फेंग की तरफ इससे भी देखता है फिर कहता है कि तुम्हारा जो कल्टीवेशन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जब तुम पूरी तरीके से अपने आप को एस्टेब्लाइज कर लोगे उस जगह पे, उसके बाद तुम मेरे बारे में सोच सकते हो। बाद एम्परर चू एक बार उन सारे के सारे गिफ्ट की तरफ देखता है एंड फिर लू फेंग को उन सबको लौटाते हुए कहता है कि जाओ और इन सारे के सारे गिफ्ट्स को वापस कर दो, उसके बदले में हुनियान क्रिस्टल ले लो। कहता है मास्टर आपको ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस 9 रिवर सीक्रेट रिलम के अंदर गया हूँ, इतना ज्यादा डेंजरस नहीं है डार्क सीक्रेट रिलम जितनी। ऑलरेडी जिस जगह पे मैं हूँ ऑलरेडी उस जगह पे मैं टॉप एक्सपर्ट्स के अंदर आता हूँ, वे तो कम ही ऐसे लोग हैं जो मेरे से ज्यादा पावरफुल है। जो कहता है अपने मास्टर को चूतिया बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एज ए मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली मैं सोर्स वर्ल्ड के बाहर के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि किस तरीके से वहाँ पे 35 सिटीज है। ये जो भी प्रोग्राम है इसका जो फाउंडिंग एंसेस्टर है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं जानता था यूलान सिटी के अंदर काफी सारे ऐसे कल्टिवेटर्स है जो उन 2 फाउंडिंग एंसेस्टर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सेम चीज एम्परर क्विंग भी लू फेंग को कहते हैं। फिर लू फेंग कहता है हाँ 9 रिवर सीक्रेट रिलम के अंदर काफी सारे ऐसे लोग हैं, वो हजारों की संख्या के अंदर होंगे कि इन 2 एशियन कंट्रीज के एंसेस्टर से ज्यादा पावरफुल है। काफी ज्यादा कम ही ऐसे लोग होंगे जो कि मुझे सप्रेस कर सके। ये सब चीजें सुनने के बाद जो एम्परर चू होता है वो कहता है तुम कह रहे हो कि तुम उन 2 एशियन कंट्रीज के एंसेस्टर से भी ज्यादा पावरफुल हो, फिर तुम उनके लेवल के हो। कहता है उनके और मेरे बीच में पूरा का पूरा एक लेवल का डिफरेंस है, अभी उनसे काफी ज्यादा आगे हो। सुनने के बाद एम्परर क्वीन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, जैसे कि उनके पांव तले जमीन खिसकती हुई हो। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है मास्टर आप पहले पर्सन हो जिसे मैं ये बात बताने वाला हूँ, मैं पूरी तरीके से एक नए लेवल के ऊपर पहुंच चुका हूँ, मैंने अपना ब्रेक थ्रू कर लिया, वो भी अभी अभी। रच्चू को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उनका ये जो डिसाइपल है 9 रिवर सीक्रेट रिलम के अंदर गए हुए बस कुछ 1000 साल हुए हैं, इसके अंदर ऑलरेडी उसने 2 फाउंडिंग एंसेस्टर्स को पीछे छोड़ दिया, वो भी एक पूरे लेवल से। के बाद जो लू फेंग होता है वो एम्परर चू से कहता है क्या आप अभी इन सारे गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करोगे। एम्परर चू हाँ के अंदर मुंडे हिला देता है। उसके बाद भी वो कहता है चीज याद रखना तुम जितना ज्यादा डेजलिंग होंगे, तुम्हारा टैलेंट जितना ज्यादा डेजलिंग होगा उतना ही ज्यादा तुम्हें स्टडी रहना पड़ेगा, यानी कि आराम आराम से कदम रखने होंगे। बाद जो एम्परर चू होता है वो सारे के सारे गिफ्ट्स को अपने स्पेस स्टोरिंग के अंदर रख लेता है एंड फिर वो लू फेंग से कहता है मुझे और बताओ 9 रिवर सीक्रेट रिलम के बारे में। वहाँ की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बस कुछ छोटे मोटे इंटरनल रॉयल रिकॉर्ड्स के हिसाब से है, क्वीन ने इवन मुझे वहाँ की डिटेल्स तक नहीं दी। ये बात जो लू फेंग एंड एम्परर चू होता है काफी लंबे टाइम तक दारू पीते हुए बातें करता है। फेंग छोटी छोटी चीजें बताता है जो भी उसे 9 वर्ल्ड सीक्रेट रिलम के बारे में पता थी। काफी लंबे बात के बाद जो लू फेंग होता है वो यहाँ से चला जाता है। लू फेंग के जाने के बाद जो एम्परर चू होता है वो बस मन यही सोच रहे होता है। जब सबसे पहले लू फेंग को अपना डिसाइपल बनाया था उन्होंने सोचा था कि वो लू फेंग को पाल पोस के बड़ा करेंगे, एक दिन वो लू फेंग के साथ सोर्स वर्ल्ड के अंदर साथ में घूमेंगे। किसने सोचा था कि ये जो बंदा है ये इतना ज्यादा तेजी से ग्रो करेगा, इवन ये उन 2 फाउंडिंग एंसेस्टर्स को भी पीछे छोड़ देगा, वो भी एक एंटायर लेवल से। बच्चों को इवन अभी ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या कहना चाहिए। उनके जो डिसाइपल का टैलेंट था वो ऑलरेडी काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, ऑलरेडी एक अलग ही लेवल के ऊपर पहुंच चुका था। तो भी उसके रास्ते के अंदर आए सारे के सारे लोग कुचले गए, चाहे वो एम्परर जी क्यों ना हो। एम्परर चू को समझ आ रहा था कि वो जो 2 फाउंडिंग एंसेस्टर थे उन्होंने लू फेंग को उस टाइम इज्जत देके काफी अच्छा काम किया था। कुछ टाइम के अंदर लू फेंग उनसे भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को लू फेंग सिटिंग माउंटेन गैस के पास देखने के लिए मिलता है। सिटिंग माउंटेन गैस की स्ट्रेंथ थी डेफिनेटली काफी ज्यादा कम है अगर एम्परर चू के कंपैरिजन के अंदर कंपेयर किया जाए। फेंग ने काफी ज्यादा लंबा टाइम लगाया
एंड लगभग लगभग 100,000 हुनयान क्रिस्टल्स के आसपास, बहुत ज्यादा तो नहीं था। उसका एक ट्रेजर प्रिपेयर किया था जो कि उसने सिटिंग माउंटेन गेस्ट के लिए किया था, कि उससे ज्यादा का अगर वो कोई ट्रेजर प्रिपेयर करता वो सिटिंग माउंटेन गेस्ट के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता था। इसके अलावा लू फैंग ने कुछ बुक्स भी सिटिंग माउंटेन गेस्ट को दी थी कि उनके लीनियज से मैच करती थी, यानी कि ट्रेजर रिफाइनिंग। कहता है 9 रिवर सीक्रेट रियलम के अंदर इस तरीके की जो चीजें है वो काफी ज्यादा चीप मिलती है। गिफ्ट देखने के बाद जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट होता है लू से कहता है, अरे वाह तुम मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट्स लाए हो। सिटिंग माउंटेन गेस्ट की आवाज के अंदर वो मजा नहीं था। कुल मिला के ऐसा लग रहा था कि ये जो बुड्ढा था ये अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका है। अगर गाइस देखा जाए तो सिटिंग माउंटेन गेस्ट लू फैंग के लिए ज्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू एम्पर चू। सिटिंग माउंटेन गेस्ट नहीं होते, इवन अर्थलिंग ह्यूमन रेस भी एग्जिस्ट नहीं करती, लू फैंग के पास स्टार टावर नहीं होता, आज वो 9 रिवर सीक्रेट रियलम के अंदर नहीं होता। माउंटेन गेस्ट लू फैंग से कहता है, लू फैंग तुम अपने मास्टर के टैलेंट को पहचानते हो, कॉम्प्रहेंशन को भी। ग्रेट डाउट्स को समझने की बात की जाए, मैं ऑलरेडी सेकंड लेवल के ऊपर पहुंच चुका हूँ गॉड किंग रियलम के। ये ऑलरेडी मेरे लिए काफी ज्यादा है, मेरे ऊपर ज्यादा एफर्ट डालने की कोई जरूरत नहीं है। अभी बस अपनी एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ। जिन भी लोगों से दुश्मनी थी, मेरी जिंदगी के जो भी मकसद थे वो ऑलरेडी पूरी तरीके से पूरे हो चुके हैं। सारी चीजें मेरे लिए इनफ है। कि कुल मिला के जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट थे उन्होंने दुनियादारी से सब कुछ छोड़ दिया था कि अभी उनका कोई भी मकसद नहीं था, उन्हें कल्टीवेशन करने का मन करता था। गाइस अगर देखा जाए तो सिटिंग माउंटेन गेस्ट अंदर ही अंदर काफी ज्यादा डिप्रेशन में है। अपने क्लोज वंस की याद आती है जिन्हें उन्होंने खो दिया है। फिलहाल उनके पास क्लोज वंस के नाम पे बस लू फैंग है। लू फैंग सिटिंग माउंटेन गेस्ट से कहता है, अशर आप इन इनहेरिटेंस को तब पढ़ सकते हो जब आप फ्री हो, जस्ट टाइम पास करने के लिए। इसके बाद स्माइल करते हुए सिटिंग माउंटेन गेस्ट कहता है, ठीक है मैं इन सारे गिफ्ट्स को जरूर चेक करूंगा। हो सकता है कि इन सारे गिफ्ट्स को चेक करने के बाद मैं एक कदम और आगे बढ़ जाऊं, सेकंड लेवल के पीक के ऊपर पहुंच जाऊं। कुछ टाइम के बाद जो लू फैंग होता है वो नोटिस करता है धीरे धीरे जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट है वो उसके साथ बात करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। लू फैंग के जाने के बाद हम लोग को सिटिंग माउंटेन गेस्ट देखने के लिए मिलता है जो कि एक मिरर के सामने बैठे थे। फिर वो कहता है टाइम एंड स्पेस। इसी के साथ उस मिरर के अंदर उन्हें एक काफी ज्यादा जवान औरत देखने के लिए मिलती है कि एक छोटे से बच्चे को कुछ सिखा रही थी। ये सारे के सारे सिटिंग माउंटेन गेस्ट के फैमिली मेंबर्स थे। ये सारे वो दृश्य थे जब ओरिजिनल यूनिवर्स काफी ज्यादा वीक था। इस तरीके से जो सिटिंग माउंटेन गेस्ट है उन्होंने अपने स्पेशल ट्रेजर्स की मदद से इन सारी मेमोरीज को प्रोजेक्ट कर रहा है। ये रियल नहीं है, इन सारे लोगों को जिंदा करना चाहते हैं लेकिन अभी उनके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, ना वो इतना ज्यादा पावरफुल है। हम लोग को लू फैंग देखने के लिए मिलता है कि इस वक्त सोच रहा होता है कि उसने जितने भी लोगों को गिफ्ट दिया सारे के सारे लोग उससे काफी ज्यादा खुश थे सिवा सिटिंग माउंटेन गेस्ट के। सिटिंग माउंटेन गेस्ट ने भले मुंह के ऊपर एक स्माइल जरूर दिखा दी हो, अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा दुखी थे। फैंग मनी मन कहता है, मास्टर फिलहाल आपके दुख के लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फैंग को सही में काफी ज्यादा पावरलेस सा फील हो रहा था। इन सारे लोगों से बात करने के बाद एंड मिलने के बाद जो लू फैंग होता है वो अपनी यूजुअल लाइफ को कंटिन्यू कर देता है। हम लोगों को यूलान सिटी देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर इंसेक्ट नेस्ट लॉर्ड की अभी तक अपना बदला लेने के लिए नहीं आई थी पिल टावर के अंदर। लू फैंग के पास भी कोई प्लान्स नहीं थे, कोई इमीडिएट प्लान्स नहीं थे कि वो हंटिंग के लिए जाए। फिलहाल जो लू फैंग था वो पूरी तरीके से अपनी स्टडी के अंदर इमर्स था, अलग अलग ब्लड लाइन्स को पढ़ रहा था। इसी तरीके से वक्त बीतता है एंड कुछ और 1000 साल बीत जाता है। लू फैंग अभी भी अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। कुछ टाइम के बाद वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड फिर वो कहता है जितना ज्यादा आगे बढ़ रहा उतना ही ज्यादा मेरे को फील हो रहा है कि इसके थ्रू ब्रेक थ्रू करना कितना ज्यादा मुश्किल है। इसलिए जो लू फैंग का गोल था वो ये नहीं था कि वो ब्रेक थ्रू करे ग्रेट डाउ ऑफ लाइफ एंड डेथ के अंदर। वो अलग अलग मिस्ट्रीज को समझना चाहता था हुनियान ब्लड लाइन के, वो किस तरीके से नेचुरली फॉर्म हुए। लू फैंग इन सब चीजों को अच्छे से समझ आता है तो वो डेफिनेटली एक न्यू रियलम के ऊपर पहुंच जाएगा। लू फैंग अपने आप से कहता है कि उसने कुल मिला के 323 टाइप्स ऑफ अर्ली स्टेज गॉड एम्परर्स हुनियान ब्लड लाइन को कल्टीवेट किया है। इन सारी चीजों को उसने लगभग 5 बार रिपीट कर लिया है। 1500 सालों से जो लू फैंग था वो बस अर्ली स्टेज के ब्लड लाइन्स को एक्सप्लोर कर रहा था। रिसेंटली जो लू फैंग था उसने मिड स्टेज गॉड एम्पर की ब्लड लाइन्स को भी एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था। ऑलरेडी ऐसे वो 34 टाइप्स की ब्लड लाइन को कॉम्प्रेहेंड कर चुका था। अभी फिलहाल लू फैंग को अपने सोल के ऊपर थोड़ा सा फटीक सा फील हो रहा था, यानी कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो काफी ज्यादा लंबे टाइम से कल्टीवेट कर रहा है, उसे फाइनली ब्रेक लेना चाहिए। फैंग अपने आप से कहता है बार उसका लाइफ एंड डेथ डाउ स्टेज गॉड एम्पर लेवल के ऊपर पहुंच जाए के बाद इवन वो 3 पैलेस मास्टर्स को भी सप्रेस कर देगा। डार्क सीक्रेट रियलम के अंदर भी वो एक काफी ज्यादा डेजलिंग एंड पावरफुल फिगर रहेगा। 30 सेकंड के अंदर लू फैंग अपने आप से कहता है क्या वो सही में जीनियस है, वो इस रियलम के ऊपर इतना ज्यादा आसानी से पहुंच गया। फिलहाल के लिए जो लू फैंग होता है वो अपने ऊपर ही काफी ज्यादा घमंड करने लग जाता है। घमंड नहीं कर रहा था, एक तरीके से उसे लग रहा था जैसे कि वही अकेला भगवान है। जब वो सीनियर युआन के बारे में सोचता है तो उसे अपनी औकात याद आ जाती है। जो सीनियर युआन है वो लू फैंग को एक मेडिकोर टैलेंट मानता है कि उनको लू फैंग के अंदर बहुत ज्यादा कुछ खास नजर नहीं आता। वही तभी जो लू फैंग होता है यूलान सिटी के अंदर से एक जोर की चिल्लाने की आवाज सुनने के लिए मिलती है। गाइस ये आवाज इतनी भी ज्यादा तेज नहीं थी लेकिन जो लू फैंग के कान थे वो काफी ज्यादा तेज थे। लू फैंग ने अपने आसपास की सराउंडिंग्स के ऊपर पूरी तरीके से नजर रखी हुई थी, इसलिए उसे एक बूढ़ा इंसान देखने के लिए मिलता है जो कि एक लेक के पास बैठा हुआ रहता है एंड दारू पीते हुए जोर जोर से हंस रहा होता है। उसकी हंसी के अंदर भी हम लोग को दर्द देखने के लिए मिल रहा होता है। इसके लिए ये जो बुढ़ा होता है ये यूलान सिटी के अंदर कुछ काम कर रहा होता है, काफी ज्यादा लंबे टाइम से काफी ज्यादा मेहनत कर करके कुछ पैसे बचा रहा होता है। लगभग हजारों साल मेहनत करने के बाद थोड़े पैसे बचा के उसने अपने लिए फाइनली कुछ पैसे इकट्ठा किए थे, की मदद से वो अपने लिए एक ट्रेजर लेना चाहता था। ट्रेजर को काफी ज्यादा लंबे टाइम से चाहता था। जब वो उस ट्रेजर को लेने के लिए पहुंचा रियलाइज हुआ कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। भी पैसे अभी तक उसने इकट्ठा किए थे वो चोरी हो चुके थे, यानी कि इसे कोई लूट के चला गया था
है एंड इस बंदे को पता भी नहीं चला। यही सीन होता है ऑर्डिनरी कल्टीवेटर यूलान सिटी की। उन्हें इवन कोई बंदा लूट के भी चला गया, उनको पता तक नहीं चलता। इस वक्त जो बंदा था ये इतना दर्द के अंदर था कि ये जोर जोर से हंस रहा था दारू पीते हुए। सडनली जो लू फेंग होता है उसका अवतार इस बंदे के पास जाता है। फेंग ने अपने ऑरा को पूरी तरीके से सप्रेस कर लिया था। फिर वो उसके साइड में जाके बैठ जाता है एंड कहता है क्या हुआ, तुम इस तरीके से हंस क्यों रहे हो। इसके बाद वो जो बंदा होता है वो लू फेंग को अपनी कहानी सुनाता है एंड फिर कहता है रो के तो कुछ होने नहीं वाला, इसलिए किसी तरीके से मैं अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वक्त मैं लिटरली काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ, फ्रस्ट्रेट होने से कुछ भी नहीं होने वाला। फिर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है वापस से। बुढ़े की हालत देख के तो इवन मुझे भी काफी ज्यादा दया आ गई। लू फेंग को भी इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो जानता था कि इन सब चीजों के पीछे किसका हाथ है। इंसेक्ट नेस्ट, ट्रेन शॉप, ये सारे के सारे रूट पार्ट के संगठन है। उसके बाद ये जो बुढ़ा होता है थोड़ा टाइम हंसता है एंड हंसने के बाद फाइनली शांत हो जाता है एंड फिर वो कहता है जानता हूँ कि वापस से इतने सारे पैसे इकट्ठा करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा। यूनान सिटी के अंदर काफी सारे कल्टीवेटर्स है, होप नहीं होनी चाहिए। पिछले बार से थोड़ा ज्यादा मेहनत करूंगा, इस बार मैं पैसे थोड़े से जल्दी इकट्ठा कर लूंगा। लू फेंग भी हाँ के अंदर मुंडी हिला देता है। उसके बाद जो लू फेंग होता है वो ऐसे चला जाता है एंड फिर वो मनी मन कहता है यूनान सिटी के ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ लिटरली काफी ज्यादा बेकार है। इवन जब एम्परर फू एंड एम्परर मिंग जब स्टार्टिंग के अंदर यूनान सिटी के अंदर आए थे तो उनके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था यहाँ पे रहना। उनके लिए सबसे ज्यादा बेसिक जॉब्स ढूंढना भी काफी ज्यादा मुश्किल था। इसी के बाद जो लू फेंग होता है वो ऐसे चले जाता है, हम लोग को वो बुढ़ा देखने के लिए मिलता है। उसके हाथों के अंदर अभी भी उसके दारू का ग्लास था। वो सडनली नोटिस करता है कि उसके दारू के ग्लास के अंदर एक बहुत बड़ा सा क्रिस्टल था। इस क्रिस्टल का जो साइज था वो लिटरली काफी ज्यादा बड़ा था। ये हुनियान क्रिस्टल था, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी हुनियान क्रिस्टल नहीं था। एक हुनियान क्रिस्टल की जो कीमत है वो 10,000 हुनियान क्रिस्टल्स के बराबर है। बाद वो जो बुढ़ा होता है वो तुरंत पीछे मुड़ता है लू फेंग को देखने के लिए। जो लू फेंग था वो ऑलरेडी यहाँ से जा चुका था। फिर इस बंदे को रियलाइज होता है कि अभी अभी उसके पास जो बंदा आया था वो डेफिनेटली कोई ऑर्डिनरी फिगर नहीं था। इसके बाद वो स्माइल करता है एंड कहता है थैंक यू सो मच सीनियर। बाद ये यहाँ पे ज्यादा टाइम रुकने की कोशिश नहीं करता, तुरंत अपने केव की तरफ निकल पड़ता है कि इस वक्त उसके पास काफी लार्ज अमाउंट ऑफ हुनियान क्रिस्टल्स थे। इसी के साथ जो लू फेंग होता है वो पूरी की पूरी यूलान सिटी का चक्कर काटता रहता है। काफी सारे लोग हंटिंग करते हुए नजर आ रहे थे। काफी सारे ऐसे लोग थे जो कि हंटिंग करके वापस से आ रहे थे। इन सारे लोगों की तरफ देखने के बाद फाइनली जो लू फेंग होता है इंसेक्ट नेस्ट के पास जाता है। वो अंदर नहीं जाता, लेकिन इंसेक्ट नेस्ट को जब बाहर से ही देखता है तो उसे इंसेक्ट लॉर्ड देखने के लिए मिल सकती थी। बॉडी के ऊपर काफी सारी अलग अलग तरीके के फेसेस थे। देख के लिटरली किसी को भी उल्टी आ जाए, बहुत घिनौनी दिखती है औरत। लू फेंग इसे काफी ज्यादा लंबे टाइम तक स्टेयर करता रहता है। हम लोग को इंसेक्ट नेस्ट लॉर्ड देखने के लिए मिलती है जो ऑलरेडी लू फेंग को देख चुकी थी एंड फिर वो मनी मन कहती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इतने लंबे टाइम से मुझे इस तरीके से क्यों घूरे जा रहा है, क्या ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है, पहले से ज्यादा पावरफुल बन चुका है, ये इस तरीके से डायरेक्टली मेरे घर के अंदर घुस के मेरे को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त ये जो इंसेक्ट लॉर्ड थी इसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था लू फेंग के ऊपर। साथ ही साथ ये थोड़ी सी फटी में भी थी, यानी कि ऑलरेडी इसकी फटके 1000 हो चुकी थी। लू फेंग ने जो इसको पहले लपेट लगाए थे अपने विल पावर के लपेट, ये अभी तक ढंग से उभर नहीं पाई थी। डेफिनेटली ये लू फेंग से अभी इस वक्त नहीं लड़ना चाहती थी। काफी ज्यादा लंबे टाइम तक खड़े होने के बाद जो लू फेंग होता है वो कहता है इंसेक्ट लॉर्ड मैं इस वक्त तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, मैं काफी ज्यादा टाइम से इंस्पेक्ट कर रहा हूँ। मैंने तो सुना था कि इंसेक्ट लॉर्ड ये काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है, अभी तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे देख ही नहीं रहे। ये सारी बातें सुनने के बाद जो इंसेक्ट लॉर्ड होती है वो लू फेंग को एक कैजुअल ट्रांसमिशन के थ्रू वॉइस भेजती है, लू फेंग तू अपनी औकात से बाहर जा रहा है, अपने हद में रहना चाहिए। फेंग कहता है क्या मैं ज्यादा कर रहा हूँ, सबसे पहले तुम पिल टावर के अंदर आई थी एंड तुम तो अंदर घुस के तुमने मेरे ऊपर अटैक भी किया था, तो फिर भी बाहर ही खड़ा हूँ एंड मैंने अभी तक कुछ किया भी नहीं। जो लू फेंग होता है वो ज्यादा नहीं सोचता एंड कहता है मैंने भी रूमर्स तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारे अंदर इतना करेज है, तुम ये हो तुम वो, अच्छी घंटा मेरा कुछ नहीं है तू। इसी के साथ वो पीछे मुड़ता है एंड यहाँ से चले जाता है। वही जो इंसेक्ट लॉर्ड होती है वो लू फेंग को इस तरीके से जाते हुए देखती रहती है। उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, उसका काफी ज्यादा खून खौल रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी इस वक्त। तभी सीन से उठता है हम लोग को कुछ कल्टीवेटर्स देखने के लिए मिलता है, लेकिन इन कल्टीवेटर्स की जो बातें थी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। यानी कि ये जो कल्टीवेटर्स थे ये असल में कल्टीवेटर्स सही नहीं, हुनियान लाइफ फॉर्म्स थे जो कि ऑलरेडी यूलान सिटी के अंदर एंटर कर चुके थे। ये लोग आपस में बात करते हैं जल्दी हमारा प्लान पूरी तरीके से सक्सेस होने वाला है। मुझे लग रहा है कि कुछ ही टाइम के बाद हम पूरी की पूरी यूलान सिटी को चीर फाड़ देंगे, हमें 100 ऑफ मिलियंस ऑफ कल्टीवेटर मिलेंगे यहाँ पे, आराम से हम कंज्यूम कर सकते हैं। इसी के साथ ये जो चैप्टर होता है ये खत्म होता है। एक और चैप्टर लास्ट बचा तो हुआ है, अभी मुझे उसे कवर करने का मन नहीं कर रहा। एंड गाइस इतना ज्यादा लंबा टाइम इसलिए लग गया वीडियो लाने के लिए, लिटरली काफी ज्यादा लंबा वीडियो हो चुका है, कि काफी ज्यादा चैप्टर्स रह गए थे, शायद से 15 दिनों से ज्यादा का टाइम हो चुका होगा कि मैंने वीडियो नहीं डाला। तो इतने सारे चैप्टर्स कवर करने के लिए लिटरली मुझे काफी ज्यादा टाइम लगा। जब काम ज्यादा होता है तो ऑटोमेटिकली करने की जो स्पीड होती है काफी स्लो हो जाती है, इसलिए इन दिनों मेरे को इवन 10 मिनट की रिकॉर्डिंग करने के लिए भी 1 घंटे तक टाइम लग जाता था। उसके बाद भी मैं पागलों की तरफ फ्रस्ट्रेशन के अंदर घूम रहा था। मैं बता नहीं सकता कि मैंने किस तरीके से जैसे तैसे करके ये सारी की सारी रिकॉर्डिंग खत्म की है। सच्ची बोलूं तो इन दोनों मुझे बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं मिल रहा, मैं यूट्यूब को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे पा रहा। माफ करना, इन भी लोगों को मैंने बहुत ज्यादा इंतजार कराया होगा। फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं दे सकता, फ्यूचर के अंदर ये हरकत दोबारा नहीं करूंगा, बिकॉज मैं अभी थोड़ा सा जोन आउट हो चुका हूँ। मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने आप को वापस से जोन इन करने के लिए। ये चैप्टर ये भी खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। कोशिश करूंगा कि अगला चैप्टर मैं अपने रेगुलर टाइम के हिसाब से डाल सकूं, यानी कि 2-3 दिन के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट। वंस अगेन सॉरी।